एक अनजान दुनिया, एक मजबूर शादी और एक ऐसा सिस्टम जो किस्मत बदल सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये 3 बेकार समझी जाने वाली पत्नियां उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगी या उसका अंत? मेरा नाम चुजिंग है और मैं 3 दिन पहले एक बिल्कुल नई दुनिया में जागा, ग्रेट 1 डायनेस्टी। मेरी उम्र सिर्फ 18 साल है, न घर न जमीन, बस एक वैग्रांट का टैग। मैं समझ भी नहीं पाया था कि हो क्या रहा है कि अचानक सरकारी अधिकारी मुझे पकड़कर काउंटी ऑफिस ले गए गवर्नमेंट अरेंज्ड मैरिज के लिए। युद्धों के बाद हालात ऐसे थे कि हर एक आदमी पर 3 औरतें थीं और सरकार ने फैसला किया सबको शादी करनी ही होगी। लेकिन ये कोई फेयर सिस्टम नहीं था। ताकतवर और स्किल्ड लोगों को अच्छी वाइफ्स मिलती थी और मैं था डेड लास्ट। मैं चुपचाप खड़ा देखता रहा कैसे बाकी लोग डिसेंट वाइफ्स लेकर जा रहे थे और मैं लाइन के आखिर में खड़ा था। दिल में एक अजीब सा डर और खालीपन। जब मेरा नाम पुकारा गया तब सिर्फ 3 औरतें बची थी जिन्हें कोई नहीं चाहता था। पहली एक लड़की थी जिसकी टांग खराब थी और उसकी आंखें एक नीली एक एम्बर, लोग उसे कर्स्ड मानते थे। दूसरी इतनी पतली जैसे हड्डियों का ढांचा, चेहरा जले हुए निशानों से भरा और वो अपने चेहरे को कपड़े से छुपा रही थी, डर से कांपती हुई। तीसरी एक टूटी हुई दरवाजे पर बेहोश पड़ी थी, पूरे शरीर पर लाल दर्दनाक रैशेस, जैसे जिंदगी उससे छीन ली गई हो। क्लर्क ने ठंडे स्वर में कहा, तीनों को ले जाओ। मैं हक्का बक्का रह गया। मैं खुद को ही मुश्किल से संभाल पा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने डील मीठी कर दी। 5 एकर्स लैंड। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई वो जमीन नदी के किनारे थी जो हर साल फ्लड हो जाती थी और अगले साल तक मुझे आधा टेल सिल्वर टैक्स देना था। ऐसी जमीन पर जो कुछ उगाती ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा, अगर बच्चे होंगे तो टैक्स कम होगा, एक बच्चा 10% कम, 5 बच्चे 0 टैक्स। मैंने अपनी तीनों बीमार टूटी हुई पत्नियों को देखा और अंदर से हंसी आई, दर्द भरी हंसी। मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, मना करता तो जेल या आर्मी और ये औरतें बेच दी जाती। तो मैंने मुस्कुराकर थैंक यू कहा, जबकि वो मुस्कान अंदर से टूट चुकी थी। गांव के लोग हंस रहे थे, ब्लैकस्मिथ मजाक उड़ा रहा था, स्कॉलर ताने मार रहा था। सब कह रहे थे बेकार आदमी को यही मिलता है। मैं खड़ा था, हाथ में 3 मैरिज पेपर्स, सामने मेरी नई पत्नियां, एक कमजोर, एक डरी हुई, एक लंगड़ाती हुई। और मैंने सोचा क्या इससे भी बुरा कुछ हो सकता है। तभी एक आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, लव योर वाइफ टू ग्रो स्ट्रॉन्गर, सिस्टम सक्सेसफुली बाउंड। मैं चौंक गया। ये क्या था? अब मेरी ताकत का रास्ता था अपनी पत्नियों का ख्याल रखना और मेरे पास सिर्फ 10 सेकंड्स थे कुछ अच्छा करने के लिए, पहला रिवॉर्ड अनलॉक करने के लिए। शायद ये डिजास्टर मेरी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकता था। काउंटडाउन खत्म होने वाला था। मैंने जल्दी से अपनी कोट उतारी और उस लड़की लिनरो के कंधों पर डाल दी जिसकी आंखें अलग अलग रंग की थीं। मैंने धीरे से कहा, डरो मत। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे किसी ने पहली बार उसके साथ इंसान जैसा व्यवहार किया हो। उसकी आंखें लाल हो गईं, आंसू आने वाले थे। सिस्टम एक्टिवेट हुआ। मुझे मिले 10 केयर पॉइंट्स, थोड़ा राइस और एक बिगिनर गिफ्ट पैक जिसमें एडवांस्ड मेडिकल नॉलेज था, मॉडर्न प्लस ट्रेडिशनल दोनों। मेरे दिमाग में अचानक ज्ञान भर गया और एक छोटा स्टोरेज स्पेस भी मिल गया, बस एक कोड देने पर। इतना बड़ा रिवॉर्ड। लेकिन असली प्रॉब्लम अब शुरू हुई। लिनेरो किसी तरह चल सकती थी, लेलिंग शुआ कमजोर थी पर चल सकती थी, लेकिन गुजियाओलैन वो बेहोश थी, तेज बुखार, पूरे शरीर पर रैशेस। सिस्टम ने स्कैन किया, 78% चांस ऑफ डेथ विदाउट ट्रीटमेंट। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। दवा की कीमत थी 50 पॉइंट्स और मेरे पास सिर्फ 10 थे। मैंने गहरी सांस ली और उसे अपनी पीठ पर उठा लिया। मेरे पैर कांपने लगे, ऐसा लगा जैसे पहाड़ उठा लिया हो। लेकिन तभी सिस्टम फिर एक्टिवेट हुआ। उसे पसंद आया कि मैंने हार नहीं मानी। मुझे मिले 20 और पॉइंट्स और फिर सबसे बड़ा रिवॉर्ड, फिजिकल एनहांसमेंट। अब मैं 3 आदमियों जितना ताकतवर था। अचानक गुजियाओलैन मेरे लिए फेदर जैसी हल्की हो गई। मैंने पीछे देखा, मेरी बाकी 2 पत्नियां मुझे देख रही थी। उनकी आंखों में जो पहले सिर्फ निराशा थी, अब वहाँ कुछ और था, उम्मीद। शायद उन्होंने सोचा था कि मैं सबसे बीमार को छोड़ दूंगा जैसे कोई भी करता। तभी मेरी पीठ से एक हल्की सी आवाज आई, थैंक यू। मैं चौंक गया। गुजियाओलैन जाग चुकी थी। वो पूरे समय होश में थी, बस डर रही थी कि मैं उसे छोड़ दूंगा। उसका वो कमजोर थैंक यू मेरे दिल में सीधा लगा। मैंने उसे संभाला और बाकी दोनों से कहा, चल सकती हो, पास रहना, चलो घर चलते हैं। हम शिया विलेज की ओर बढ़ने लगे, लेकिन जल्द ही मुझे समझ आ गया मैं अब स्ट्रॉन्ग हूँ पर मेरी पत्नियां नहीं। लिनेरो हर कदम पर दर्द सह रही थी। लेलिंग शुआ जमीन पर गिर गई और रेंगते हुए आगे बढ़ने लगी। वो कांपते हुए बोली, पति मुझे छोड़कर मत जाना। मेरा गला भर आया। ये ड्रामा नहीं था, ये उनका डर था, उनकी हकीकत। मैंने चारों तरफ देखा। हमें एक कार्ड चाहिए था, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। तभी अचानक ढोल की आवाज आई। एक फैंसी रेस्टोरेंट, टाइन रेसिडेंस, रीओपन हो रहा था और वहाँ चैलेंज था, अगर तुम उनका कपलेट सॉल्व करो तो मिलेगा फ्री मील।
नहीं और 5 टेल सिल्वर। मेरे लिए वो जैकपॉट था। मैंने लाल कागज पर लिखा कपलेट देखा और तभी मेरे दिमाग में एक हल्की सी मुस्कान आई। ये तो मुझे आता है। लेकिन तभी पीछे से हंसी गूंजी। ब्लैकस्मिथ, स्कॉलर और गांव के कुछ बदमाश, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। और तभी मैंने एक फैसला लिया, एक ऐसा दाव जो मेरी जिंदगी बना भी सकता था और खत्म भी। हमारी आखिरी जमीन दाव पर लग चुकी थी। लेलिंग शुआ रो रही थी। लिनेरो होंठ काटते हुए मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उनके लिए मैं अब एक पागल जुआरी बन चुका था। लेकिन मैंने बिना कुछ बोले कॉन्ट्रैक्ट पर अपना हैंडप्रिंट लगाया, कागज मोड़ा और सीधे रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मेरे फटे हुए कपड़े देखकर शॉपकीपर ने शक भरी नजर से देखा। भीड़ में खड़े स्कॉलर्स और अमीर लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। ऊपर खिड़की से एक अमीर लड़की देख रही थी। उसे पूरा यकीन था मैं फेल होने वाला हूँ। मैंने एक बार फिर कपलेट को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। आंसर पहले से तैयार था। भीड़ हंस रही थी। ब्लैकस्मिथ चिल्लाया, शेखी मत बघार। स्कॉलर वोंग ने सिर हिलाया। मैंने सबको हंसने दिया। जब हंसी अपने पीक पर पहुंची, तभी मैंने बोलना शुरू किया। अ गेस्ट विजिट स्टाइन रेसिडेंस। रेसिडेंस स्टाइन वेलकम्स द गेस्ट। पूरा माहौल एकदम शांत, ऐसा सन्नाटा कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। लोग अपने दिमाग में दोबारा दोहरा रहे थे, फॉरवर्ड पढ़ो, बैकवर्ड पढ़ो। दोनों तरफ से परफेक्टली काम करता था। और सबसे बड़ी बात, उसमें टैवर्न का नाम भी परफेक्टली फिट हो गया था। शॉपकीपर पागल हो गया खुशी से। वो उछल पड़ा, यंग मास्टर, यंग मास्टर। उसने तुरंत आदेश दिया, 5 टेल सिल्वर लाओ और मेरे सम्मान में बैंक्वेट तैयार करो। स्कॉलर लोग जो अभी हंस रहे थे अब चुप थे, चेहरा लाल। ब्लैकस्मिथ का पाइप गिर गया। वोंग अपना फैन पकड़ना भूल गया और वो 3 गुंडे बस दीवार के पास खड़े रह गए, शॉक में। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव मेरी पत्नियों में था। लिनेरो की मरी हुई आंखों में फिर से रोशनी लौट रही थी। लेलिंग शुआ खांसना भूल गई। उसके चेहरे पर रंग लौट आया और गु जियाओलैन, उसकी उंगलियां हल्की सी हिली। सिस्टम फिर एक्टिवेट हुआ। तीनों पत्नियों से अफेक्शन पॉइंट्स और बोनस पॉइंट्स, क्योंकि मैंने उनके लिए पैसे कमाए। टोटल 60 पॉइंट्स। मतलब अब मैं खरीद सकता था 50 पॉइंट की लाइफ सेविंग मेडिसिन। लेकिन उससे पहले मुझे अपना हिसाब बराबर करना था। मैं कॉन्ट्रैक्ट लेकर उन 5 के पास गया। बेट इज बेट। ली और वोंग ने चुपचाप सिल्वर दे दिया। बाकी 3 के पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने लिख कर दिया। अब हम ऊपर प्राइवेट रूम में ले जाए गए। मैंने अपनी पत्नियों को बुलाया, लेकिन वो दरवाजे पर ही रुक गयीं। उनके फटे कपड़े उस फैंसी जगह के सामने। उन्हें लग रहा था वो यहाँ बिलोंग ही नहीं करती। लिनेरो अपनी टांग छुपाने लगी। लेलिंग शुआ अपने स्लीव्स। मैंने धीरे से कहा, डरो मत, मेरे पास रहो। वो मेरे पीछे पीछे चली जैसे मेरी शैडो हो। लेकिन इस बार उनकी नजरों में कुछ नया था, रिस्पेक्ट, एडमिरेशन और हल्की सी उम्मीद। अंदर टेबल पर शानदार खाना रखा था और वहाँ बैठी थी वो ग्रीन ड्रेस वाली लड़की, उसके साथ उसकी मेड। वो खड़ी हुई एक ग्रेसफुल स्माइल के साथ। मेरी पत्नियां फिर फ्रीज हो गयीं। उनके सामने वो लड़की किसी और ही दुनिया की लग रही थी, जैसे तुलना ही नहीं हो सकती। मैंने गु जियाओलैन को कुर्सी पर बैठाया और बाकी दोनों को अंदर बुलाया। वो चुपचाप डरते हुए बैठ गयीं। मैंने उस लड़की की तरफ देखा। एक नजर में समझ गया असल मालिक वही है। उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया, वोंग किंग याओ, लंगा वोंग फैमिली से। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। ये डायनेस्टी के सबसे पावरफुल फैमिलीज में से एक थी। मैं सिर्फ पैसे कमाने आया था और अब मैं एक डेंजरस लेवल पर पहुंच चुका था। लेकिन मैंने खुद को संभाला, न झुका, न चापलूसी की। बस कैजुअली कहा, नाइस टू मीट यू, और ध्यान खाना पर ले गया, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी साफ थी, मेरी पत्नियां। मैंने लेलिंग शुआ को गर्म पानी दिया और खुद खाना शुरू किया। वोंग किंग याओ को ये एटीट्यूड पसंद नहीं आया। उसने पूछा, तुम्हारा कोई ऑफिशियल टाइटल है? मैंने कहा, नो। वो डिसअपॉइंटेड लग रही थी। फिर उसने ऑफर दिया, काउंटी एकेडमी में रिकमेंड करने का, ब्राइट फ्यूचर, कनेक्शंस, पावर। मैंने चॉपस्टिक्स नीचे रखे और उसकी आंखों में देखा, क्या ये सिर्फ कपलेट की वजह से है? फिर मैंने वो कहा जो असली बात थी, एक नोबल लड़की टैवर्न चला रही है और टैलेंटेड लोगों को रिक्रूट कर रही है। तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, है ना? उसका चेहरा फीका पड़ गया। मैंने सही पकड़ लिया था। मैंने कामली कहा, मुझे नोबल पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना, मुझे बस एक शांत जिंदगी चाहिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब वो मुझे नए नजरिए से देख रही थी, सिर्फ एक क्लेवर विलेजर नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान जो लोगों को पढ़ सकता है। तभी सिस्टम फिरपिंग हुआ। मेरी पत्नियों का ख्याल रखने पर मुझे मिला बेसिक ब्रूइंग स्किल प्लस 3 स्पेशल रेसिपीज। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, ये इनकम बन सकता है। लेकिन इस दुनिया में स्किल होना काफी नहीं है, पावर चाहिए, वरना सब छिन जाएगा। मैंने एक पल के लिए वोंग किंग याओ की तरफ देखा। उसके पास सब कुछ था, मनी, पावर, कनेक्शंस। मेरे पास कुछ भी नहीं। मैंने तुरंत नजर हटा ली। अभी नहीं, अभी मैं तैयार नहीं था।
मैंने कैजुअली बिहेव किया और अपनी पत्नियों को खाना खिलाता रहा, लेकिन वॉन्किंग याओ अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने धीरे से कहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? ये एक टेस्ट था। क्या मैं सच में समझता हूँ या सिर्फ ब्लफ कर रहा हूँ? मैंने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और कहा, तुम 16 से ऊपर हो और अभी तक शादी नहीं हुई। ये अपने आप में एक कहानी बताता है। मैंने उसकी तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, तुम ये टैवर्न चला रही हो क्योंकि तुम कैपेबल हो और तुम्हें अपने फैमिली के किसी एल्डर का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने आगे कहा, लेकिन ये प्रोटेक्शन हमेशा के लिए नहीं है, शायद 20 साल की उम्र तक। उसके बाद अगर तुमने खुद को प्रूव नहीं किया तो तुम्हें उसी आदमी से शादी करनी पड़ेगी जिसे तुम्हारा परिवार पहले ही चुन चुका है। वॉन्किंग याओ मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैंने उसकी डायरी पढ़ ली हो। उसकी मेड भी शॉक में थी। मेरी पत्नियां मुझे हैरानी से देख रही थीं। उसने धीरे से पूछा, तो कोई सोल्यूशन है? मैंने सीधा जवाब दिया, खुद को इतना वैल्यूएबल बना लो कि फैमिली तुम्हारी बात इग्नोर ना कर सके। वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड लगी। कहना आसान है, मेरे पास और भी आइडियाज थे जैसे बिजनेस पार्टनरशिप, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। ट्रस्ट अभी बना नहीं था। वो पावरफुल फैमिली से थी। अगर कुछ गलत हुआ तो मैं खत्म हो सकता था। उसने मेरी हेसिटेशन समझ ली। उसने ऑफर दिया, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी। मैंने हम्बल बनते हुए कहा, मैं तो बस एक गांव का लड़का हूँ। इशारा साफ था, मुझे तुम्हारी पावर से डर लगता है। वो समझदार थी। उसने ज्यादा पुश नहीं किया। वो क्वाइटली चली गई, लेकिन उसका जवाब जल्दी आ गया। बाहर एक कंफर्टेबल कैरेज हमारा इंतजार कर रही थी और साथ में पैक्ड फूड बॉक्सेस। बिना कुछ कहे उसने ट्रस्ट बिल्ड करना शुरू कर दिया था। मैंने कामली एक्सेप्ट किया और मन में सोचा, देखते हैं तुम असल में कैसी हो। मैंने सबको कैरेज में बैठाया और ड्राइवर से कहा, पहले फार्मेसी चलो। मैंने खरीदा दवाइयाँ, मोटे क्विल्स, क्योंकि सर्दी आने वाली थी। मेरे घर में सिर्फ एक फटा हुआ कंबल था। फिर बर्तन, मसाले, 7 टेल्स सिल्वर, एक झटके में खत्म। मैं अपनी पत्नियों के लिए विंटर क्लोथ्स भी लेना चाहता था, लेकिन पैसे खत्म हो चुके थे। रास्ते में मैं गु जियाओलैन का ख्याल रखता रहा, बाकी दोनों को क्लोक से ढकता रहा। सिस्टम बार बार पिंग कर रहा था। अफेक्शन पॉइंट्स बढ़ रहे थे। गु जियाओलैन सबसे तेजी से लगभग 80 तक पहुंच चुकी थी। भले ही वो बेहोश थी, लेकिन उसे सब महसूस हो रहा था। मैंने तुरंत सिस्टम स्पेस से एंटी एलर्जी पोशन निकाला और उसे पिला दिया। बाकी दोनों मुझे शॉक में देख रही थी, लेकिन कुछ पूछा नहीं, सिर्फ आंखों में ग्रेटिट्यूड था। तभी सिस्टम ने एक बड़ा रिवॉर्ड दिया, परफ्यूम, सोप, रिफाइंड सॉल्ट की रेसिपीज और सिस्टम स्टोरेज में सॉल्ट और शुगर का स्टॉक। इस जमाने में ये सब सोने से कम नहीं था। मैंने सोचा ये बिजनेस बन सकता है, और अनजाने में मेरा दिमाग फिर वॉन्किंग याओ की तरफ गया। शाम तक हम एक्साई विलेज पहुंच गए। जैसे ही कैरेज गांव में दाखिल हुई, पूरा गांव देखने आ गया। इतनी फैंसी कैरेज उन्होंने कभी नहीं देखी थी, लेकिन जैसे ही वो मेरी टूटी हुई झोपड़ी के सामने रुकी, सब कुछ बदल गया। जीन पहले ही अफवाह फैला चुका था। भीड़ चिल्लाने लगी, एक बीमार, एक बदसूरत, एक शैतान आंखों वाली, इन्हें गांव से निकालो, ये बदकिस्मती लाएंगे। मेरे पीछे मेरी पत्नियां टूट गईं। लिनेरो की आंखें फिर से खाली हो गईं। लेलिंग शुआ मेरा हाथ पकड़कर रोने लगी। गु जियाओलैन मेरी पीठ पर कांप रही थी। कुछ ही सेकंड में उनकी सारी उम्मीद खत्म हो गई, और उसी पल मेरे अंदर कुछ टूट गया। ये औरतें बस जीना चाहती थीं, और ये लोग उनसे वो भी छीनना चाहते थे। मैं आगे बढ़ा, उनके सामने खड़ा हो गया और धीरे से कहा, बोलना खत्म हो गया। मेरी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन पूरी भीड़ चुप हो गई। मेरी आंखों में कुछ बदल चुका था, लेकिन जीन और उसके साथी नहीं रुके। वो भीड़ को भड़का रहे थे। असल में उन्हें मुझे पैसे देने थे और वो बचना चाहते थे। मेरी पत्नियां मुझे रोकने लगीं, चलो यहाँ से। वो मुझे बचाना चाहती थी क्योंकि उन्होंने खुद को पहले ही त्याग दिया था। मैंने उनका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, अब बस। मैं आगे बढ़ा। सबको लगा मैं पागल हूँ। पुराना चुजेंग तो कमजोर था, लेकिन अब नहीं। मैंने जोंग सैन को थप्पड़ मारा। वो घूमकर जमीन पर गिर गया। फिरली और वोंग पर किक मारी। दोनों हवा में उड़ गए। पूरा काम 2 सेकंड में खत्म। सन्नाटा। सिस्टम रिवॉर्ड, टाइगर सबड्यूइंग फिस्ट। जब वो फिर उठे, मैंने स्किल यूज की। तेज, साफ, खतरनाक। वो दोबारा गिरे और इस बार उठ नहीं पाए। मैंने ठंडी आवाज में कहा, मेरी पत्नियों के बारे में फिर कुछ कहा तो अंजाम बुरा होगा। भीड़ भाग गई। अब कोई मुझसे पंगा नहीं लेना चाहता था, लेकिन स्कॉलर वोंग ने धीरे से कहा, जीन का साला काउंटी कांस्टेबल है। मैंने जवाब दिया, मैं संभाल लूंगा, क्योंकि अब मैं पूरी तरह अकेला नहीं था। जब मैं अपनी पत्नियों की तरफ मुड़ा, वो रो रही थी। मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई हीरो हूँ। मैं मुस्कुराया, सब ठीक है, चलो घर चलते हैं। मैं गु जियाओलैन को अंदर ले गया। दरवाजा खोला और मेरे सामने सच्चाई खड़ी थी। टूटी दीवारें, छत में बड़ा छेद, कोई फर्नीचर नहीं, बस सूखी घास और एक फटा हुआ कंबल। यही हमारा घर था। बाहर लोग फुसफुसा रहे थे, ये औरतें मर जाएंगी, इससे बच्चे नहीं होंगे, कांस्टेबल से पंगा लिया है। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। अंदर डूबते सूरज की रोशनी, 3 थके हुए चेहरे, लेकिन अब भी थोड़ी सी उम्मीद बाकी थी। मैंने गु
गुजियाओलैन को नीचे रखा और कुछ कहता उससे पहले मेरी बाकी दो पत्नियां काम में लग गईं। लिनेरो अपनी टूटी टांग के साथ घास इकट्ठा कर रही थी। लेलिंगशुआ भारी बर्तन उठाने की कोशिश कर रही थी। उनके हाथ कांप रहे थे, ठंड से नहीं, डर से। डर कि अगर वो काम की नहीं दिखी तो मैं भी उन्हें छोड़ दूंगा। मैंने तुरंत उन्हें रोका, रुको, आराम करो, मैं कर लूंगा। वो मुझे ऐसे देखने लगी जैसे किसी ने पहली बार उन्हें इंसान समझा हो। एक टूटा हुआ घर, 4 घायल दिल और एक ऐसा वादा जो सब कुछ बदल सकता है। लेकिन क्या ये छोटी छोटी काइंडनेस सच में एक नई किस्मत बना पाएंगी? मैंने धीरे से कहा, आराम करो, मैं कर लूंगा। और तभी सिस्टम फिर एक्टिवेट हुआ। मुझे मिला फ्लावर, स्वीट पोटैटोज और पोटैटोज। छोटी छोटी काइंडनेस धीरे धीरे मेरी ताकत बन रही थी। काम करते हुए मैं हर एक का हाल चेक करता रहा। गुजियाओलैन के रैशेस कम हो रहे थे। सिस्टम मेडिसिन काम कर रही थी। लिनेरो का लिम्प एक गलत तरीके से हील हुई डिसलोकेशन थी। अभी नहीं, लेकिन फ्यूचर में सर्जरी से ठीक हो सकती थी। लेलिंगशुआ के बर्न स्कार्स उतने खतरनाक नहीं थे। सही ऑइंटमेंट और टाइम से वो भी ठीक हो सकती थी। उसकी खांसी शायद सिर्फ एक कोल्ड थी। मैं सब कुछ आज ठीक नहीं कर सकता था, लेकिन अब मेरे पास एक प्लान था। मैंने झोपड़ी को जितना हो सका पैच किया, सबको मोटे क्विल्स में लपेटा और हम सूखी घास पर साथ बैठे। मैंने मन में लिस्ट बनाई, कल पहाड़ से हर्ब्स लाऊंगा, उन तीनों से अपना पैसा वसूल करूंगा और इस टूटे घर को फिर से बनाना शुरू करूंगा। मैंने बाहर छोटा सा स्टोव बनाया, रेस्टोरेंट का बचा खाना गर्म किया और गुजियाओलैन के लिए पोरिज बनाया। मेरी पत्नियां तुरंत मदद के लिए आ गईं। मैं मना करना चाहता था, लेकिन उनकी आंखें कह रही थी, हमें बेकार मत समझो। तो मैंने उन्हें करने दिया। तभी गांव के मुखिया अंकल चुफू आए, थोड़ा सा राइस लेकर। उन्होंने मेरी पत्नियों को देखा और गहरी सांस ली। हिम्मत रखो, वो एक अच्छे इंसान थे, शायद अकेले, जिन्होंने मुझे कभी मरने नहीं दिया। उनके जाने के बाद मेरी पत्नियां और भी नर्वस हो गईं। वो खाना भी ठीक से नहीं खा रही थी। जब मैंने और सर्व किया, लिनेरो ने धीरे से कहा, मैं कम खाती हूँ हेल्थी रहने के लिए। लेलिंगशुआ ने भी सिर हिला दिया। आंखें लाल हो गईं। मैं समझ गया, ये डाइटिंग नहीं थी, ये डर था। डर कि अगर उन्होंने ज्यादा खाया तो मैं उन्हें बोझ समझूंगा। मेरे सीने में दर्द उठा। इस दुनिया ने इनके साथ क्या किया था? मैंने उनके कटोरों में मीट रखा और धीरे से कहा, डरो मत, खाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वो धीरे धीरे खाने लगी। अब भी डर था, लेकिन थोड़ा कम। सिस्टम फिरपिंग हुआ। अफेक्शन पॉइंट्स 210 और मुझे मिले। गॉड्स व्यू 10 मीटर सेंसिंग और बेसिक आर्चरी कल के लिए परफेक्ट। तभी गुजियाओलैन जाग गई। उसके चेहरे से रैशेस लगभग गायब थे और मैं एक पल के लिए रुक गया। वो खूबसूरत थी, सच में खूबसूरत। मैंने बाकी दोनों को देखा। लिनेरो सिर्फ गंदी थी। लेलिंगशुआ इलाज से ठीक हो सकती थी। ये बेकार नहीं थी, ये हिडन जेम्स थी। गुजियाओलैन ने मुझे देखा, आंखों में सॉफ्टनेस। थैंक यू हस्बैंड, मुझे पता है आपने मुझे कभी नहीं छोड़ा। वो सब महसूस कर रही थी। जब वो बेहोश थी, तीनों आपस में बात करने लगी। मुझे पता चला ये पहले से एक दूसरे को जानती थी, साथ सफर किया था, दुख बांटा था। मतलब कोई जेलसी नहीं, कोई लड़ाई नहीं। ये मेरे लिए सबसे बड़ी राहत थी। जब उन्होंने खुद को साफ किया, मैं फिर चौंक गया। लिनेरो सच में स्टनिंग थी, लेकिन अपनी टांग देखकर उसका चेहरा गिर गया। लेलिंगशुआ अपने बर्न छुपा रही थी, शर्म से भरी हुई। गुजियाओलैन अपने बचे हुए निशानों को छू रही थी, गिल्ट के साथ। मैंने कहा, मैं तुम सबको ठीक करूंगा। उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भरोसा नहीं था। बहुत दर्द झेला था उन्होंने। रात आई, हम चारों एक टूटी झोपड़ी में। एक अजीब सी शादी की रात। मैं सोने ही वाला था, तभी मुझे महसूस हुआ, कंबल हिला। एक ठंडा कांपता हुआ शरीर मेरी पीठ से आकर लग गया। लिनेरो थी, उसकी आवाज कांप रही थी। हस्बैंड, मुझे अपना लो, मेरी टांग खराब है, मेरी आंखें अजीब हैं, लेकिन मैं सब करूंगी, बस मुझे मत छोड़ना। वो रोमांटिक नहीं थी, वो डरी हुई थी। वो खुद को ऑफर कर रही थी, क्योंकि उसके पास देने के लिए बस यही था। मेरा दिल टूट गया। मैं मुड़ा नहीं, बस उसका ठंडा हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, सो जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वो शांत हो गई, मेरी पीठ से लगकर, जैसे किसी डूबते इंसान को सहारा मिल गया हो। बाहर हवा चल रही थी, लेकिन अंदर थोड़ी सी गर्माहट थी। अगली सुबह एक चीख से मेरी नींद खुली। मेरी पत्नियां पहले ही जाग चुकी थी। लेलिंगशुआ चुपचाप पोरिज बना रही थी, खांसी छुपाते हुए, और गुजियाओलैन
पानी में अपना चेहरा देख रही थी। उसके रैशेस लगभग गायब थे। वो रोने लगी। हस्बैंड, आपने मुझे बचा लिया। सिस्टम एक्सप्लोड हो गया। अफेक्शन 100 मैक्स। अनलॉक सिस्टम शॉप। सेंसिंग रेंज 50 मीटर। आर्चरी एडवांस्ड। मैंने तुरंत शॉप खोली, दवाइयाँ खरीदी, कोल्ड मेडिसिन, बर्न ऑइंटमेंट, स्कार क्रीम। 125 पॉइंट्स खर्च हुए। बोतलें अचानक मेरे पास अपीयर हो गईं। मेरी पत्नियां शॉक थी, लेकिन उन्होंने सवाल नहीं किया। ब्रेकफास्ट में उन्होंने मेरे लिए थिक पोरिज बनाया और खुद वॉटरी खा रही थी। फिर वही डर। मैंने अपना बोल तीनों में बांट दिया। सही से खाओ। वो रोते हुए खाने लगी। खाने के बाद मैं डेट लेने गया। जीन और उसके लोग बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कल की पिटाई याद थी। उन्होंने पैसे दे दिए। मैंने विलेज चीफ से एक पुराना बो उधार लिया। उन्होंने वार्निंग दी, पहाड़ों में जंगली सुअर हैं, लेकिन उन्होंने मेरी आंखों में कुछ अलग देखा और बो दे दिया। मैं गांव से बाहर निकल गया। पीछे लोग हंस रहे थे। ये शिकार करेगा, खरगोश से हार जाएगा। मैंने इग्नोर किया और पहाड़ की तरफ बढ़ गया, लेकिन मुझे पता नहीं था जीन और उसके साथी मुझे जाते हुए देख रहे थे, और इस बार उनकी योजना पहले से ज्यादा खतरनाक थी। मुझे तब पता नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं पहाड़ की तरफ गया, जीन और उसके दो साथी मेरी पत्नियों पर नजर रखे हुए थे। उन्होंने वही देखा जो मैं समझ चुका था। मेरी पत्नियां खूबसूरत थीं, और उसी पल उनके अंदर जलन और गंदी नीयत जाग गई। जब मेरी पत्नियां पीछे के जंगल में लकड़ी लेने गईं, वो तीनों उनका पीछा करने लगे। उन्हें लगा ये उनका परफेक्ट मौका है। जंगल के अंदर उन्होंने रास्ता रोक लिया, धमकियां दी, चुपचाप साथ चलो वरना जान से मार देंगे। लिनरो और लेलिंग शुआ तुरंत समझ गईं। उन्होंने खुद को सैक्रिफाइस करने की कोशिश की ताकि गुजियाओलिन भाग सके, लेकिन गुजियाओलिन भागी नहीं। वो पूरे रास्ते उन्हें फॉलो करते हुए देख रही थी। उसने पहले ही एक लकड़ी उठा ली थी, ऐसे पकड़कर जैसे उसे लड़ना आता हो। जैसे ही ली ने उसे पकड़ने की कोशिश की, धार उसने सीधा उसके चेहरे पर वार किया। फिर तीनों के बीच में इतनी जोर से किक मारी कि वो दर्द से चिल्लाते हुए गिर पड़े। मेरी सॉफ्ट स्पोकन शांत गुजियाओलिन वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी वो दिखती थी। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और उनकी तरफ बढ़ी। जीन रोते हुए बोला, मुझे मत मारो। तभी लिनेरो ने उसे रोक लिया। उन्हें मारोगी तो परेशानी होगी। गुजियाओलिन रुक गई, लेकिन उसने पत्थर उनके ग्रॉइन पर दे मारा। तीनों बेहोश हो गए। फिर उसने दोनों की तरफ देखा। तुम भी लड़ना सीखो, हमेशा बोझ नहीं बन सकते। पहले उनके हाथ कांप रहे थे, फिर नहीं कांपे। उन्होंने पत्थर उठाए और उनकी टांगे तोड़ दी। बार बार मारा जब तक हड्डियां टूट नहीं गईं। आखिर में गुजियाओलिन ने उन्हें रोका और तीनों एक दूसरे से लिपटकर रोने लगी। डर कि मैं गुस्सा हो जाऊंगा, उन्हें छोड़ दूंगा। गुजियाओलिन ने धीरे से कहा, वो हमें नहीं छोड़ेगा। और सच भी यही था। कौन विश्वास करेगा? 3 आधिमरी औरतें 3 आदमियों को हरा दें, कोई नहीं। वो लकड़ियां उठाकर उनके ऊपर से गुजरते हुए घर लौट आईं। जब मैं वापस आया, मेरे पास था 2 खरगोश, 3 जंगली मुर्गियां और हर्ब्स से भरी टोकरी। गांव वाले हैरान थे। अब कोई मेरा मजाक नहीं उड़ा रहा था। घर पहुंचा तो धुआं उठ रहा था। मेरी पत्नियां काम कर रही थीं। लिनेरो आग जला रही थी। लेलिंग शुआ सब्जी बना रही थी। गुजियाओलिन पोरिज बना रही थी। थोड़ा मेसी था, लेकिन ये घर था। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। उनकी आंखों में डर था। मैंने पूछा, क्या हुआ? और तभी बाहर से शोर आया, चुजिंग बाहर आओ। एक भीड़ हमारे घर की तरफ आ रही थी। रोती हुई माए, गुस्से में आदमी और 3 स्ट्रेचर जिन पर पड़े थे जीन, ली और तीसरा उनकी टांगे खून से लिपटी हुई, चेहरे दर्द से सफेद। मेरा दिल डूब गया। मैंने अपनी पत्नियों की तरफ देखा। लिनेरो और लेलिंग शुआ कांप रही थी और गुजियाओलिन सीधे मेरी आंखों में देख रही थी। मैंने किया, उन्होंने हम पर हमला किया। मैंने उन्हें रोका और उनकी टांगे तुड़वाई। अगर मुझे सौंपने से बात खत्म होती है तो मुझे दे दो। मैं उसे देखता रह गया। कल तक वो मरने वाली थी और आज मेरे लिए खड़ी थी। अचानक लिनेरो चिल्लाई, नहीं, मैंने किया। लेलिंग शुआ रोते हुए बोली, मुझे छोड़ दो, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। तीनों एक दूसरे के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने लगी। मेरे अंदर कुछ टूटा और फिर आग बन गया। मैं गुस्सा नहीं था उन पर, नहीं, मैं गुस्से में था उन जानवरों पर जो मेरी पत्नियों पर हाथ डालने आए थे। मैं बाहर निकला। भीड़ चिल्ला रही थी, इन औरतों को पकड़ो, इन्हें सजा दो। कुछ लोग मुझ पर झपटे, लेकिन
कुछ ही सेकंड में वो जमीन पर थे। सन्नाटा। मैंने शांत आवाज में पूछा, ये सब हुआ कहाँ? जीन बोला, पीछे के पहाड़ में। मैंने सिर हिलाया और धीरे से कहा, 3 आदमी मेरी पत्नियों के पीछे जंगल में क्यों गए थे? उनके चेहरे सफेद पड़ गए। कोई जवाब नहीं। भीड़ बदलने लगी। ब्लैकस्मिथ बोला, ये सस्पिशियस है। स्कॉलर ने नियम की बात की। लोग फुसफुसाने लगे। 3 आदमी औरतों के पीछे जंगल में, मतलब साफ था। मैंने आखिरी वार किया। कानून के हिसाब से औरत पर हमला करने की कोशिश 100 लैशेस प्लस एक्साइल। मेरी पत्नी ने खुद को बचाया है। वो दोषी नहीं है। आधा सच आधा ब्लफ, लेकिन काम कर गया। उनके परिवार डर गए, पीछे हटने लगे। गलतफहमी थी। मैंने रोक लिया, इतना हंगामा करके अब ऐसे नहीं जा सकते। उन्होंने कहा, कोई यकीन नहीं करेगा कि ये औरतें उन्हें हरा सकती हैं। मैं मुस्कुराया, यही तो बात है। जज तुम्हारी कहानी पर हंसेगा, लेकिन असॉल्ट का केस सीरियसली लेगा। स्ट्रेचर पर पड़े तीनों गुस्से से कांप रहे थे, लेकिन सच बोल भी नहीं सकते थे। तभी अंकल चुफू आगे आए और बोले, मैं गवाही दूंगा, ये लोग चुजेंग की पत्नियों के पीछे गए थे। गलत इरादे से पूरा माहौल बदल चुका था। मैंने 5 उंगलियां उठाई। हर परिवार से 5 टेल्स सिल्वर। मेरी पत्नियों को डराने और उनकी इज्जत खराब करने का मुआवजा दे दो। और बात खत्म। नहीं दिया तो काउंटी ऑफिस चलते हैं। भीड़ में हलचल मच गई। 5 टेल्स, ये तो लूट है। लेकिन मेरे पीछे मेरी पत्नियां सब देख रही थीं। लिनरो और लेलिंग शुआ रो रही थीं। इस बार डर से नहीं, राहत से। उन्हें समझ आ गया था, मैं उन्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। गुजियाओलन चुप थी। उसकी नजरें मुझ पर थीं। उनमें कुछ था, सम्मान, भरोसा और कुछ और गहरा। मैंने शांत आवाज में कहा, ज्यादा लग रहा है तो चलो अधिकारियों के पास। बस यही सुनना था। तीनों परिवार टूट गए। उन्होंने मिलकर 15 टेल्स सिल्वर दिए। गुस्से से कांपते हुए मैंने पैसे लिए और बस इतना कहा, अपने बेटों को संभाल कर रखना। वो तुरंत भाग गए। विलेज चीफ ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। अच्छा किया जिंग, जरूरत हो तो मेरे पास आना। लेकिन असली शौक तो अभी बाकी था। गांव वाले धीरे धीरे करीब आए और पहली बार उन्होंने मेरी पत्नियों को ध्यान से देखा। सन्नाटा, पूरा सन्नाटा। गुजियाओलन अब लगभग पूरी तरह ठीक थी। उसका चेहरा जैसे कोई पेंटिंग। लिनरो साफ होकर बर्फ जैसी गोरी। उसकी मिसमैच्ड आंखें अब डरावनी नहीं, एन्चांटिंग लग रही थी। लेलिंग शुआ अभी भी चेहरा छुपा रही थी, लेकिन उसकी आंखें और उसका अंदाज किसी को भी रोकने के लिए काफी था। हर किसी के दिमाग में एक ही बात थी, ये बोझ नहीं, खजाने हैं। ब्लैकस्मिथ अपनी पत्नी को देखकर शर्मिंदा था। स्कॉलर वोंग जमीन में गिर जाना चाहता था। विलेज चीफ हंसकर बोला, तू भाग्यशाली है, इन्हें संभाल कर रखना। भीड़ चली गई, लेकिन उनकी आंखों में जलन छोड़कर मैंने कहा, उन्हें इग्नोर करो, चलो खाना खाते हैं, फिर मैं मार्केट जाऊंगा और तुम्हारे लिए विंटर क्लोथ्स लाऊंगा। मेरी पत्नियां हल्का सा मुस्कुराईं। पहली बार उन्हें सिर्फ शर्म नहीं, एडमिरेशन भी महसूस हुआ। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। उधर जीन का बाप कसम खा रहा था, चुजेंग को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तीनों परिवार मिलकर प्लान बना रहे थे। उनका ट्रम्प कार्ड एक काउंटी कांस्टेबल, जीन का रिश्तेदार। उनकी योजना गंदी थी। वो रिपोर्ट करेंगे कि इतनी खूबसूरत औरतें चुजेंग के लायक नहीं और उन्हें वापस ले जाकर किसी और को दे दिया जाए। मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने एक बैलगाड़ी किराए पर ली और अपनी पत्नियों को लेकर होंग काउंटी गया। मैंने शिकार बेचा और फिर गया जिहंग फार्मेसी। सुना था वोंग फैमिली की है। मैंने अपने हर्ब्स निकाले, 3 जंगली जिनसेंग 50 साल पुराने और बाकी रेयर हर्ब्स। शॉपकीपर ने हमें देखा और तुरंत फैसला कर लिया, गांव वाले बेवकूफ। उसने कहा 1-2 सिल्वर पर रूट, टोटल 4 सिल्वर। मैं समझ गया ये धोखा है, सिस्टम पहले ही बता चुका था। हर जिनसेंग 5-6 सिल्वर। मैं बोलता उससे पहले गुजियाओलन आगे आई। उसने इतनी डिटेल में जिनसेंग एक्सप्लेन किया, रूट डेंसिटी, स्किन कलर, पर्ल स्पॉट्स, और बोली 5 सिल्वर पर रूट फेयर प्राइस है। शॉपकीपर का चेहरा उतर गया। फिर लेलिंग शुआ बोली, धीमी आवाज लेकिन एकदम शार्प। उसने हर हर्ब का नाम लिया, क्वालिटी बताई, मार्केट प्राइस बताया, एक भी गलती नहीं। और फिर लिनरो भी जुड़ गई। सांची के बारे में एक्सपर्ट जैसी बात। अब शॉपकीपर पूरी तरह फंस चुका था। मैं चुपचाप खड़ा था। गर्व से मेरी पत्नियां अब बोल रही थीं अपने हक के लिए। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा था, ये सब इन्हें कैसे पता है? ये साधारण लड़कियां नहीं थीं, बिल्कुल नहीं। मैंने दबाव बनाया और आखिर हमें
हमें मिला 18 टेल्स प्लस 5 चिन। हम दुकान से बाहर निकले। मेरी पत्नियां हल्का ब्लाश कर रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में पहली बार प्राइड था। मैंने कहा चलो अब कपड़े खरीदते हैं, लेकिन हम पहुंच ही नहीं पाए। अचानक दरवाजा जोर से खुला। चिंगा अंदर भागी रोते हुए। उसके पीछे लोग एक स्ट्रेचर लेकर आए जिस पर पड़ी थी वोंग किंग याओ, भीगी हुई, सफेद चेहरा, सांस नहीं। वो पानी में गिर गई। पुराना डॉक्टर आया, पल्स चेक की और सिर हिला दिया। खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरा दिल बैठ गया, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। मेडिकल नॉलेज। मैं आगे बढ़ा, उसकी नेक पर हाथ रखा और मुझे पल्स महसूस हुआ, बहुत हल्का लेकिन जिंदा। डॉक्टर गुस्से में चिल्लाया, ये लड़का क्या कर रहा है? लोग शक से देखने लगे। चेंग ने पूछा, तुम्हें कितना यकीन है? मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, 100%। ये मरी नहीं है, सफोकेटिंग है। अभी एक्शन लिया तो बच सकती है। डॉक्टर रोकने आया, लेकिन गुजियाओलिन बीच में खड़ी हो गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरे सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में साफ लिखा था, मुझे अपने पति पर भरोसा है। कमरा फिर से सन्नाटे में डूब गया। भीड़ गुस्से में थी, हालात बेकाबू थे, लेकिन उस पल 3 कमजोर पत्नियां दीवार बनकर खड़ी हो गईं और अब असली ताकत सामने आने वाली थी। गुजियाओलिन ने बस एक नजर डाली और वही ठंडी नजर सबको रोकने के लिए काफी थी। उसने शांत आवाज में कहा, मेरे पति उसे बचा रहे हैं, पीछे हटो। लिनेरो और लेलिंग शुआ बिना सोचे आगे बढ़ गईं। उन्होंने मेरे और वोंग किंग याओ के चारों तरफ घेरा बना लिया, मेरी रक्षा करते हुए। जिन्हें दुनिया बोझ कहती थी, वो आज मेरी ढाल बनकर खड़ी थी। मेरे दिल में कुछ गर्म सा भर गया, लेकिन मेरे पास रुकने का वक्त नहीं था। मैंने जल्दी से उसका मुंह साफ किया, उसे सीधा लिटाया और शुरू किया चेस्ट कंप्रेशंस। भीड़ पागल हो गई, ये क्या कर रहा है? दिन दहाड़े छू रहा है। ओल्ड डॉक्टर चिल्लाया, इसे पकड़ो। चिंग भी हिल गई, उसकी आंखों में डर था। मैंने बिना रुके कहा, अगर इसे जिंदा देखना चाहती हो तो मुझ पर भरोसा करो। और फिर मैं झुका और उसे माउथ टू माउथ दिया। भीड़ फट पड़ी, लोग हमारी तरफ दौड़े, लेकिन गुजियाओलिन आगे आई। एक हल्के से हाथ के वार से 2 आदमी पीछे गिर गए। उसकी आवाज ठंडी थी, कोई मेरे पति को हाथ नहीं लगाएगा। लिनेरो और लेलिंग शुआ भी खड़ी रहीं, शर्म से चेहरा लाल, लेकिन हटी नहीं। 3 डरी हुई औरतें पूरी भीड़ के सामने मेरे लिए खड़ी थीं। सेकंड घंटों जैसे लग रहे थे। कंप्रेशंस ब्रेथ्स, चारों तरफ गालियां और फिर खांसी। वोंग किंग याओ का शरीर हिला, उसने सिर घुमाया और पानी बाहर निकाला। वो सांस ले रही थी। पूरा कमरा सन्नाटा। ओल्ड डॉक्टर सफेद पड़ गया। जैसे ही मुझे यकीन हुआ कि वो स्टेबल है, मैंने अपनी पत्नियों का हाथ पकड़ा और तुरंत वहाँ से निकल गया। क्योंकि इस दुनिया में जो मैंने किया वो इलाज नहीं, बदतमीजी समझा जाता। अगर वोंग किंग याओ को पता चलता तो वो शुक्रगुजार भी हो सकती थी या अपमानित महसूस कर सकती थी। और मुझे ये भी लग रहा था कुछ गड़बड़ है। एक एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर पल्स पहचान नहीं पाया और जल्दी जल्दी उसे डेड घोषित कर दिया। ये एक्सीडेंट नहीं था। मैं उस डेंजरस पॉलिटिक्स में नहीं फंसना चाहता था, अभी नहीं। हम गली में मुड़कर गायब हो गए, लेकिन एक आदमी हमें देख रहा था। महंगे कपड़े, ठंडी नजर। उसने धीरे से कहा, चुचेंग, मैं तुम्हें याद रखूंगा। उधर वोंग किंग याओ होश में आई। चिंग ने सब बताया। उसकी आंखों में हैरानी थी। पहले कपलेट, अब ये। लेकिन जब उसे डिटेल पता चली, चेस्ट कंप्रेशंस, माउथ टू माउथ, वो जम गई। उसने अपने होंठ छुए, चेहरा लाल हो गया। इस दुनिया में ये सब बहुत इंटीमेट माना जाता था, लेकिन वो समझदार थी। उसने खुद को संभाला और सोचा। उसने मेरी जान बचाई। उसने फैसला लिया, उसे मुझे मिलना है अभी। इधर मैं अपनी पत्नियों के साथ एक शांत गली में रुका, सांस ले रहा था। तभी 3 जोड़ी आंखें मुझे घूर रही थीं। लिनेरो ने मेरा हाथ पकड़ा, आपने उसे बचा लिया, आप अमेजिंग हैं। लेलिंग शुआ बोली, ये तो जादू जैसा था। और गुजियाओलिन बस मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में गर्व था और कुछ और। मैंने लिनेरो के सिर पर हाथ रखा, वो लाल हो गई, मुस्कुराई। मैंने कहा, ये कुछ खास नहीं था, बेसिक टेक्निक है। फिर मैंने तीनों को देखा, असली बहादुर तुम थी। सिस्टम फिर एक्टिवेट हुआ। रिवॉर्ड्स, स्टोरेज अपग्रेड, एडवांस लिटरेरी मास्टरी, इंपीरियल एग्जाम गाइड। मतलब साफ था, अब मुझे स्कॉलर बनना होगा। सॉरी गाइस, आपको पहले की तरह वीडियो नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने पूरा कोशिश किया। अब जिससे मैंने ये वीडियो बनाया था उसने आगे का इमेज अपलोड ही नहीं किया। एक ही इमेज में पूरा स्टोरी कवर कर रखा है। मैंने अपना पूरा ट्राई किया परफेक्ट क्रिएट करने का, लेकिन नहीं हो पा रहा। तो प्लीज एडजस्ट कर लेना, इसमें मेरा 5 आवर वेस्ट किया है। सिस्टम फिर एक्टिवेट हुआ। रिवॉर्ड्स, स्टोरेज अपग्रेड, एडवांस लिटरेरी मास्टरी, इंपीरियल एग्जाम गाइड। मतलब साफ था, अब मुझे स्कॉलर बनना होगा। लेकिन पहले हमने कपड़े खरीदे, सिंपल लेकिन वार्म। मेरी पत्नियां पहली बार सच में खुश थीं, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक एक नौकर लिनेरो से टकराया। मैंने उसे खींच लिया, लेकिन गुजियाओलिन पहले ही मूव कर चुकी थी। उसने उस आदमी को दीवार से दे मारा और तभी मैंने उसे देखा। एक नोबल लड़का, महंगे कपड़े, घमंडी चेहरा, वोंग सैन। उसकी नजरें मेरी पत्नियों पर थीं और जब वो लिनेरो पर रुकी, मैंने देखा लालच। 2 नौकर और आए, लेकिन गुजियाओलिन ने 2 सेकंड में एक का हाथ तोड़ दिया, दूसरे का घुटना तोड़ दिया। मैं उसे देखता रह गया। मेरी पत्नी
खतरनाक थी। वो मेरी तरफ मुड़ी और स्वीट स्माइल दी। डर गए हस्बैंड, जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। वोंग सैन बोला, अपनी 2 पत्नियां मुझे दे दो, 1 महीने के लिए। सब समझ गए उसका मतलब क्या था। मेरे अंदर कुछ ठंडा अंधेरा उठने लगा। मैंने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, अगर मैं मना कर दूं तो? जब ताकत सत्ता से टकराए, जब सच झूठ के सामने खड़ा हो जाए और जब एक फैसला पूरी जिंदगी बदल दे, तब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है। अचानक कांस्टेबल्स आ गए। उनका नेतृत्व कर रहा था कैप्टन एक्सायो। जैसे ही वो आया, उसने बिना कुछ सोचे वोंग सैन का साथ ले लिया। उसने आदेश दिया, पूरे परिवार को गिरफ्तार करो। उसकी नजरें बार बार गुज याओलिन और लिनेरो पर जा रही थीं। उसी गंदी लालच के साथ मेरी मुट्ठियां कस गईं। 5 आर्म्ड कांस्टेबल्स और मैं अकेला। लेकिन अगर मैं सरेंडर करता तो मेरी पत्नियां छीन ली जाती और मुझे पता था उनके साथ क्या होगा। मैंने अंदर से टाइगर सबड्यूइंग फिस्ट एक्टिवेट किया और तैयार हो गया लड़कर निकलने के लिए। तभी गुज याओलिन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। अगर जरूरत पड़ी तो वो कांस्टेबल्स से भी लड़ने को तैयार थी। लिनेरो और ले लिंगशुआ डरी हुई थी, कांप रही थी, लेकिन उन्होंने मेरे कपड़े पकड़ लिए। पीछे हटने को तैयार नहीं थी। यहां तक कि ले लिंगशुआ अपने छोटे से शरीर से मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। भीड़ देख रही थी दया से, लेकिन कोई आगे नहीं आया। वोंग फैमिली से कोई टकराना नहीं चाहता था। जैसे ही हथकड़ी मेरी तरफ बढ़ी, एक आवाज गूंजी, रुको। भीड़ अलग हुई और अंदर आई वोंग किंगयाओ। वो अभी भी कमजोर थी, लेकिन उसकी मौजूदगी ठंडी हवा की तरह छा गई। कैप्टन एक्सायो भी घबरा गया। वोंग सैन, जिसका असली नाम वोंग सिंगसोंग था, तुरंत मीठा बनने लगा। चिंगयाओ बेहन। लेकिन वो उसकी तरफ देखी तक नहीं। उसने सीधा कहा, वोंग सिंगसोंग, पूरा नाम, बिना सम्मान के। और फिर उसने उसे सबके सामने डांट दिया। सड़क पर गुंडागर्दी, झूठ बोलना और मेरे लाइफ सेवर को गिरफ्तार करवाना, तुम्हें ये हिम्मत किसने दी? फिर उसने कैप्टन एक्सायो की तरफ देखा। एक तरफ की बात सुनकर फैसला, क्या तुम सोचते हो एक छोटी ब्रांच की बात मेरी बात से ऊपर है? कैप्टन एक्सायो पसीने में भीग गया। उसे अब समझ आया मैं किससे जुड़ा हूं। वोंग किंगयाओ मेन फैमिली की बेटी थी और वोंग सैन बस एक साइड ब्रांच। तुलना ही नहीं। फिर उसने मेरी तरफ मुड़कर झुककर माफी मांगी। पूरा बाजार सन्नाटा। एक नोबल लड़की एक आम आदमी से माफी मांग रही थी। मैंने शांत होकर कहा, गलत देखकर मदद करना कोई बड़ी बात नहीं। उसने मेरी तरफ देखा। उसके कान हल्के लाल हो गए। उसे वो माउथ टू माउथ याद आ गया था। वो तुरंत नजरें हटा गई। फिर उसने फैसला सुनाया। वोंग सैन को भगा दिया। कैप्टन एक्सायो को वार्निंग दी, अगर दोबारा ऐसा किया तो तुम्हारी नौकरी खत्म। सब चूहों की तरह भाग गए। अब माहौल शांत था। वो मेरी तरफ आई, हल्की मुस्कान, लेकिन अंदर से नर्वस। यंग मास्टर चो, क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकती हूं? उसकी नजर एक पल के लिए मेरे होंठों पर गई, फिर तुरंत हट गई। मैंने सिर हिलाया। मैं समझ गया, ये सिर्फ रेस्क्यू की बात नहीं है। हम टाइन रेसिडेंस के प्राइवेट रूम में गए। जैसे ही उसने मेरी पत्नियों को देखा, वो शॉक में थी। गुज याओलिन अब स्टनिंग थी। लिनेरो कॉन्फिडेंट लग रही थी। ले लिंगशुआ सीधी खड़ी थी। सिर्फ एक दिन में पूरा बदलाव। वो थोड़ा हेसिटेट कर रही थी। प्राइवेट बात मेरी पत्नियों के सामने। गुज याओलिन उठने लगी, लेकिन मैंने रोक दिया। रुको, तुम मेरी पत्नियां हो, मेरा हिस्सा हो। तुमसे कुछ छुपाने जैसा नहीं है। कमरा फिर से शांत। इस दुनिया में पत्नी प्रॉपर्टी होती है, पार्टनर नहीं। लेकिन मैं सच में ऐसा ही मानता था। मेरी पत्नियों की आंखों में आंसू आ गए। खुशी के सिस्टम एक्सप्लोड हो गया। रिवॉर्ड्स, कैलीग्राफी मास्टरी, म्यूजिक मास्टरी, चेस मास्टरी। मतलब साफ था, ये दुनिया बदलने वाला सोच रिवॉर्ड दे रहा था। वोंग किंगयाओ का ट्रस्ट और गहरा हो गया। उसने सब बता दिया। उसका बिजनेस एम्पायर, टैवर्न्स, क्लॉथ शॉप्स, फार्मेसी, पॉन शॉप्स। वो प्रमोशन के करीब थी, लेकिन थर्ड ब्रांच उसे मारना चाहती थी। वोंग सैन उसी का आदमी था। डॉक्टर भी प्लान का हिस्सा था। वो सीधे फैमिली को रिपोर्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि प्रूफ नहीं था। उसने मेरी आंखों में देखा। अब क्या करूं? मैंने थोड़ा सोचा और कहा, वो तुम्हें रिप्लेस करना चाहते हैं तो खुद को रिप्लेस होने लायक ही मत छोड़ो। उसकी आंखें चमक उठीं। कैसे? मेरे पास आंसर्स थे। परफ्यूम, सोप, रिफाइंड सॉल्ट, आइडियाज, नॉलेज। लेकिन
मैंने अपनी पत्नियों की तरफ देखा। गुजियाओलैन शांत नजरों से उसे देख रही थी। लिनरो और लेलिंग मेरे पास सटकर बैठी थीं। ये फैसला सब कुछ बदल सकता था। मैंने धीरे से कहा, 4 रास्ते हैं। जो है उसे मजबूत करो, कुछ नया बनाओ। जो सिर्फ तुम्हारे पास हो, अपने दुश्मन को उसकी गलतियों में डूबने दो, बनाओ सही लोगों के साथ। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे उसे जिंदगी का रास्ता मिल गया हो। वो खड़ी हुई और झुककर बोली, आपकी बात 10 साल की पढ़ाई से ज्यादा कीमती है। और मैं बस हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन अंदर एक ही सवाल था, क्या ये पार्टनरशिप मुझे ऊपर उठाएगी या बर्बाद कर देगी? कुछ फैसले जिंदगी नहीं, किस्मत बदल देते हैं। और आज चुचेंग के सामने वही पल था जहां या तो वो छोटा खिलाड़ी बना रहेगा या पूरी दुनिया का खेल बदल देगा। वोंकिंग याओ ने आखिर पूछ ही लिया, क्या आप मेरी मदद करेंगे? आधिकारिक तौर पर उसकी आवाज में सीरियसनेस थी, और वादा भी, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैंने चेहरा शांत रखा, लेकिन अंदर यही तो मौका था। मैंने धीरे से कहा, मेरे पास ऐसी चीजें हैं जो तुरंत आपकी मदद कर सकती हैं। टेक्नोलॉजी, फॉर्मूलास, आइडियाज। आप पैसा, लोग और रिसोर्सेज दीजिए। और फिर मैंने सीधा वार किया। प्रॉफिट 50/50। कमरा जम गया। चिंग लगभग खांस पड़ी। 50/50। यहां तक कि वोंकिंग याओ भी एक पल के लिए रुक गई। उसकी आंखों में साफ लिखा था, ये आदमी जीनियस है, लेकिन इसके पास कुछ नहीं, और ये आधा मुनाफा मांग रहा है। मेरी पत्नियां पीछे चुपचाप एक दूसरे को देख रही थीं, थोड़ी नर्वस। लेकिन मैं नहीं झुका, क्योंकि मुझे पता था मेरे पास क्या है। एक ऐसी दुनिया का नॉलेज जो इस दुनिया से 2000 साल आगे है। परफ्यूम, सोप, रिफाइंड सॉल्ट, ब्रूइंग, ऐसी चीजें जो यहां एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैंने वोंकिंग याओ की आंखों में देखा और मुस्कुराया। मिस वोंग, क्या आपको लगता है मैं लालची हूं? मैं थोड़ा झुका और धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, जो मैं दे रहा हूं उसकी कीमत आपकी सोच से कहीं ज्यादा है। अगर मैं सिर्फ एक काउंटी संभालूं तो प्रॉफिट पूरे प्रीफेक्चर के बराबर हो सकता है। शॉक, वोंकिंग याओ और चिंगा दोनों के दिल तेज धड़कने लगे। एक काउंटी, पूरे रीजन के बराबर प्रॉफिट, क्या ये पॉसिबल है? मैं शांत खड़ा रहा, जैसे ये मेरे लिए कोई बड़ी बात ही नहीं। फिर मैंने कंधे उचका दिए। अगर आपको भरोसा नहीं तो मैं अपनी पत्नियों के साथ चला जाऊंगा और किसी और रास्ते से जी लूंगा। ये ब्लाफ नहीं था। मेरे पास स्किल्स थे, सिस्टम रिवॉर्ड्स थे। मैं अकेले भी ये कर सकता था, बस थोड़ा वक्त लगता। मैंने वोंकिंग याओ को पार्टनर इसलिए चुना था क्योंकि वो कैपेबल थी, एम्बिशियस थी और शायद भरोसे लायक भी। लेकिन अगर उसमें हिम्मत नहीं तो मैं इंतजार कर सकता था। कमरा शांत हो गया। वोंकिंग याओ चाय के कप को हल्के से घुमा रही थी। उसके अंदर लड़ाई चल रही थी, सेफ खेलना या सब कुछ दांव पर लगाना। समय जैसे रुक गया। फिर उसने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखों में अब कोई हेसिटेशन नहीं था, सिर्फ फैसला। ठीक है, 50/50, जैसा आपने कहा। चिंग चौंक गई। मिस, लेकिन वोंकिंग याओ ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मैं भरोसा करती हूं। और फिर सीधा पूछा, अब बताइए हमें क्या करना है? अब वो पार्टनर बन चुकी थी। मैंने बिना घुमाए कहा, पहले मुझे पैसे चाहिए। प्रेपरेशन, एक्सपेरिमेंट्स, कम से कम 1000 टेल्स ऑफ सिल्वर। फिर से शॉक, 1000 टेल्स। एक किसान के लिए असंभव, एक नोबल के लिए भी छोटी रकम नहीं। चिंग की आंखों में शक था, ये ठग तो नहीं? वोंकिंग याओ भी हिली, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसे याद था, मैंने उसकी जान बचाई थी। उसने दांत भींचे और कहा, चिंगा, 1000 टेल्स का सिल्वर नोट लाओ। मिस, अभी। चिंगा मजबूरी में अपने पाउच से एक बड़ा सिल्वर नोट निकाला और मुझे दिया। उसकी आंखें कह रही थीं, अगर धोखा दिया तो छोड़ूंगी नहीं। मैंने नोट लिया, उसका वजन महसूस किया। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये भरोसा था। धन्यवाद मिस वोंग। मैंने उसे सुरक्षित रख लिया। बाकी डिटेल्स मैं तैयार होने के बाद डिस्कस करूंगा। अभी मुझे अपने परिवार को सेटल करना है। वोंकिंग याओ ने सिर हिलाया। फिर
उसने अपनी कमर से एक छोटा सा सफेद टोकन निकाला, चेट जैसा चिकना। उसके आगे एक शब्द खुदा था, वांग। उसने मुझे देते हुए कहा, ये मेरे फैमिली का कोर टोकन है, पूरे चिंगयुएन प्रीफेक्चर में मान्य। इसे दिखाना मतलब मुझे दिखाना, अगर कोई परेशानी आए ये तुम्हें बचा सकता है। मैंने उसे हाथ में लिया, छोटा सा टुकड़ा लेकिन ताकत बहुत बड़ी। अब मुझे समझ आया पावर क्या होती है। मैंने झुककर कहा, धन्यवाद मिस वांग। फिर मैंने अपनी तीनों पत्नियों की तरफ देखा और हम दरवाजे की तरफ बढ़ गए। लेकिन मेरे मन में एक ही बात गूंज रही थी, अब खेल शुरू हुआ है। सीढ़ियों से उतरते हुए चुजेंग और उसकी पत्नियां भीड़ में खो गईं। पीछे चिंगा अब खुद को रोक नहीं पाई। वो झुककर धीरे से बोली, मिस, आपने उस पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर लिया? 1000 टेल्स ऐसे ही दे दिए, और वो टोकन भी। अगर वो भाग गया तो, या अगर वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाया तो? वोंग किंगयाओ चुप खड़ी रही, उसकी नजर खाली दरवाजे पर टिकी थी। फिर उसने धीरे से कहा, चिंगा, क्या तुम्हें लगता है मेरी जान की कीमत सिर्फ 1000 टेल्स है? चिंगा रुक गई। मिस, आपकी जान तो अनमोल है। बस। वोंग किंगयाओ ने उसे रोक दिया। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वो दुनिया को साफ देख रही हो। यंग मास्टर चू ने मेरी जान बचाई है, उसका एहसान 1000 नहीं, 10,000 गोल्ड से भी ज्यादा है। चिंगा चुप हो गई, लेकिन उसकी चिंता अभी खत्म नहीं हुई थी। वोंग किंगयाओ ने मुड़कर कहा, और क्या तुम्हें लगता है चुजिंग जैसा आदमी इतनी छोटी रकम के लिए अपना वादा तोड़ देगा? उसकी आंखें हल्के से चमकी। उसने 50% मांगा, मतलब उसके पास जो है वो इससे कहीं ज्यादा कीमती है। और उसकी एम्बिशंस ये 1000 टेल्स या इस छोटे से काउंटी तक सीमित नहीं है। ऐसा इंसान छोटे फायदे के लिए अपना फ्यूचर नहीं फेंकता। चिंगा धीरे धीरे समझ रही थी, लेकिन फिर भी बोली, लेकिन मिस, वो बहुत खतरनाक है। अगर एक दिन वो इतना पावरफुल हो गया कि हमें ही पीछे छोड़ दे। उसके दिमाग में गुजियाओलैंग की ताकत और चुजिंग की रहस्यमयी एबिलिटीज घूम रही थी। वोंग किंगयाओ एक पल के लिए चुप हो गई। फिर उसके होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान आई। वो धीरे से बोली, अगर सच में ऐसा दिन आया, अगर वो इतना पावरफुल हो गया कि मुझे मेरा नेचुरल रेसिडेंस और वोंग फैमिली की सारी प्रॉपर्टी छीन सके। वो एक पल रुकी और बहुत धीरे कहा, तो शायद वो मेरी किस्मत होगी। चिंगा की आंखें फैल गईं। उसे कुछ समझ नहीं आया। अपनी सब कुछ खो देना किस्मत कैसे हो सकता है? उधर चुजिंग और उसकी पत्नियां धूप में चलते हुए बाजार से गुजर रहे थे। तीनों पत्नियां नए कपड़े हाथ में लिए चुपचाप उसके पीछे चल रही थीं, हर एक अपने ही ख्यालों में खोई हुई। गुजियाओलैंग थोड़ा पीछे रह गई। वो चुजिंग की पीठ को देख रही थी, धूप में खड़ा, मजबूत, अडिग। फिर उसने धीरे से कहा, आज आपने मिस वोंग को जिस तरह जवाब दिया, सीधे मुद्दे पर, इतनी समझ के साथ, वो सच में असाधारण था। उसकी आंखों में हल्की क्यूरियोसिटी चमकी, लेकिन उसकी आवाज नरम ही रही। आप जैसे इंसान इतनी काबिलियत के साथ पहले एक छोटे से गांव में साधारण इंसान बनकर क्यों रह रहे थे? सवाल सीधा था, लेकिन उसके पीछे छिपा था शक, जिज्ञासा और सच्चाई जानने की इच्छा। अब चुजिंग क्या जवाब देगा? क्या वो अपना राज खोलेगा? जब दिमाग तलवार से तेज हो और मौके खुद दरवाजे पर आकर दस्तक दें, तब कहानी सिर्फ जीने की नहीं रहती, वो उठने की बन जाती है। गुजियाओलैंग की बातों में एक अजीब चालाकी थी। वो सीधे कुछ नहीं पूछ रही थी, लेकिन हर शब्द चुजिंग की काबिलियत को बिना शक के सामने ला रहा था, जैसे तारीफ के अंदर छुपा हुआ एक इम्तिहान हो। उसने अपनी जिंदगी में कई प्रतिभाशाली लोगों को देखा था, फिर भी आज चुजिंग ने जो समझ और दूरदर्शिता दिखाई, वो किसी साधारण किसान या संघर्ष कर रहे विद्वान से कहीं ऊपर थी। चुजिंग बाहर से शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर सब समझ रहा था। वो उसे परख भी रही थी और शायद अपनी तरफ खींचने की कोशिश भी। उसे साफ महसूस हुआ कि अगर वह अपनी महत्वाकांक्षा जरा भी दिखा दे, तो गुजियाओलिन उसे किसी और रास्ते की ओर बुला सकती है। लेकिन वह पूरी तरह होश में था। गुजियाओलिन एक रहस्य थी
और उसके तरीकों को देखकर उसे लगा कि एक दिन वह उसे छोड़कर भी जा सकती है, चाहे वो उसे पसंद करे। फिर भी वो बंधने वाली नहीं थी। उसने मन ही मन सोचा कि अगर कभी सब गलत हो गया तो उसके साथ जाना एक बैकअप हो सकता है, लेकिन अभी वह समय नहीं था। वोंकिंग याओ के साथ उसका रिश्ता बराबरी का था, जहाँ नियंत्रण भी था और स्थिरता भी, जबकि गुजियाओलिन के साथ भविष्य या तो बहुत अच्छा होता या पूरी तरह अनिश्चित। इसलिए उसने ठान लिया कि अभी उसे धीरे धीरे आगे बढ़ना है। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं बस कुछ किताबें पढ़ा हूँ और थोड़ा अलग सोचता हूँ। फिर अपनी तीनों पत्नियों की ओर देखते हुए बोला, अब मैं बस एक अच्छी जिंदगी चाहता हूँ, तुम सबका ख्याल रखना चाहता हूँ, तुम्हें खुश और सुरक्षित देखना चाहता हूँ। बड़ी महत्वाकांक्षाओं का क्या फायदा, अगर हम अपना छोटा सा परिवार ही ठीक से संभाल ले तो वही काफी है। उसके शब्द साधारण थे लेकिन सच्चे थे। गुजियाओलिन चुपचाप उसे देखती रही। उसकी आंखों में पहली बार सिर्फ जिज्ञासा नहीं बल्कि नरमी भी थी। उसने हल्की मुस्कान दी और बात को वहीं छोड़ दिया, जैसे अभी सही समय नहीं आया हो। लेलिंग शुआ और लिनरो ने सब महसूस किया। उन्हें लगा कि गुजियाओलिन उनके पति को कहीं और ले जाना चाहती है, लेकिन चुजिंग ने साफ दिखा दिया कि वह उन्हें छोड़ने वाला नहीं। दोनों उसके और करीब आ गईं, जैसे उसे थामे रखना चाहती हो। चुजिंग ने उनके इस छोटे से सहारे को महसूस किया। उसका दिल पिघल गया। उसने लिनरो के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, इतना मत सोचो, और लेलिंग शुआ से मुस्कुराकर बोला, चलो तुम्हें नया घर दिखाता हूँ। इसके बाद उसने बात खत्म कर दी और वर्तमान पर ध्यान दिया। शहर में रहने का मौका था तो गांव की टूटी झोपड़ी में रहने का कोई मतलब नहीं था। आधे दिन में उसने तेजी से काम किया और शहर के पूर्वी हिस्से में एक छोटा लेकिन साफ सुथरा आंगन वाला घर खरीद लिया। नीली ईंटों की दीवार, काला लकड़ी का दरवाजा, अंदर पत्थरों का आंगन, कोने में कुआं, सामने 3 कमरे और दोनों तरफ छोटे छोटे कमरे, पीछे थोड़ा खाली स्थान। सब कुछ साधारण लेकिन पूरा था। कीमत 100 चांदी के सिक्के थी और उसने बिना देर किए खरीद लिया। इसके बाद वह बड़ी और लोहार के पास गया और कुछ अजीब सामान बनवाने का ऑर्डर दिया। सील बंद बर्तन, तांबे के छन्ने, भाप इकट्ठा करने के उपकरण, लकड़ी के ढांचे। लोहार हैरान था कि ये सब किस लिए है, लेकिन चुजिंग ने बस मुस्कुराकर कहा, एक छोटा सा प्रयोग है। शाम तक काम खत्म हुआ और वह अपनी तीनों पत्नियों के साथ बैलगाड़ी में बैठकर गांव लौटने लगा। ढलते सूरज की रोशनी में रास्ता लंबा और शांत लग रहा था। लिनरो और लेलिंग शुआ एक दूसरे से सटकर ऊँघने लगी। गुजियाओलिन बाहर खेतों को देखते हुए कुछ सोच रही थी और चुजिंग आसमान की ओर देखते हुए मन ही मन महसूस कर रहा था कि अब सब बदलने वाला है। शहर का नया घर अब उनकी असली शुरुआत बनने वाला था, जबकि गांव की टूटी झोपड़ी और बंजर खेत अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। रात होते होते वे वापस अपने पुराने घर पहुंचे। चुजिंग ने जल्दी से आग जलाई, खाना तैयार किया। गुजियाओलिन ने चुपचाप बर्तन लगाए। लिनरो पानी ले आई और लेलिंग शुआ ने मेज साफ की। चारों टूटे हुए छोटे से घर में साथ बैठे, लेकिन उस पल में वहाँ एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे वो जगह सच में घर बन रही हो। धीरे धीरे खुशबू फैल गई और पहली बार उस सादे जीवन में एक सच्ची शुरुआत की उम्मीद दिखाई देने लगी। अब सब कुछ तैयार था, सिस्टम, ज्ञान, परिवार और मौका, और अगला कदम चुजिंग की असली ताकत दिखाने का था। रात की हल्की रोशनी में एक छोटे से तेल के दिए के नीचे चारों चुपचाप खाना खा रहे थे, लेकिन उस सादे से माहौल में भी एक अजीब सी गर्माहट थी। लिनरो ने सावधानी से मांस का एक टुकड़ा उठाकर चुजिंग के कटोरे में रखा और धीमे से बोली, पति, ये खाइए। उसकी चमकती आंखों में मासूम खुशी झलक रही थी। लेलिंग शुआ ने धीरे से खिचड़ी का चम्मच भरा, उस पर फूंक मारी और उसके सामने रखते हुए बोली, ध्यान से, गरम है। गुजियाओलिन कुछ नहीं बोली, बस हल्की मुस्कान के साथ अचार की छोटी प्लेट उसकी तरफ सरका दी। चुजिंग ने अपने कटोरे में भरा हुआ खाना देखा और उसके दिल में एक गर्माहट फैल गई। उसने भी एक एक करके सबको खाना परोसा और मुस्कुराकर कहा, तुम लोग भी ज्यादा खाओ, अब तुम्हें मजबूत होना है। उसने महसूस किया कि लिनरो और लेलिंग शुआ, जो पहले डरपोक और चुप रहती थी, अब उनकी आंखों में चमक और सच्ची मुस्कान आ गई थी, और गुजियाओलिन का ठंडा स्वभाव भी उसके सामने धीरे धीरे पिघलता जा रहा था। ये साधारण सा खाना आज कुछ ज्यादा ही खास लग रहा था। खाना खाते हुए चुजिंग का ध्यान अपने मन में चल रहे सिस्टम की तरफ भी था। उसने देखा कि वाइफ लविंग पॉइंट्स लगातार बढ़ रहे थे। हर छोटी इंटरैक्शन, एक बात, एक नजर या कोई छोटी मदद उसे पॉइंट्स दे रही थी। दिन भर की भागदौड़ में उसने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब शांत बैठकर देखा तो पॉइंट्स 876 तक पहुंच चुके थे। उसने अपनी पत्नियों के अफेक्शन लेवल्स भी देखे। गुजियाओलिन 140 पॉइंट्स, लिमिट से भी ऊपर। लिनरो 95, लगभग पूरा। लेलिंग शुआ 90, वो भी करीब। तभी सिस्टम फिर से एक्टिवेट हुआ। नई स्किल्स मिली, एडवांस्ड फॉर्मेशन ब्रेकिंग स्वॉर्ड टेक्निक, फोटोग्राफिक मेमोरी और डेक्स्ट्रस हैंड्स। चुजिंग थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसे समझ आ गया कि सिस्टम धीरे धीरे उसे हर दिशा में मजबूत बना रहा है। लड़ाई, दिमाग और हुनर, सब कुछ। उसने बिना ज्यादा सोचे इन्हें एक्सेप्ट कर लिया। खाना खत्म होने के बाद सबने जल्दी से हाथ मुंह धोया। झोपड़ी अभी भी साधारण थी, लेकिन नए मोटे कंबल की वजह से सब कुछ थोड़ा बेहतर लग रहा था। चुजिंग ने हमेशा की तरह अपनी तीनों पत्नियों के लिए नरम जगह तैयार की और खुद थोड़ा दूर अपना बिस्तर लगा लिया। उसने मुस्कुराकर कहा, जल्दी सो जाओ, कल हम अपना सामान समेटकर शहर वाले नए घर में शिफ्ट होंगे। ये सुनकर तीनों ने धीमे से जवाब दिया। दिन भर की थकान के बाद चुजिंग जल्दी ही गहरी नींद में चला गया। पता नहीं कितनी देर बीती, लेकिन आधी नींद में उसे हल्की सी ससराहट और ठंडी हवा का एहसास हुआ। किसी ने धीरे से उसका कंबल उठाया और चुपचाप उसके पास आकर लेट गया। उसके पीछे एक हल्की गर्माहट और खुशबू महसूस हुई। चुजिंग थोड़ा चौंका और धीरे से पलटा। टूटी खिड़की से आती चांदनी में उसने जो चेहरा देखा, वो लिनरो या लेलिंग शुआ नहीं था, वो गुजियाओलिन थी। वो एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर रह गया। उसके मन में गुजियाओलिन हमेशा एक शांत, मजबूत और रहस्यमयी औरत के रूप में थी, जो अपने भाव छुपाकर रखती है, लेकिन आज वो खुद उसके पास आई थी। गुजियाओलिन ने धीरे से आंखें खोली और फुसफुसाई, क्या मैंने आपको जगा दिया? चुजिंग ने हल्के से सिर हिलाया, नहीं, लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो? वो अभी भी थोड़ा उलझन में था। गुजियाओलिन ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बस थोड़ा और पास आकर उसके सीने से लग गई और धीमे से बोली, मैं बस आपके करीब रहना चाहती हूँ। फिर हल्की सी झिझक के साथ जोड़ दिया, जमीन ठंडी है। चुजिंग हल्का सा मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि ये बस एक बहाना है। उसने उसे अपने पास संभालकर पकड़ लिया। उस पल में बिना किसी बड़े शब्दों के बस दो लोगों के बीच की चुप सी नजदीकी थी, एक भरोसा, एक अपनापन, जो धीरे धीरे गहरा हो रहा था। कुछ देर बाद गुजियाओलिन ने हल्के से उसके हाथ को रोका और धीमे से बोली, सीधे सो जाइए, बेकार की बातें मत सोचिए। उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी, जैसे वो खुद भी उस पल को महसूस कर रही हो, लेकिन उसे आगे नहीं बढ़ाना चाहती। चुजिंग चुप हो गया, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज थी। उस रात उस छोटी सी झोपड़ी में
सिर्फ 4 लोग नहीं थे, बल्कि एक नया रिश्ता, एक नई शुरुआत और अनकहे एहसास भी थे जो धीरे धीरे अपनी जगह बना रहे थे। रात की उस खामोश घड़ी में जब सब कुछ शांत था, गुजियाओलिन का दिल साफ सुनाई दे रहा था, धीमा लेकिन पहले से तेज। वो न तो सच में ठंडी थी और न ही चुजिंग को दूर धकेल रही थी। उसका हाथ हटाना भी पूरी तरह मना करना नहीं था, बल्कि एक हल्की सी झिझक, एक शर्मीली सी रोक थी। अगर वो सच में रोकना चाहती तो कभी उसके पास आती ही नहीं। चुजिंग के अंदर जो हल्की निराशा आई थी वो पल भर में गायब हो गई और उसकी जगह एक मीठी हल्की शरारती एक्साइटमेंट ने ले ली। उसने खुद को संभाला। वो जानता था कि उसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ज्यादा जोर देना गलत होता और गुजियाओलिन जैसी रहस्यमय और मजबूत औरत के सामने अगर वो सच में गुस्सा हो गई तो हालात उसके काबू में नहीं रहते। फिर भी इस वक्त हालात उसके खिलाफ नहीं थे। वही ठंडी और दूर रहने वाली लड़की अब चुपचाप उसकी बाहों में थी, उसे पास रहने दे रही थी, उसकी नजदीकी को बिना शब्दों के स्वीकार कर रही थी। जब भी वो हद पार करने लगता वो हल्के से उसका हाथ रोक देती, जैसे डांट भी रही हो और मान भी रही हो। यही नजदीकी, यही आधा इकरार चुजिंग के दिल में और गहराई तक उतर रहा था। उसने गहरी सांस ली, अपने बेकाबू एहसासों को शांत किया और धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया। अब उसने बस उसे अपने पास थोड़ा और कसकर पकड़ लिया और उसका सिर उसके बालों के पास टिका दिया। ठीक है, अब सो जाओ, उसने धीमे से कहा। आवाज में हल्की गर्माहट और संयम था। गुजियाओलिन का शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ गया, जैसे उसने भी राहत की सांस ली हो। वो और करीब सिमट गई, अपने आप को उसके सीने के साथ आराम से सेट करते हुए। उस टूटी झोपड़ी में चांदनी के नीचे बस उनकी सांसों की आवाज थी, धीमी, एक साथ चलती हुई। चुजिंग ने आंखें बंद कर लीं। उसके मन में हल्की बेचैनी अभी भी थी, लेकिन उसके साथ एक अजीब सा सुकून भी था। अभी नहीं, समय लंबा है, यही सोचते हुए वो धीरे धीरे नींद में खो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली, बाहर धूप फैल चुकी थी। गुजियाओलिन अभी भी उसकी बाहों में थी और चुपचाप उसे देख रही थी। जैसे ही उसकी नजरें मिली, उसके गाल हल्के लाल हो गए, लेकिन इस बार उसने नजरें नहीं चुराईं। उसकी आंखों में एक साफ नरम एहसास था, जैसे वो कल रात के लिए शुक्रिया कह रही हो। चुजिंग हल्का मुस्कुराया और उसके माथे पर एक नरम सा चुंबन रखा। गुड मॉर्निंग। गुजियाओलिन हल्की सी सख्त हुई, फिर धीरे से शांत हो गई। उसके कान और लाल हो गए और उसने धीमे से जवाब दिया। जब दोनों बाहर आए तो लिनरो और लेलिंग शुआ पहले ही जाग चुकी थी और नए चूल्हे पर खिचड़ी बना रही थीं। उन्हें देखते ही दोनों थोड़ा शर्मा गईं। उनकी नजरें एक पल के लिए चुजिंग और गुजियाओलिन के बीच गईं, फिर जल्दी से हट गईं। पति, नाश्ता तैयार है, लिनरो ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में हल्की खुशी थी। चारों ने साथ बैठकर साधारण लेकिन गर्म नाश्ता किया। उसके बाद चुजिंग ने साफ आवाज में कहा, सामान बांध लो, आज हम शहर वाले नए घर में जा रहे हैं। तीनों की आंखें चमक उठीं, उत्साह साफ दिख रहा था। उन्होंने जल्दी जल्दी सामान समेटना शुरू कर दिया। नए कपड़े, बिस्तर, बर्तन, थोड़ा अनाज। तभी बैलगाड़ी भी आ गई। लेकिन जैसे ही वो सामान चढ़ा रहे थे, गांव के बाहर से तेज कदमों और आवाजों की गूंज आई। वो रहा, यही है। सबने मुड़कर देखा। जींग के पिता 5 सिपाहियों के साथ तेजी से उनकी तरफ आ रहे थे। उनके चेहरे पर घमंडी मुस्कान थी। चुजिंग का चेहरा ठंडा हो गया। तीनों पत्नियां तुरंत सतर्क हो गईं। गुजियाओलिन की आंखों में ठंडक चमक उठी, जैसे म्यान से निकली तलवार। लिनरो और लेलिंग शुआ डर के बावजूद उसके पास खड़ी हो गईं। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन इरादा मजबूत था। चुजिंग ने उन्हें देखा और उसके दिल में संतोष की हल्की लहर दौड़ गई। कुछ ही दिनों में ये डरपोक लड़कियां अब अपने परिवार के लिए खड़े होने को तैयार थीं। सामने कैप्टन एक्साइयो था, वही जो कल वोंगिंग याओ से डर गया था। लेकिन इस बार उसके साथ एक और आदमी था, चालाक नजर वाला वोंग सैन। कैप्टन एक्साइयो एक पल को हिचका, लेकिन फिर लालच ने डर को दबा दिया। उसने हाथ उठाया, घेर लो। 5 सिपाही तुरंत फैल गए और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। जींग का पिता आगे बढ़ा और उंगली दिखाते हुए चिल्लाया, ये लड़का धोखेबाज है। इतना गरीब होकर इतनी खूबसूरत औरतें कैसे मिली इसे? जरूर कुछ चाल चली है। इसे पकड़ो, इसकी औरतों को वापस ले जाओ। उसकी आंखों में जलन साफ थी। कैप्टन एक्साइयो हंसा और बोला, चुजिंग, अब तुम बच नहीं सकते। तुम पर धोखाधड़ी और कानून तोड़ने का शक है। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा और ये औरतें भी हमारे साथ जाएंगी। उसने इशारा किया। 2 सिपाही आगे बढ़े, हथकड़ी खनकती हुई। लेकिन तभी चुजिंग की आंखें ठंडी हो गईं और उसने एक कदम आगे बढ़ाया। रुको। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा वजन था, जैसे अब खेल बदलने वाला हो। सुबह की हल्की धूप में जब हालात अचानक बदलने को थे, चुजिंग एक कदम आगे बढ़ा और अपनी तीनों पत्नियों को अपने पीछे सुरक्षित करते हुए सीधे कैप्टन एक्साइयो की तरफ ठंडी नजर से देखने लगा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द में वजन था। हेड कांस्टेबल एक्साइयो, मैंने न चोरी की है, न डकैती। ये तीनों शादी के कागज सरकारी मोहर के साथ बने हैं। फिर धोखा कहा है। जिस दिन हमें बांटा गया था,
यामेन के बाहर कई लोग मौजूद थे। सबने देखा था कि अधिकारियों ने खुद इन्हें मुझे दिया था। फिर ये अननोन कैसे हो गई? उसने एक पल रुककर और गहरी नजर से कहा, आप बिना जांच के सिर्फ कुछ गांव वालों की बात पर मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं और मेरी पत्नियों को ले जाना चाहते हैं। किस कानून के तहत? कैप्टन एक्सायो एक पल को चुप रह गया, लेकिन तुरंत गुस्से में बोला, बदतमीज, मैं यहाँ कानून संभाल रहा हूँ, तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं। अगर मैं कहूँ कि ये असाइंड है तो है, कौन साबित करेगा? शिकायत आई है और मुझे तुम्हें जांच के लिए ले जाने का हक है। जहाँ तक इन औरतों का सवाल है, उनका फैसला यामेन में होगा। उसने हाथ उठाकर आदेश दिया, पकड़ लो इसे। ये साफ था, ये साजिश थी। अगर वो यामेन जाता तो सच झूठ सब ताकत के नीचे दब जाता। वोंग जिंगसोंग जैसे लोग बस एक इशारा करते और शायद वो कभी वापस नहीं आता। उसकी पत्नियों का अंजाम तो और भी डरावना था। चुजेंग के अंदर गुस्सा उबलने लगा। एक पल के लिए उसके मन में सबको खत्म कर देने का ख्याल आया। ये दुनिया जहाँ ताकत ही सब कुछ है। भीड़ इकट्ठी हो गई थी। लोग धीमे धीमे सहानुभूति जता रहे थे, लेकिन कोई खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी वोंग शॉकई आगे आया और हाथ जोड़कर बोला, कांस्टेबल एक्सायो, मैं गवाही दे सकता हूँ। उस दिन मैं मौजूद था। ये तीनों औरतें इन्हें सरकारी तौर पर ही दी गई थी। उसके साथ लोहार ली भी बोला, हाँ, मैंने भी देखा था। चुजेंग थोड़ा हैरान हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसके लिए खड़ा होगा, लेकिन कैप्टन एक्सायो का चेहरा सख्त हो गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम दोनों ज्यादा बोल रहे हो। सरकारी काम में दखल दोगे तो साथ में अंदर कर दिए जाओगे। ये सीधी धमकी थी। सिपाही फिर से आगे बढ़े। हथकड़ियाँ। डिनरो और लेलिंग शुआ डर से चुजेंग के कपड़े पकड़कर खड़ी हो गईं, जबकि गुजियाओलिन की आंखों में ठंडा गुस्सा चमक उठा। उसकी उंगलियां धीरे से मुट्ठी में बदल गईं। इसी पल चुजेंग ने हल्की सांस ली और अपने कपड़ों से एक चीज निकालकर आगे बढ़ाई। सफेद जेड का छोटा सा टोकन सुबह की रोशनी में हल्का चमक रहा था। उस पर साफ लिखा था, वोंग। उसकी आवाज अब भी शांत थी। कैप्टन एक्सायो, अगर आप मुझे पकड़ना चाहते हैं तो पहले इसके मालिक से पूछ लीजिए, क्या वो इजाजत देते हैं? जैसे ही कैप्टन एक्सायो की नजर उस टोकन पर पड़ी, उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, चेहरा पीला पड़ गया और शरीर जैसे जड़ हो गया। पीछे खड़ा वोंग सैन भी हिल गया। वोंग फैमिली का टोकन। कल तक वो सोच रहे थे कि वोंग किंग याओ का साथ बस एक इत्तेफाक था, लेकिन आज ये टोकन चुजेंग के हाथ में था। इसका मतलब साफ था, ये आदमी सिर्फ प्रोटेक्टेड नहीं बल्कि कनेक्टेड है। कैप्टन एक्सायो के होंठ कांपने लगे। उसके माथे पर पसीना आ गया। अभी कुछ पल पहले जो वो हुक्म दे रहा था, अब उसी के पैर लड़खड़ा रहे थे। चुजेंग ने हल्का सा टोकन आगे किया और कहा, तो कैप्टन एक्सायो, क्या अब भी आप मुझे पकड़ेंगे या इस टोकन को लेकर मिस वोंग किंग याओ से पूछेंगे कि मुझे और मेरी पत्नियों को ले जाया जाए? बस यही सुनना बाकी था। कैप्टन एक्सायो के पैर लगभग जवाब दे गए। वो घबराकर बोला, नहीं, ये सब गलतफहमी थी। यंग मास्टर चू, कृपया गुस्सा मत होइए। गलती हो गई, मेरी गलती। उसने तुरंत मुड़कर जिंग के पिता को जोर से लात मारी। हरामखोर, झूठा इल्जाम लगाता है। इसे पकड़ो, इसे यामेन ले जाओ। कुछ ही पल में पूरा खेल पलट गया। जो आदमी शिकायत लेकर आया था वही अब पकड़ा गया। उसकी चीखें गूंजने लगीं। कैप्टन एक्सायो सिर झुकाकर बनावटी मुस्कान के साथ चुजेंग से माफी मांगता रहा और अपने लोगों के साथ वहां से ऐसे भागा जैसे कुछ हुआ ही न हो। भीड़ सन्न थी। सबकी नजरें अब चुजेंग पर थी। हैरानी, डर और सम्मान के साथ वोंग शॉकई और लोहार ली ने भी राहत की सांस ली और चुपचाप उसे देखा। चुजेंग ने टोकन वापस रख लिया और मन ही मन वोंग किंग याओ का शुक्रिया किया। अगर ये उसके पास नहीं होता तो आज का अंजाम कुछ और ही होता। वो मुड़ा और अपनी तीनों पत्नियों को देखा, अभी भी हैरान लेकिन अब शांत। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सब ठीक है, चलो घर चलते हैं। तीनों ने एक साथ जवाब दिया, हाँ, घर। बैलगाड़ी फिर से चल पड़ी। टूटी झोपड़ी पीछे छूट गई, जहाँ उनकी मुश्किलें थी, लेकिन यादें भी। अब वो शहर की ओर जा रहे थे, अपने असली नए घर की तरफ, एक नई शुरुआत की ओर। लेकिन चुजेंग का हाथ अनजाने में उसकी जेब में रखे उस टोकन पर चला गया। उसकी नजर दूर शहर की दिशा में थी और उसके मन में एक चिंता उभर रही थी।
3 पत्नियां, जबकि कानून सिर्फ एक की इजाजत देता था। ऊपर से गुजियाओलिन और लिनेरो जैसी खूबसूरती जो उसके जैसे आदमी के लिए अलाउड नहीं थी। अगर इस समस्या को जल्दी हल नहीं किया तो वोंग जिंगहोंग फिर से चाल चलेगा और इस बार शायद वोंग किंग याओ भी उसे बचा न पाए। उसने धीरे से आंखें बंद की। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। असल खेल अब शुरू होने वाला था। गांव से थोड़ी दूर एक सुनसान मिट्टी की पहाड़ी पर पहुंचते ही कैप्टन एक्साइयो ने अधीर होकर हाथ हिलाया। ठीक है, इसे छोड़ दो। सिपाही ने जिंग के पिता की जंजीर खोल दी। वो आदमी दर्द से कराहते हुए हैरानी से कैप्टन एक्साइयो को देखने लगा। समझ ही नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ, लेकिन कैप्टन एक्साइयो ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजर दूर उस दिशा में थी जहाँ चुजिंग का परिवार जा चुका था। उसकी आंखों में हिसाब किताब चल रहा था। तभी वोंग आगे बढ़ा, झुककर बोला, बॉस, वो लड़का बहुत घमंडी है। एक टोकन के सहारे आपको ही नजरअंदाज कर गया। क्या हम उसे ऐसे ही जाने देंगे? जिंग का पिता भी दर्द सहते हुए बोला, हाँ, वो तो बस किस्मत से मिस वोंग के करीब आ गया। वो टोकन भी नकली हो सकता है। दोनों उसे भड़काने की कोशिश कर रहे थे। कैप्टन एक्साइयो ने धीरे से उनकी तरफ देखा और ठंडी हंसी हंसा। बस करो ये बकवास। मुझे मोहरा बनाना चाहते हो? तुम लोग उस लायक भी नहीं हो। दोनों के चेहरे उतर गए। फिर उसने शांत लेकिन साफ आवाज में कहा, मेरा चुजिंग से कोई झगड़ा नहीं। कल मैं वोंग जिंगहोंग के आदेश पर था और आज तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया। अब उसके पास मिस वोंग का टोकन है। मैं तुम्हारे लिए उससे दुश्मनी नहीं लूंगा। उनकी उम्मीदें यही खत्म हो गयीं। लेकिन तभी उसकी आवाज बदल गई, धीमी और खतरनाक। लेकिन चुजिंग और थर्ड यंग मास्टर वोंग के बीच असली दुश्मनी है और जहाँ सामने से कुछ नहीं होता वहाँ खेल पीछे से खेला जाता है। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। इंपीरियल मैरिज डिक्री साफ कहता है कि कौन किससे शादी कर सकता है। एक मामूली आदमी होकर दो इतनी खूबसूरत औरतें, ये तो सीधा कानून के खिलाफ है। वो थोड़ा झुका और धीरे से बोला, अगर इसी बात को हवा दी जाए, करप्शन और इलीगल मैरिज का मुद्दा बनाया जाए तो मामला बड़ा हो सकता है। तब मिस वोंग भी कुछ नहीं कर पाएगी। उसकी दोनों औरतें छीन ली जाएंगी और कोई कुछ नहीं कह पाएगा। जिंग का पिता और वोंग तुरंत खुश हो गए। हम तैयार हैं। कैप्टन एक्साइयो ने संतोष से सिर हिलाया और जाते जाते एक बार फिर चुजिंग की दिशा में देखा। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। अब देखते हैं। दूसरी तरफ बैलगाड़ी शहर में दाखिल हुई और एक छोटे से नए कोर्टयार्ड के सामने रुकी। दीवारें साफ, काला लकड़ी का दरवाजा, छोटा लेकिन अपना घर। तीनों पत्नियों की आंखें चमक उठीं। ये उनका नया घर था। चुजिंग ने दरवाजा खोला। धूप आंगन में फैल गई। नीले पत्थरों की जमीन चमक उठी। तीनों अंदर दौड़ पड़ी। हर कमरे को देखती, हंसती, प्लान बनाती। लिनेरो पीछे के खाली हिस्से को देखकर सोच रही थी कि वहाँ क्या उगाया जाए। लेलिंग शुआ हर चीज को ध्यान से सजा रही थी। गुजियाओलिन चुपचाप सब देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में संतोष था। चुजिंग दरवाजे पर खड़ा उन्हें देख रहा था। उसके अंदर एक अजीब सा सुकून आया। अब ये घर सच में मेरा है, लेकिन उसी के साथ एक जिम्मेदारी भी। इसे सुरक्षित रखना होगा। थोड़ी देर बाद सब सेट होने के बाद वो हॉल में बैठा और उसके माथे पर हल्की शिकन आ गई। घर मिल गया था, लेकिन उसकी पहचान अभी भी लो स्टेटस की थी। कानून के हिसाब से वो सिर्फ एक पत्नी रख सकता था, जबकि उसके पास 3 थीं। अगर वोंग जिंगहोंग ने इस बात को उठाया तो मुसीबत पक्की थी। सिर्फ वोंग किंग याओ पर भरोसा करना सही नहीं था। तभी उसकी तीनों पत्नियां उसके पास आकर खड़ी हो गईं। गुजियाओलिन ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? लिनेरो ने चिंता से कहा, कोई परेशानी है क्या? लेलिंग शुआ चुपचाप पानी लेकर आई और उसके पास रख दिया। उसकी आंखों में चिंता साफ थी। चुजिंग ने सब कुछ साफ साफ बता दिया। उसकी स्थिति, खतरा और आने वाली परेशानी। तीनों के चेहरे गंभीर हो गए। उन्हें पता था नीचे स्टेटस का दर्द क्या होता है। कुछ देर की खामोशी के बाद लेलिंग शुआ ने धीरे से सिर उठाया। पति, आप इतने काबिल हैं तो इंपीरियल एग्जाम क्यों नहीं देते? उसकी आवाज हल्की थी लेकिन साफ। अभी नवंबर आने वाला है, काउंटी एग्जाम होगा। अगर आप पास हो गए तो आपकी पहचान बदल जाएगी। फिर कोई हमें ऐसे परेशान नहीं कर पाएगा। उसके शब्दों के बाद कमरे का माहौल बदल गया। लिनेरो की आंखें चमक उठीं। हाँ, आप जरूर पास होंगे। गुजियाओलिन ने भी सिर हिलाया। अगर आपकी पहचान बढ़ी तो सब आसान हो जाएगा और मैं आपकी पढ़ाई में मदद कर सकती हूँ। तीनों की आंखों में उम्मीद थी, भरोसा था और एक सपना था, एक सुरक्षित भविष्य का। चुजिंग उन्हें देखता रह गया।
थोड़ा हैरान, लेकिन अंदर कहीं एक नई रोशनी जल चुकी थी। स्कॉलर, शायद यही उसका अगला रास्ता था। चुजिंग अपनी पत्नियों की बात सुनकर सच में चौंक गया था। गुजियाओलिन का पढ़ा लिखा होना तो उसे समझ आ गया था, लेकिन लिनरो और खासकर लेलिंग शुआ भी पढ़ना लिखना जानती हैं। ये उसके लिए सरप्राइजिंग था। फिर उसे याद आया फार्मेसी वाली उनकी नॉलेज और कुछ पुराने संकेत, तो ये बात अब समझ आने लगी। लेकिन सबसे ज्यादा जिसने उसे हैरान किया वो थी लेलिंग शुआ, वही शांत डरपोक लड़की। लेकिन सही समय पर उसका दिमाग इतना तेज निकला कि उसने सीधे इंपीरियल एग्जाम का रास्ता दिखा दिया। उसे एग्जाम का टाइमिंग तक पता था। इसका मतलब उसका पास्ट साधारण नहीं था। और तभी चुजिंग के दिमाग में जैसे बिजली सी कौन थी। इंपीरियल एग्जाम, सिस्टम, रिवॉर्ड, सब जुड़ गया। सिस्टम ने जो इंपीरियल एग्जाम गाइड दिया था वो बेकार नहीं था। ये उसी पल के लिए था। अगर वो एग्जाम पास कर लेता तो उसकी पहचान पूरी तरह बदल जाती। एक रोग से उठकर वो स्कॉलर क्लास में आ सकता था और तब 3 पत्नियां होना भी इलीगल नहीं लगता, बल्कि एक्सेप्टेबल हो जाता। सबसे जरूरी, ये समाज में ऊपर उठने का सबसे सही रास्ता था। चुजिंग का मन एकदम साफ हो गया। उसने लेलिंग शुआ का हाथ पकड़ लिया। तुम सही कह रही हो, मैंने पहले छोटा सोचा था, अब नहीं, ये एग्जाम मुझे देना ही होगा और जल्दी। लेलिंग शुआ का हाथ हल्का कांपा, उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने हाथ नहीं हटाया। उसकी आंखों में खुशी साफ थी, लेकिन एक्साइटमेंट के बाद रियल प्रॉब्लम सामने आई। एग्जाम देने के लिए रिकमेंडेशन चाहिए, गारंटी चाहिए। चुजिंग यहाँ नया था, किसी को नहीं जानता था। एक ही स्कॉलर जानता था, वांग शॉके, लेकिन वो खुद ज्यादा पावरफुल नहीं था। अगर उससे मदद लेता तो उसे भी खतरे में डाल देता। इसलिए जवाब साफ था, सिर्फ एक इंसान मदद कर सकती थी। चुजिंग ने अपनी पत्नियों की तरफ देखा। तुम लोग घर संभालो, मुझे बाहर जाना है। कहाँ? गुजियाओलिन ने पूछा। मिस वांग के पास, उसने सीधा जवाब दिया। तीनों समझ गईं, यही सही रास्ता था। गुजियाओलिन ने उसे कोट दिया। ठंड बढ़ रही है, ध्यान रखना। लिनरो और लेलिंग शुआ ने भी उसे उम्मीद भरी नजरों से देखा। चुजिंग ने मुस्कुराकर तीनों के सिर पर हाथ फेरा और कॉन्फिडेंस के साथ बाहर निकल गया। धूप उसके ऊपर पड़ रही थी और उसकी चाल में अब एक अलग ही दृढ़ता थी। जब वो फिर से नेचुरल रेसिडेंस पहुंचा तो शॉपकीपर यिम्बो ने तुरंत पहचान लिया और आदर से उसे ऊपर प्राइवेट रूम में ले गया। अंदर वांग किंग याओ अकाउंट्स देख रही थी। उसे देखते ही उसके चेहरे पर जेन्युइन स्माइल आई। यंग मास्टर चू, नया घर कैसा है? चुजिंग ने सीधे बात शुरू की। उसने वांग जिंगझोंग के खतरे, मैरिज लॉ की प्रॉब्लम और अपने इंपीरियल एग्जाम वाले प्लान के बारे में सब बता दिया। वांग किंग याओ पहले थोड़ी सीरियस हुई, लेकिन जैसे ही उसने एग्जाम की बात सुनी उसकी आंखों में चमक आ गई। ये तो बहुत अच्छा फैसला है, उसने हल्की एक्साइटमेंट के साथ कहा। मैं भी यही सोच रही थी। आपकी टैलेंट गांव में बर्बाद हो रही थी। एग्जाम पास करके ऑफिशियल पाथ पर जाना ही सही रास्ता है। उसका दिमाग तुरंत आगे बढ़ गया। अगर चुजिंग स्कॉलर बनता है तो वो सिर्फ बिजनेस पार्टनर नहीं रहेगा, बल्कि फ्यूचर में पॉलिटिकल सपोर्ट भी बन सकता है। इसकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए, उसने कॉन्फिडेंटली कहा। हायंग काउंटी स्कूल में कुछ सीट्स खाली हैं, मैं आपको वहाँ एनरोल करवा दूंगी। स्टूडेंट बनते ही आप ऑफिशियली एग्जाम दे सकते हैं। उसने आगे डिटेल्स भी बता दी। काउंटी एग्जाम मिड नवंबर में है और प्रोविंशियल एग्जाम जनवरी में चिंगयुन प्रीफेक्चर में होगा। आपको बस स्कूल जाकर फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी। चुजिंग ने सिर हिलाया। समझ गया, धन्यवाद मिस वांग। वांग किंग याओ मुस्कुराई। हम पार्टनर हैं, आपकी सक्सेस मेरी भी स्ट्रेंथ है। उसने हल्के से हिंट दिया, जब आपकी रेप्यूटेशन बढ़ेगी तो आज की सारी प्रॉब्लम्स खुद खत्म हो जाएंगी। चुजिंग सब समझ गया। उसने गंभीरता से कहा, मैं पूरी मेहनत करूंगा और आपको निराश नहीं करूंगा। काम खत्म हुआ। चुजिंग उठकर जाने लगा। वांग किंग याओ खुद उसे दरवाजे तक छोड़ने आई। उसकी आंखों में अब सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं थी, बल्कि उम्मीद और कैलकुलेशन दोनों थे। बाहर निकलते ही चुजिंग को हल्कापन महसूस हुआ। अब उसका रास्ता साफ था। घर, पार्टनर, प्लान, अब बस ताकत दिखाने की बारी थी। वो सीधे ब्लैकस्मिथ और कारपेंटर की दुकानों की तरफ मुड़ा, क्योंकि अगला कदम सिर्फ पढ़ाई नहीं, तैयारी भी थी। पैसा सच में चमत्कार कर सकता है और चुजिंग ने इसे आज साबित कर दिया। उसने बिना देर किए पूरा भुगतान किया
और दुकान के पीछे रखे अजीब दिखने वाले सारे सामान, तांबे के जार, पतली ट्यूबें, छन्नियाँ, कंडेंसेशन डिवाइसेस और खास लकड़ी के रैक सब अपने कब्जे में ले लिए। उसने हर चीज को ध्यान से चेक किया। कारीगरी थोड़ी रफ थी, लेकिन काम चलाने के लिए बिल्कुल सही। खुश होकर उसने पैसे दिए और ऊपर से टिप भी दे दी। फिर उसने एक गाड़ी किराए पर ली और ये सारा सामान अपने नए घर शहर के उस छोटे कोर्टयार्ड में ले आया। जैसे ही गाड़ी दरवाजे पर रुकी, उसकी तीनों पत्नियां जिज्ञासा से पास आ गईं। लिनेरो ने चमकती तांबे की चीजों को देखकर पूछा, पति, ये सब क्या है? चु जिंग हल्का मुस्कुराया, ये चीजें बनाने के टूल्स है। उसने सामान को एक खाली कमरे में रखवाया। वही उसका नया लैब बनने वाला था। गुजियाओलिन ने एक खास जार उठाया जिसमें स्पाइरल लिड और पतली ट्यूब थी। उसने ध्यान से देखा और उसकी आंखों में हल्का सा आश्चर्य चमका। उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। लेलिंग शुआ भी पास खड़ी थी। वो इन अजीब उपकरणों को देख तो रही थी, लेकिन छूने से डर रही थी। शाम तक सब शांत हो गया। सूरज की सुनहरी रोशनी आंगन में फैल रही थी। चु जिंग खड़ा अपने घर और अपनी पत्नियों को देख रहा था। कोई क्यूरियस, कोई शांत, कोई खुश, और उसके अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस भर गया। अब रास्ता साफ है। इंपीरियल एग्जाम, बिजनेस, फैमिली और दुश्मनों से लड़ाई, सब कुछ एक साथ था। उसने गहरी सांस ली। कल मैं काउंटी स्कूल जाऊंगा। असली काम अब शुरू होगा। लेकिन उससे पहले उसे अपना वादा निभाना था। वो तुरंत बाहर गया और इस बार अकेला नहीं लौटा। उसके पीछे 3 भरी हुई गाड़ियां थी, सामान से लदी हुई। जैसे ही सब कोर्टयार्ड में उतरा, जगह ही कम पड़ गई। लिनेरो हैरान रह गई। पति, ये सब कितना महंगा पड़ा? चु जिंग ने हल्के से कहा, ज्यादा नहीं, बस 800 टेल्स के आसपास। 800? दोनों छोटी पत्नियां एक साथ चौंक गईं। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। ये तो लगभग पूरा पैसा था। लेकिन गुजियाओलिन शांत रही। उसकी आंखों में डर नहीं, उम्मीद थी। अब असली काम शुरू हुआ, सारा सामान कैटेगराइज करना। चु जिंग ने लिनेरो और लेलिंग शुआ को बुलाया। तुम दोनों हिसाब लिखो। शुरू में दोनों थोड़ा घबरा गईं। ब्रश पकड़कर लिख रही थी। 120 जिनपेग फैट, 8 आउंस जस्मीन, 30 जार्स लिकर। उनकी लिखावट साफ थी, लेकिन गिनती में कंफ्यूजन हो रहा था। चु जिंग मुस्कुराया, रुको, मैं तुम्हें आसान तरीका सिखाता हूँ। उसने जली हुई लकड़ी से पत्थर पर लिखा, 0, 1, 2, 3, 9। ये नंबर्स हैं, अरेबिक न्यूमरल्स। इनसे गिनती आसान हो जाती है। दोनों हैरान रह गई। ये कौन सी लिपि है? चु जिंग ने पेशेंटली समझाया। सिर्फ 15 मिनट में दोनों ने सारे नंबर्स सीख लिए और सिंपल कैलकुलेशन भी करने लगी। फिर उसने नया लेजर फॉर्मेट सिखाया, डेट, आइटम, इन, आउट, बैलेंस। अब सब साफ दिखने लगा। लिनेरो ने खुद लिखकर देखा। उसकी आंखें चमक उठीं, जैसे उसने नई दुनिया देख ली हो। लेलिंग शुआ तो और भी तेज निकली। कुछ ही देर में उसने पूरा हिसाब व्यवस्थित कर दिया। पति, अब तो सब साफ दिखता है, उसने खुशी से कहा। पास खड़ी गुजियाओलिन ये सब चुपचाप देख रही थी। उसने बहुत कुछ सीखा था, लेकिन इतना सिंपल और पावरफुल तरीका उसने पहले कभी नहीं देखा। उसकी नजर चु जिंग पर टिक गई। अब उसमें सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि गहरी क्यूरियोसिटी भी थी। चु जिंग ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा। अब से तुम दोनों हमारे घर की अकाउंटेंट्स हो। दोनों के चेहरे खिल उठे। पहली बार उन्हें लगा वो सच में जरूरी है। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। क्या यंग मास्टर चु घर पर हैं? आवाज पहचान में आई, वोंकिंग याओ। दरवाजा खुला। वो अंदर आई, हल्के नीले कपड़ों में, शालीन और खूबसूरत। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। अंदर का नजारा देखकर वो थोड़ी रुक गई। चारों लोग पत्थर की मेज के पास खड़े थे और चु जिंग कुछ अजीब सिंबल्स समझा रहा था। ये क्या है? उसने क्यूरियस होकर पूछा। चु जिंग खड़ा हुआ, मुस्कुराया। मिस वोंग, आइए। ये एक नया तरीका है अकाउंट्स रखने का। अब सिर्फ व्यापार नहीं, ज्ञान का खेल भी शुरू हो चुका था। वोंकिंग याओ की नजर जैसे ही पत्थर की मेज पर गई, वो हल्का सा ठहर गई। उन अजीब से सिंबल्स और साफ सुथरे चार्ट्स को देखते ही उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसकी समझ तेज थी। बस एक नजर में उसने इस मेथड की ताकत पहचान ली। सिंपल, क्लियर, फास्ट और ऑलमोस्ट बिना गलती के। उसने उंगली से उन नंबर्स की तरफ इशारा किया। ये क्या है? उसकी आवाज में हल्की सी बेचैनी थी। चु जिंग ने कैजुअली जवाब दिया, इन्हें अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं। बाहर से आए हैं, लिखने में तेज और कैलकुलेशन में आसान। फिर उसने तुरंत एग्जाम्पल देकर जोड़ घटाना दिखाया। वोंकिंग याओ ध्यान से देखती रही और हर स्टेप के साथ उसका काम चेहरा बदलता गया। जो एक्सप्रेशन हमेशा कंट्रोल में रहता था, वो अब शॉक और डिसबिलीफ में बदल चुका था। वो खुद कई बिजनेस संभालती थी। उसे पता था कि अकाउंट्स कितना मुश्किल होता है। हर महीने ऑडिट
यूनिट में कितनी मेहनत लगती है और फिर भी गलती हो जाती है, लेकिन ये मेथड जैसे केओस को सीधा काट रहा था। उसने धीरे से सिर उठाया और अब उसकी नजर चुजिंग पर थी, लेकिन इस बार अलग। पहले वो उसे टैलेंटेड मानती थी, अब वो उसे एक खजाना देख रही थी। ये आदमी आखिर है कौन? पास खड़ी चिंग भी अब ध्यान से देखने लगी थी। पहले उसे ये सब बेकार लगा था, लेकिन अब उसकी आंखें फैल गईं। वो चुजिंग को ऐसे देख रही थी जैसे कुछ असंभव देख लिया हो। वोंग किंग याओ ने गहरी सांस ली, खुद को काम करने की कोशिश करते हुए। यंग मास्टर चू, क्या आप ये मेथड डिटेल में सिखा सकते हैं? मैं इसके लिए बड़ी कीमत देने को तैयार हूँ। चुजिंग हल्का मुस्कुराया। उसने अपनी तीनों पत्नियों की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक्साइटमेंट और एडमिरेशन साफ थी। फिर उसने वोंग किंग याओ की तरफ देखा। मिस वोंग, इसकी जरूरत नहीं, ये कोई सीक्रेट नहीं है। अगर आप सीखना चाहती हैं, तो हम आराम से बात कर सकते हैं। फिर उसने पूछा, वैसे आप आई किस लिए थीं? तभी वोंग किंग याओ को याद आया। उसने इनविटेशन कार्ड मेज पर रखा, लेकिन अब उसका ध्यान उस पर नहीं था। ये काउंटी स्कूल का ऑफिशियल इनविटेशन है, उसने कहा, लेकिन उसकी नजर अब भी उन नंबर्स पर थी। लेकिन आज जो आपने दिखाया, उसके सामने ये छोटी चीज लग रही है। उसकी आंखों में अब साफ क्यूरियोसिटी थी। क्या आप मुझे इन नंबर्स का पूरा राज बता सकते हैं? चुजिंग ने सिर हिलाया। अब उसे समझ आ गया था, ये नॉलेज उसकी सबसे बड़ी ताकत है और सामने खड़ी ये औरत उसकी सबसे बड़ी पार्टनर। उसी आंगन में धूप के बीच एक छोटी सी क्लास शुरू हुई। चुजिंग ने चारकोल उठाया और लिखना शुरू किया। ये प्लस है, ये माइनस, ये मल्टीप्लाई और ये डिवाइड। फिर उसने वर्टिकल कैलकुलेशन दिखाया, स्टेप बाय स्टेप, सिंपल, साफ और बिना किसी काउंटिंग रॉड के। तीनों पत्नियां और चिंगा सबकी आंखें बड़ी होती जा रही थीं। लिनरो हैरान होकर बोली, पति, ये तो बहुत तेज है, काउंटिंग स्टिक्स की जरूरत ही नहीं। लेलिंग शुआ ने खुद लिखकर ट्राई किया, 123 प्लस 456। कुछ ही सेकंड में 579। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखों में चमक थी। इतना आसान और साफ। गुजियाओलिन चुप थी, लेकिन उसका दिमाग तेज चल रहा था। वो अंदर ही अंदर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर रही थी और जितना सोचती उतना ही शॉक्ड हो रही थी। ये मेथड सीधे कोर पर जाता है। उसने चू जिंग की तरफ देखा। उसकी आंखों में सॉफ्टनेस थी, लेकिन साथ में गहरी क्यूरियोसिटी भी। तुमने ये सब सीखा कहाँ से? वोंग जियान याओ खुद को रोक नहीं पाई। उसने चाकोल उठाया और खुद कैलकुलेशन की। जब आंसर सही आया, उसकी आंखें चमक उठी। ये जादू जैसा है। उसकी आवाज एक्साइटमेंट से कांप रही थी। अगर इसे मेरे बिजनेस में यूज किया जाए तो काम 10 गुना तेज और क्लैरिटी 100 गुना बेहतर हो जाएगी। चू जिंग थोड़ा एम्बैरेस्ड सा मुस्कुराया, लेकिन अंदर वो जानता था, ये तो बस शुरुआत है। अगर ये लोग अलजेब्रा और कैलकुलस देखेंगे तो दुनिया ही बदल जाएगी। छोटी छोटी तरकीबें थीं, बस कुछ खास नहीं। जैसे ही पैटर्न समझ आ जाए, कोई भी इसे सीख सकता है। चू जिंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे ये तो बस छोटे छोटे ट्रिक्स है। एक बार समझ आ गया ना, तो तुम भी एक्सपर्ट बन जाओगे। वोंग किंग याओ उसे देखती रह गई। उसकी आंखों में सच्ची प्रशंसा झलक रही थी। यंग मास्टर, आप बहुत ही विनम्र है। ये छोटी तरकीबें नहीं है, ये तो ऐसी कला है जिससे बड़े बड़े हिसाब रखने वाले लोग भी शर्मिंदा हो जाए। फिर हल्का सा हंसकर बोली, सच बताऊं, आपकी गन्ना की कला तो कमाल की है। गन्ना की बात चलते चलते अचानक चू जिंग को कुछ याद आया। उसने थोड़ा कैजुअल अंदाज में पूछा, मिस वोंग, मानसिक गन्ना के अलावा क्या आप लोग अबेकस इस्तेमाल करते हैं? वोंग किंग याओ ने बौनें चढ़ाई। अबेकस? वो क्या होता है? खाने की चीज है या खेलने की? चू जिंग हंस पड़ा। नहीं, ये कोई स्नैक नहीं है। ये एक उपकरण होता है जिसमें मोतियों जैसी गिनतियाँ होती है, जिन्हें सरकाकर हिसाब किया जाता है। वोंग किंग याओ ने कुछ पल सोचा, फिर सिर हिलाया। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं सुना। हम तो गिनती की छड़ियों और दिमाग से ही काम चलाते हैं। लेकिन सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है। कहीं ये कोई विदेशी जादुई मशीन तो नहीं? चू जिंग थोड़ा हैरान हुआ। मतलब इस दौर में अबेकस अभी तक आया ही नहीं। उसके चेहरे पर हल्की खुशी झलक गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, कुछ खास नहीं, बस एक छोटा सा टूल है। जब बना लूंगा तब आपको दिखाऊंगा। हो सकता है ये आपकी मदद के बदले मेरा छोटा सा धन्यवाद हो। वोंग किंग याओ
की जिज्ञासा और बढ़ गई, लेकिन उसने ज्यादा पूछताछ नहीं की, बस मुस्कुराकर बोली, ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। तभी उसकी नजर आंगन में रखे बड़े बड़े तांबे और लकड़ी के हाथों पर पड़ी। यंग मास्टर, ये सब क्या है? आपने खरीदा है? चू जिंग ने हल्की रहस्यमयी हंसी के साथ कहा, ये सब आपके लिए एक नया रास्ता खोलने के लिए है, अभी इसे सीक्रेट ही रहने देते हैं। वोंगकिंग्या ने अंदाजा लगाया कि उसने काफी पैसा खर्च कर दिया होगा। उसने अपनी नौकरानी को इशारा किया। नौकरानी ने तुरंत चांदी के नोट निकालकर आगे बढ़ा दिए। यंग मास्टर, वोंगकिंग्या ने पूरी ईमानदारी से कहा, ये सामान महंगा रहा होगा, ये 1000 टेल्स रख लीजिए, अगर कम पड़े तो मुझसे कहिएगा। हमने साथ काम करने का फैसला किया है, इसलिए मुझे आप पर पूरा भरोसा है। चू जिंग कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। इतना भरोसा? अगर मैं भाग गया तो? उसने मजाक में कहा। वोंगकिंग्या मुस्कुराई, तो फिर मैं आपको ढूंढकर वापस ले आऊंगी। दोनों हल्का सा हंस पड़े, लेकिन उसके शब्दों में सच्चा विश्वास था। चू जिंग ने गंभीर होकर पैसे ले लिए। आपका भरोसा मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। फिर थोड़ा मुस्कुराकर बोला, कल अगर आप फ्री हो तो फिर आइए, शायद आपके लिए एक सरप्राइज हो। वोंगकिंग्या की आंखें चमक उठीं। ओह सरप्राइज, मैं तो रो आऊंगी। वो उत्साह और जिज्ञासा से भरी हुई अपनी नौकरानी के साथ वहाँ से चली गई। चू जिंग आंगन में खड़ा चांदी के नोट को हल्के से हवा में हिलाते हुए बोला, लगता है आज तो फंडिंग भी मिल गई, अब तो अमीर बनने का प्रोजेक्ट शुरू। उसने तुरंत बरी की दुकान जाकर अबेकस का डिजाइन बनवाया और 5 अबेकस बनाने का ऑर्डर दे दिया। शाम तक सब घर पहुंच जाना था। वापस आकर उसने अपनी तीनों पत्नियों को बुलाया, चलो टीम, काम शुरू करते हैं, आज से हमारा वर्कशॉप चालू। एक पत्नी ने एवरानी से पूछा, वर्कशॉप? ये खाने की चीज है क्या? चू जिंग हंस पड़ा, नहीं, ये पैसे बनाने की फैक्ट्री है। सब हंस पड़े और काम में लग गए। कोई तांबे के हिस्से साफ करने लगी, कोई फूलों को सजाने लगी, तो कोई हिसाब किताब लिखने लगी। चू जिंग ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, आज से हमारा बड़ा प्लान शुरू। और इस तरह उस छोटे से आंगन में एक बड़े सपने की नींव रखी गई। भाप आसवन की प्रक्रिया जारी थी और धीरे धीरे खुशबूदार तरल इकट्ठा होने लगा। यह काम धैर्य और आग के सही नियंत्रण पर निर्भर था। गोलान चूल्हे के पास डटी रही। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी, लेकिन उसने उन्हें पोंछने की परवाह भी नहीं की। लिंगुरो और ली लिंगशुआ चुपचाप उसकी मदद कर रही थी। कोई औजार पकड़ाता, कोई ठंडा पानी बदलता। तीनों का तालमेल अब इतना बढ़िया हो गया था कि बिना बोले ही सब समझ जा रही थी। थोड़ी देर बाद जब पहली छोटी शीशी में पारदर्शी चमेली की हल्की खुशबू वाला तरल जमा हुआ, पूरा वर्कशॉप एक ताजगी भरी सुगंध से भर गया। लिंगुरो ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। वाह, ये खुशबू तो जैसे हवा में तैर रही है। गुइयान ने भी प्रशंसा से कहा, ये तो साधारण फूलों की खुशबू से कहीं ज्यादा शुद्ध और कीमती लग रही है। ली लिंगशुआ ने धीरे से शीशी सूंघी और मुस्कुराई, बहुत अच्छा है। चू जिंग ने संतोष से सिर हिलाया, लेकिन शांत स्वर में बोला, अभी ये सिर्फ शुरुआती एक्सट्रैक्ट है, असली परफ्यूम बनने के लिए इसे और प्रोसेस करना होगा। इसके बाद उसने हाथ यटकते हुए कहा, चलो अब दूसरा काम, साबुन बनाते हैं। लिंगुरो ने तुरंत मजाक किया, ये खाने वाला है या लगाने वाला? चू जिंग हंस पड़ा, खाया तो झाग ही झाग निकलेंगे। सब हंस पड़े और काम शुरू हो गया। चू जिंग ने खुद पिघली हुई चर्बी और क्षार वाले पानी को मिलाकर बड़े लकड़ी के चम्मच से जोर जोर से चलाना शुरू किया। यह काम काफी मेहनत वाला था। उसकी तीनों पत्नियां बारी बारी से उसका पसीना पोंछती और पानी देती। लिंगुरो ने थोड़ा चिंतित होकर पूछा, इतनी देर तक चलाना पड़ेगा क्या? चू जिंग हाफते हुए बोला, जब तक ये गारा पेस्ट जैसा न हो जाए तब तक। और हाँ, बाद में पैसे आ गए तो किसी को हायर कर लेंगे, मैं रोज जिम नहीं कर सकता। धीरे धीरे मिश्रण बदलने लगा और साबुन बनने लगा। चू जिंग ने उसे लकड़ी के साँचों में डाल दिया और कुछ में चमेली का पाउडर और पहले निकाली हुई खुशबू मिलाकर खुशबूदार साबुन बनाने की कोशिश की। ठीक है, अब इन्हें ठंडी जगह रख दो, जम जाएंगे तो तैयार, उसने अपने थके हुए हाथ मलते हुए कहा। तीनों पत्नियां उन साँचों और छोटी शीशी को देखती रह गईं, जैसे कोई जादू उनकी आंखों के सामने हुआ हो।
लिंगुरो खुद को रोक नहीं पाई और चूजिंग का हाथ पकड़ लिया। पतिदेव, आप तो कमाल हो। ली लिंगशुआ ने भी जोर से सिर हिलाया, उसकी चमकती आंखें सब कह रही थी। गुइयान ने तैयार चीजों को ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, मुझे पूरा विश्वास है ये चीजें पूरे हान और चिंगीवान प्रांत में तहलका मचा देंगी। चूजिंग को थोड़ा गर्व हुआ, लेकिन ज्यादा संतोष था। उसने चारों ओर देखा, थोड़ा बिखरा हुआ लेकिन जोश से भरा वर्कशॉप और अपनी तीनों पत्नियों के थके लेकिन उत्साहित चेहरे। उसने दृढ़ आवाज में कहा, ये तो बस शुरुआत है। कल जब मिस वोंग आएंगी तो उन्हें बड़ा सरप्राइज मिलेगा। अब हमारा परिवार सिर्फ गुजारा नहीं करेगा, हम अच्छी जिंदगी जिएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे गहने पहनेंगे और कोई हमें परेशान भी नहीं करेगा। रात गहराती गई। छोटा सा आंगन रोशनी से जगमगा रहा था। चूल्हा बुझ चुका था, औजार अपनी जगह पर रख दिए गए थे और आधे बने साबुन व परफ्यूम चुपचाप तैयार होने का इंतजार कर रहे थे। चू जिंग और उसकी तीनों पत्नियों ने साधारण खाना खाया। वे सब थके हुए थे, लेकिन दिल में उम्मीद और उत्साह भरा था। यह रात उनकी मेहनत, उम्मीद और नए सपनों की थी। उधर होंग काउंटी में वोंग शिंगजोंग के आलीशान लेकिन उदास अध्ययन कक्ष में माहौल बिल्कुल अलग था। कैप्टन श्याओ झुककर बड़ा चढ़ाकर अपनी बेइज्जती की कहानी सुना रहा था। यंग मास्टर, आपने देखा नहीं, वो चू जिंगयान एक मामूली आदमी, लेकिन उस टोकन के दम पर ऐसे अकर रहा था जैसे पूरी दुनिया उसी की हो। वोंग शिंगजोंग का चेहरा सख्त हो गया। उसकी उंगलियां मेज पर धीरे धीरे थपथपाने लगी। और उसकी तीन पत्नियां? उसने ठंडे स्वर में पूछा। श्याओ ने चालाक मुस्कान के साथ कहा, दो तो ऐसी है कि जैसे स्वर्ग से परी उतर आई हो। एक इतनी खूबसूरत कि मैंने जिंदगी में नहीं देखी, और दूसरी की आंखें एक नीली एक सुनहरी, बस देखते रह जाओ। यह सुनते ही वोंग शिंगजोंग की आंखों में जलन और लालच की चमक आ गई। उसके मन में गुस्सा, ईर्ष्या और लालसा एक साथ भड़क उठी। एक मामूली आदमी और इतनी सुंदर स्त्रियां, उसने दांत भींचते हुए कहा, और ऊपर से उसने मेरे प्लान भी खराब कर दिए। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई। चू जिंग, तुमने हद पार कर दी। कमरे का माहौल और भी भारी हो गया, जैसे कोई खतरनाक तूफान बस आने ही वाला हो। कैप्टन श्याओ का हौसला बढ़ गया। उसे लगा जैसे अब चमकने का सही मौका मिल गया हो। वह तुरंत झुककर बोला, यंग मास्टर, आप निश्चिंत रहें। मेरी जानकारी के अनुसार वो चू जिंग बस एक मामूली आवारा है। नियमों के हिसाब से वह मुश्किल से एक ही पत्नी रख सकता है, वो भी शायद निचले दर्जे की। लेकिन उसके पास तीन औरतें हैं और उनमें से दो तो बेहद खास है। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है, या तो धोखा है या कोई नियम तोड़ रहा है। वोंग शिंगजोंग के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। बहुत अच्छा, गलत जोड़ी, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार, ये सब तो बेहतरीन हथियार है। वह उठकर कमरे में टहलने लगा। उसकी आंखों में चालाकी चमक रही थी। वोंगकिंग्या उसे बचाना चाहती है। एलना, उसके पास टोकन भी है। ठीक है, मैं देखता हूँ वो उसे कितनी देर बचा पाती है। उसने दराज से एक चांदी की गोटी निकाली और कैप्टन श्याओ की तरफ फेंक दी। अच्छा काम किया है तुमने, ये तुम्हारा इनाम। श्याओ ने तुरंत पकड़ लिया, लगभग 10 तेल। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। धन्यवाद यंग मास्टर, मैं पूरी वफादारी से आपकी सेवा करूंगा। हूँ। वोंग शिंगजोंग ने संतोष से सिर हिलाया। अब जाओ और खबर का इंतजार करो। अगर ये काम सफल हुआ तो तुम्हारा भविष्य चमका दूंगा, फिर तुम्हें रोज सड़कों पर गश्त नहीं करनी पड़ेगी। कैप्टन श्याओ खुशी से झुकता हुआ बाहर चला गया, मन ही मन सोचते हुए, वोंग परिवार से जुड़ना ही काफी है। अब तो जिंदगी से। कमरे में अब सिर्फ वोंग शिंगजोंग बचा था। वह खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। नजरें दूर कहीं चू जिंग के घर की दिशा में टिक गईं। उसकी आंखों में लालच और क्रूरता साफ झलक रही थी। चू जिंग, क्या तुम सोचते हो कि वोंगकिंग्या का टोकन तुम्हें बचा लेगा? उसने धीरे से फुसफुसाया। मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली ताकत और नियम क्या होते हैं। वह वापस मेज पर आया, कागज फैलाया और एक पत्र लिखना शुरू किया। साथ ही अपने भरोसेमंद नौकर को आदेश दिया, एक अच्छा लेकिन ज्यादा दिखावटी नहीं, ऐसा कीमती तोहफा तैयार करो। 2 होशियार लोगों को आज रात ही चिंगीवान प्रांत भेजो। ये पत्र मैनेजर चुन को देना। वो विवाह रजिस्ट्रेशन और जांच का प्रभारी है। उसे बताना कि हे ही गांव में गलत विवाह और धोखाधड़ी का मामला है।
हेलो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिससे आपने मेरी फर्स्ट पार्ट को सपोर्ट किया था हाइप ऑप्शन को यूज करके, वैसे ही इस पर 300 हाइप कंप्लीट कर दो। हेल्प करना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं, स्टोरी को एंजॉय करना। अच्छा है, चू जिंग ने संतोष से सिर हिलाया, लेकिन शांत स्वर में बोला, अभी ये सिर्फ शुरुआती एक्सट्रैक्ट है। असली परफ्यूम बनने के लिए इसे और प्रोसेस करना होगा। इसके बाद उसने हाथ यटकते हुए कहा, चलो अब दूसरा काम, साबुन बनाते हैं। लिंगुरो ने तुरंत मजाक किया, ये खाने वाला है या लगाने वाला? चू जिंग हंस पड़ा, खाया तो झाग ही झाग निकलेंगे। सब हंस पड़े और काम शुरू हो गया। चू जिंग ने खुद पिघली हुई चर्बी और क्षार वाले पानी को मिलाकर बड़े लकड़ी के चम्मच से जोर जोर से चलाना शुरू किया। यह काम काफी मेहनत वाला था। उसकी तीनों पत्नियां बारी बारी से उसका पसीना पोंछती और पानी देती। लिंगुरो ने थोड़ा चिंतित होकर पूछा, इतनी देर तक चलाना पड़ेगा क्या? चू जिंग हाफते हुए बोला, जब तक ये गाढ़ा पेस्ट जैसा न हो जाए तब तक। और हाँ, बाद में पैसे आ गए तो किसी को हायर कर लेंगे। मैं रोज जिम नहीं कर सकता। धीरे धीरे मिश्रण बदलने लगा और साबुन बनने लगा। चू जिंग ने उसे लकड़ी के साँचों में डाल दिया और कुछ में चमेली का पाउडर और पहले निकाली हुई खुशबू मिलाकर खुशबूदार साबुन बनाने की कोशिश की। ठीक है, अब इन्हें ठंडी जगह रख दो, जम जाएंगे तो तैयार, उसने अपने थके हुए हाथ मलते हुए कहा। तीनों पत्नियां उन साँचों और छोटी शीशी को देखती रह गई, जैसे कोई जादू उनकी आंखों के सामने हुआ हो। लिंगुरो खुद को रोक नहीं पाई और चू जिंग का हाथ पकड़ लिया। पतिदेव, आप तो कमाल हो। ली लिंगशुआ ने भी जोर से सिर हिलाया, उसकी चमकती आंखें सब कह रही थी। गुइयान ने तैयार चीजों को ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, मुझे पूरा विश्वास है ये चीजें पूरे हान और चिंगीवान प्रांत में तहलका मचा देंगी। चू जिंग को थोड़ा गर्व हुआ, लेकिन ज्यादा संतोष था। उसने चारों ओर देखा, थोड़ा बिखरा हुआ लेकिन जोश से भरा वर्कशॉप और अपनी तीनों पत्नियों के थके लेकिन उत्साहित चेहरे। उसने दृढ़ आवाज में कहा, ये तो बस शुरुआत है। कल जब मिस वोंग आएंगी तो उन्हें बड़ा सरप्राइज मिलेगा। अब हमारा परिवार सिर्फ गुजारा नहीं करेगा, हम अच्छी जिंदगी जिएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे गहने पहनेंगे और कोई हमें परेशान भी नहीं करेगा। रात गहराती गई। छोटा सा आंगन रोशनी से जगमगा रहा था। चूल्हा बुझ चुका था, औजार अपनी जगह पर रख दिए गए थे और आधे बने साबुन व परफ्यूम चुपचाप तैयार होने का इंतजार कर रहे थे। चू जिंग और उसकी तीनों पत्नियों ने साधारण खाना खाया। वे सब थके हुए थे, लेकिन दिल में उम्मीद और उत्साह भरा था। यह रात उनकी मेहनत, उम्मीद और नए सपनों की थी। उधर होंग काउंटी में वोंग शिंगजोंग के आलीशान लेकिन उदास अध्ययन कक्ष में माहौल बिल्कुल अलग था। कैप्टन श्याओ झुककर बड़ा चढ़ाकर अपनी बेइज्जती की कहानी सुना रहा था। यंग मास्टर, आपने देखा नहीं, वो चू जिंगयान, एक मामूली आदमी, लेकिन उस टोकन के दम पर ऐसे अकर रहा था जैसे पूरी दुनिया उसी की हो। वोंग शिंगजोंग का चेहरा सख्त हो गया, उसकी उंगलियां मेज पर धीरे धीरे थपथपाने लगी। और उसकी तीन पत्नियां? उसने ठंडे स्वर में पूछा। श्याओ ने चालाक मुस्कान के साथ कहा, दो तो ऐसी है कि जैसे स्वर्ग से परी उतर आई हो। एक इतनी खूबसूरत कि मैंने जिंदगी में नहीं देखी, और दूसरी की आंखें, एक नीली, एक सुनहरी, बस देखते रह जाओ। यह सुनते ही वोंग शिंगजोंग की आंखों में जलन और लालच की चमक आ गई। उसके मन में गुस्सा, ईर्ष्या और लालसा एक साथ भड़क उठी। एक मामूली आदमी और इतनी सुंदर स्त्रियां, उसने दांत भींचते हुए कहा, और ऊपर से उसने मेरे प्लान भी खराब कर दिए। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई। चू जिंग, तुमने हद पार कर दी। कमरे का माहौल और भी भारी हो गया, जैसे कोई खतरनाक तूफान बस आने ही वाला हो। कैप्टन श्याओ का हौसला बढ़ गया। उसे लगा जैसे अब चमकने का सही मौका मिल गया हो। वह तुरंत झुककर बोला, यंग मास्टर, आप निश्चिंत रहें। मेरी जानकारी के अनुसार वो चू जिंग बस एक मामूली आवारा है। नियमों के हिसाब से वह मुश्किल से एक ही पत्नी रख सकता है।
वो भी शायद निचले दर्जे की। लेकिन उसके पास 3 औरतें हैं और उनमें से 2 तो बेहद खास है। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है, या तो धोखा है या कोई नियम तोड़ रहा है। वोंग शिंगजोंग के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। बहुत अच्छा। गलत जोड़ी, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार, ये सब तो बेहतरीन हथियार है। वह उठकर कमरे में टहलने लगा। उसकी आंखों में चालाकी चमक रही थी। वोंगकिंग्या उसे बचाना चाहती है, एलना। उसके पास टोकन भी है। ठीक है, मैं देखता हूँ वो उसे कितनी देर बचा पाती है। उसने दराज से एक चांदी की गोटी निकाली और कैप्टन श्याओ की तरफ फेंक दी। अच्छा काम किया है तुमने, ये तुम्हारा इनाम। श्याओ ने तुरंत पकड़ लिया, लगभग 10 टेल्स। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। धन्यवाद यंग मास्टर, मैं पूरी वफादारी से आपकी सेवा करूंगा। हूँ। वोंग शिंगजोंग ने संतोष से सिर हिलाया। अब जाओ और खबर का इंतजार करो। अगर ये काम सफल हुआ तो तुम्हारा भविष्य चमका दूंगा। फिर तुम्हें रोज सड़कों पर गश्त नहीं करनी पड़ेगी। कैप्टन श्याओ खुशी से झुकता हुआ बाहर चला गया, मन ही मन सोचते हुए, वोंग परिवार से जुड़ना ही काफी है। अब तो जिंदगी सेट। कमरे में अब सिर्फ वोंग शिंगजोंग बचा था। वह खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। नजरें दूर कहीं चू जिंग के घर की दिशा में टिक गईं। उसकी आंखों में लालच और क्रूरता साफ झलक रही थी। चू जिंग, क्या तुम सोचते हो कि वोंगकिंग्या का टोकन तुम्हें बचा लेगा? उसने धीरे से फुसफुसाया। मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली ताकत और नियम क्या होते हैं। वह वापस मेज पर आया, कागज फैलाया और एक पत्र लिखना शुरू किया। साथ ही अपने भरोसेमंद नौकर को आदेश दिया, एक अच्छा लेकिन ज्यादा दिखावटी नहीं, ऐसा कीमती तोहफा तैयार करो। 2 होशियार लोगों को आज रात ही चिंगयुआन प्रांत भेजो। ये पत्र मैनेजर चुन को देना। वो विवाह रजिस्ट्रेशन और जांच का प्रभारी है। उसे बताना कि ही गांव में गलत विवाह और धोखाधड़ी का मामला है, जिसका असर बहुत खराब है। उससे कहना कि वो खुद आकर जांच करे और न्याय लागू करे। काम हो जाने पर उसे अच्छा इनाम मिलेगा। फिर थोड़ी देर सोचकर उसने और भी जहरीली चाल चली। और हाँ, कुछ अफवाहें भी फैलाओ। कहो कि मिस वोंग का भी इस मामले से कुछ संबंध हो सकता है। शायद वो अपने लोगों के कारण भ्रमित हो गई हो। नौकर आदेश लेकर चला गया। वोंग शिंगजोंग ने कलम रखी, स्याही सूखने दी और उसके चेहरे पर जीत की ठंडी मुस्कान उभर आई। जैसे ही वो अधिकारी आएगा, चू जिंग पर नियम तोड़ने का आरोप लगेगा और अगर वोंगकिंग्या उसे बचाने की कोशिश करेगी तो वो कानून में दखल माने जाएगा। उसने मन ही मन सोचा, परिवार के बड़े तो पहले ही उससे खुश नहीं है। ये मौका मिलते ही उसे नीचे गिरा देंगे। उसकी आंखों में और भी लालच भर गया और फिर उसकी वो 2 खूबसूरत पत्नियां कानून के तहत वापस ले ली जाएंगी और मैं थोड़ा पैसा देकर उन्हें अपने पास ले आऊंगा। कितना आसान है। उसने चाय का कप उठाया, एक घूंट लिया और मुस्कुराया, जैसे जीत का स्वाद पहले ही महसूस कर रहा हो। चू जिंग, अब तुम्हारे अच्छे दिन खत्म। धीरे धीरे उसकी साजिश अंधेरे में फैलती बेल की तरह आगे बढ़ने लगी, सीधे उस छोटे से आंगन की तरफ जहां उम्मीद अभी भी जिंदा थी। उधर चू जिंग का छोटा सा आंगन अब शांत हो चुका था। चांदनी खिड़की के नए कागज से छनकर कमरे में फैल रही थी। यही कमरा अब उसका और उसकी 3 पत्नियों का शयन कक्ष था। कमरे में सबसे खास चीज थी एक बड़ा लकड़ी का बिस्तर, जिस पर 4 लोग आराम से सो सकते थे। गोलान बिस्तर के पास बैठी अपने लंबे बाल संवार रही थी। लिंगुरो अपने कपड़े तह कर रही थी और ली लिंगशुआ छोटे स्टूल पर बैठकर तेल के दिए की रोशनी में आईने के सामने अपने चेहरे पर मरहम लगा रही थी। तभी चू जिंग अंदर आया। इस शांत और सुकून भरे माहौल को देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वह ली लिंगशुआ के पास गया, झुककर उसके चेहरे को ध्यान से देखा। हो, असर अच्छा है, उसने संतोष से कहा। कल से हल्का हो गया है, किनारे भी भरने लगे हैं। ऐसे ही लगाती रहो, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। ली लिंगशुआ ने आईने में उसकी तरफ देखा।
उसकी आंखों में हैरानी और उम्मीद दोनों झलक रही थी। सच में सब ठीक हो जाएगा? उसने धीमे स्वर में पूछा। चू जिंग ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बिल्कुल। चोट गहरी नहीं है, सही इलाज से नई त्वचा आ जाएगी। फिर देखना, मेरी लिंगशुआ किसी परी से कम नहीं लगेगी। गोलान भी पास आई, ध्यान से उसका चेहरा देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, सच में बहुत सुधार है। बहन, चिंता मत करो। लिंगुरो भी पास आ गई, उसकी अलग अलग रंग की आंखें चमक रही थी। वाह, फिर तो हम साथ में सजने संवरने जाएंगे। वो हंस रही थी, लेकिन अचानक उसकी नजर अपने बाएं पैर पर पड़ी और उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। उसने चुपचाप अपना पैर छुपा लिया। यह छोटी सी बात चू जिंग और गोलान की नजर से नहीं बची और माहौल में एक हल्की सी खामोशी छा गई। ली लिंगशुआ ने तुरंत महसूस कर लिया कि लिंगुरो का मन फिर से उदास हो गया है। उसने आईना और मरहम एक तरफ रखा और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। गोलान ने भी उसकी तरफ देखा और हल्की सी आह भरी। उसकी नजर सीधे लिंगुरो के पैर पर थी। कमरे का माहौल, जो अभी कुछ पल पहले हंसी से भरा था, अचानक थोड़ा भारी हो गया। चू जिंग का दिल कस गया। वह समझ गया, ये लड़की फिर अपने पैर को लेकर परेशान है। वह बिस्तर के पास बैठ गया और धीरे से लिंगुरो को अपने पास खींच लिया। फिर से बेकार की बातें सोच रही हो? उसकी आवाज नरम थी, लेकिन भरोसे से भरी। मेरी तरफ देखो। लिंगुरो ने धीरे से सिर उठाया। उसकी अलग अलग रंग की आंखें हल्की नमी से चमक रही थी, लेकिन उसने आंसू गिरने नहीं दिए। होंठ काटते हुए बोली, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। चू जिंग ने उसके गाल को हल्के से दबाया। तुम ये सोच रही हो ना कि लिंगशुआ ठीक हो जाएगी? और तुम्हारा पैर? बस इतना सुनना था कि उसकी आंखें लाल हो गई। उसने सिर झुका लिया, आवाज कांप रही थी। मैं तो बस एक अजीब सी हूँ। मेरी आंखें भी अलग हैं। मैं आपके लायक नहीं हूँ। बकवास, चू जिंग ने तुरंत रोक दिया। कौन कहता है ये सब? तुम्हारी आंखें तो इतनी खास और खूबसूरत है कि लोग चाहकर भी नहीं पा सकते। फिर उसने धीरे से उसका पैर पकड़ा और टखने के पास कुछ जगह दबाई। यहाँ दर्द होता है ना? और ज्यादा चलो तो सूजन भी आती है। लिंगुरो चौंक गई। हाँ, बिल्कुल। चू जिंग ने सहज अंदाज में कहा, तुम्हारा पैर जन्म से ऐसा नहीं है, ये ठीक हो सकता है। पहले चोट लगी थी, हड्डी सही से नहीं बैठी, इसलिए टेरा जुड़ गया। यह सुनकर लिंगुरो के मन में पुरानी यादें कौंध गई। उसका शरीर हल्का कांप गया। हाँ, 1 साल पहले, चू जिंग ने समझाते हुए कहा, अभी देर नहीं हुई है। एक छोटा सा ऑपरेशन करना होगा, हड्डी को सीधा करके सही जगह पर सेट करना होगा। लेकिन अभी 2 चीजें जरूरी है। पहला, तुम्हें ताकत बढ़ानी होगी और दूसरा, मेरे पास अभी सही औजार नहीं है। वह थोड़ा झुककर उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराया। लेकिन चिंता मत करो, मैं सब इंतजाम कर लूंगा। बस तुम अच्छे से खाना खाओ, आराम करो। सही समय आने पर मैं खुद तुम्हारा इलाज करूंगा। फिर हल्का मजाक करते हुए बोला, और जब तुम ठीक हो जाओगी ना, तो इतना भागोगी उछलोगी कि मुझे ही चक्कर आ जाएगा। तितलियां पकड़ने दौड़ोगी तो मैं ही परेशान हो जाऊंगा। उसकी बात सुनकर लिंगुरो हंस पड़ी और उसी के साथ आंसू भी बह निकले। लेकिन इस बार वो दुख के नहीं थे, खुशी और राहत के थे। सच में मैं ठीक हो जाऊंगी, सामान्य चल पाऊंगी। उसने उसकी आस्तीन कसकर पकड़ ली। चू जिंग ने उसके आंसू पोंछे। कभी मैंने तुमसे झूठ कहा है? पास खड़ी गोलान और ली लिंगशुआ की आंखें भी नम हो गईं, लेकिन उनके चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी। गोलान ने लिंगुरो को धीरे से गले लगाया और लिंगशुआ ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। कुछ पल के लिए कमरा शांत हो गया। सिर्फ हल्की सिसकियां और धीमी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। लिंगुरो चू जिंग के कंधे पर सिर रखकर धीरे से बोली, अगर हम आपसे नहीं मिले होते तो हमारा क्या होता? यह सुनकर तीनों के दिल में पुरानी यादें उभर आई। दर्द, बेबसी और अंधेरा। और फिर उसी अंधेरे में चू जिंग की रोशनी। चू जिंग ने तीनों को अपने पास खींच लिया। थोड़ा
अजीब सा लगा, लेकिन उसका इरादा साफ था। पुरानी बातें भूल जाओ, उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा। अब हम एक परिवार है, जब तक मैं हूँ कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, आगे सिर्फ अच्छे दिन आएंगे। उसने धीरे से कहा, अब सो जाओ, कल मिस वोंग के लिए सरप्राइज तैयार है। धीरे धीरे सब शांत हो गए, दिया बुझा दिया गया और चारों उस बड़े बिस्तर पर लेट गए। शुरुआत में थोड़ी झिझक थी, लेकिन दिन भर की थकान ने जल्द ही सबको नींद में डुबो दिया। चांदनी आंगन में फैल गई, बाहर की सारी साजिशों और शोर से दूर, अंदर सिर्फ सुकून और गर्माहट थी। लेकिन तभी चू जिंग को हल्की सी आहट सुनाई दी, एक जानी पहचानी खुशबू, फूलों जैसी नहीं बल्कि हल्की, ठंडी और अलग सी। एक नरम, हल्का गीला सा शरीर चुपचाप उसके पास आकर लेट गया। चू जिंग की आंखें तुरंत खुल गई, दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। उसे एहसास हो गया, ये गोलान है, लेकिन आज कुछ अलग था। पिछली बार की तरह वो झिझकी हुई नहीं थी, इस बार वह थोड़ा उसकी तरफ मुड़ी हुई थी। चांदनी में उसका चेहरा हल्का चमक रहा था और उसकी शांत आंखों में आज एक अलग सी चमक थी। वो धीरे से बोली, पति, अभी जाग रहे हो? उसकी आवाज में हल्की शरारत थी। चू जिंग ने गला साफ किया, हूँ, बस सोने ही वाला था। लेकिन मन में उसने सोचा, क्या ये इसलिए था क्योंकि वे अब उस पुराने झोपड़े से निकलकर अपने नए घर में आ गए थे? क्या गोलान को लगा कि अब समय और माहौल दोनों सही है, या फिर पिछली बार उसकी झिझक सिर्फ संकोच थी, सही मौके का इंतजार? चू जिंग अभी इन सवालों को समझ ही रहा था कि गोलान ने खुद ही पहल कर दी। उसका पतला सा हाथ धीरे से उसकी कमर के चारों ओर आ गया, उंगलियां हल्के से उसके कपड़ों को छू गईं, जिससे एक हल्की सी सिहरन दौड़ गई। उसका चेहरा थोड़ा और पास आया, उसकी गर्म सांस चू जिंग के जबड़े को छू रही थी। उसने बहुत धीमी, लगभग फुसफुसाहट जैसी आवाज में कहा, पति, ठंड लग रही है। बहाना वही था, लेकिन इस बार उसका अंदाज बिल्कुल अलग था। पिछली बार वह थोड़ी संकोची और मासूम लगी थी, लेकिन इस बार उसमें एक आत्मविश्वास था, जैसे कोई रानी अपने अधिकार से बुला रही हो। उसकी आंखें साफ कह रही थी, मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो, और तुम भी जानते हो मैं क्या चाहती हूँ। चू जिंग का दिमाग एक पल के लिए खाली हो गया, नींद और तर्क दोनों जैसे उस नजर के सामने हार गए। उसने मन ही मन सोचा, अगर अब भी समझ नहीं आया तो सच में मूर्ति बन जाओ। उसने धीरे से उसे और पास खींच लिया। ठंड लग रही है? उसकी आवाज भी अब थोड़ी भारी हो गई थी। तो फिर मैं ही गर्म रखता हूँ। गोलान की आंखों में हल्की शरारती मुस्कान चमकी, जैसे उसका मकसद पूरा हो गया हो। उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से आंखें बंद कर ली। चांदनी में उसका चेहरा बेहद खूबसूरत लग रहा था, शांत लेकिन पूरी तरह समर्पित। उस रात कमरे में एक कोमल और भावुक सा माहौल फैल गया, जैसे दो दिलों के बीच की दूरी पूरी तरह खत्म हो गई हो। सुबह हल्की खड़खड़ाहट और खिचड़ी की खुशबू से चू जिंग की नींद खुली। खिड़की से आती धूप कमरे को रोशन कर रही थी। बिस्तर अब खाली था, बस गोलान की हल्की सी खुशबू बाकी थी। बाहर से बर्तनों की आवाज और धीमी बातचीत आ रही थी। उसकी तीनों पत्नियां अपने काम में लगी हुई थी। चू जिंग ने अंगड़ाई ली और हल्का सा मुस्कुराया। उसके दिल में एक अजीब सी संतुष्टि और अपनापन था। उसने रात के पलों को याद किया और हल्का सा शर्मा गया, लेकिन अंदर ही अंदर खुश भी था। 28 साल तक तो बस जिंदगी यूं ही निकल गई, उसने मन ही मन सोचा, और यहाँ आते ही सब कुछ बदल गया। लेकिन इसी खुशी के बीच अचानक उसके दिमाग में एक सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजा। डिंग! पत्नी गोलान और होस्ट ने एक महत्वपूर्ण जीवन घटना पूरी की है। नई पत्नी बाइंडिंग फीचर सक्रिय हो गया है। चू जिंग एकदम सन्न रह गया। ये क्या मजाक है? सिस्टम ने आगे कहा, उसे 1 साल के अंदर नई पत्नी के साथ रिश्ता पूरा करना होगा, वरना उसे मिटा दिया जाएगा। और नई बाइंड की गई पत्नी थी वोंगकिंदिया। क्या? चू जिंग के दिमाग में जैसे तूफान आ गया। वो वोंग परिवार की लड़की, उससे शादी करूं? उसने माथा पकड़ लिया। ये सिस्टम तो मुझे सीधे मुसीबत में डाल रहा है। अभी वो इसी सोच में था कि दरवाजा धीरे से खुला। ली लिंगशुआ ने झांक कर कहा, पति, आप जाग गए, पानी तैयार है। उसकी आवाज नरम और प्यारी थी। चू जिंग ने गहरी सांस ली, अपने विचारों को दबाया और बोला, हाँ, आ रहा हूँ। वह उठकर बाहर आया। मेज पर सादा लेकिन गरम नाश्ता रखा था, खिचड़ी, थोड़ी सब्जी और ताजा रोटी।
गोलान चॉपस्टिक रख रही थी। जैसे ही उसने चूजिंग को देखा, उसके चेहरे पर हल्की सी लाली आई, लेकिन तुरंत उसने खुद को संभाल लिया। पति, नाश्ता कर लीजिए, उसने सामान्य स्वर में कहा, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी नरमी साफ दिख रही थी। चूजिंग बैठ गया, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, अब आगे क्या होने वाला है? चूजिंग जैसे ही बैठा, उसके पास लिंगुरो चुपचाप सिर झुकाए अपनी आस्तीन से खेल रही थी। जैसे ही उसने महसूस किया कि चूजिंग उसे देख रहा है, उसके कान एकदम लाल हो गए। उसकी अलग रंग की आंखें एक पल के लिए ऊपर उठीं, फिर तुरंत ऐसे झुक गईं जैसे कोई डरी हुई हिरनी। उसकी आवाज इतनी धीमी थी जैसे मच्छर की बनबनाहट। सुप्रभात पति। आज वह कुछ ज्यादा ही शर्मीली लग रही थी, यहाँ तक कि उसने चूजिंग को खाना परोसने वाली अपनी पसंदीदा आदत भी भूल गई। उधर ली लिंगशुआ तो पूरे समय सिर उठाने की हिम्मत ही नहीं कर पाई, बस चुपचाप खिचड़ी पीती रही, जैसे खुद को छुपाने की कोशिश कर रही हो। नाश्ते की मेज पर अजीब सा माहौल था, कटोरियों और चॉपस्टिक की हल्की आवाज के अलावा बस खामोशी। लेकिन उस खामोशी में कल रात की यादें साफ झलक रही थी। चूजिंग सब समझ रहा था, उसे हंसी भी आ रही थी और थोड़ा अपराध बोध भी हो रहा था। उसने माहौल संभालने की कोशिश की। अरे ज्यादा खाओ तुम लोग, खासकर लिंगुरो और लिंगशुआ, तुम्हें ताकत की जरूरत है। लेकिन उसकी बात से माहौल और भी अजीब हो गया। गोलान शांति से खिचड़ी पी रही थी, उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। लिंगुरो ने और नीचे सिर झुका लिया और लिंगशुआ तो लगभग खांसते खांसते बची। तभी अचानक आंगन के दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या मास्टर चू घर पर है? ये वोंगकिंग्या की साफ और मधुर आवाज थी, जिसमें हल्की सी उत्सुकता भी थी। चूजिंग एक पल के लिए रुक गया, उसे सिस्टम की बात याद आई और मन थोड़ा उलझ गया। क्या अभी जाकर बोल दूं, मुझसे शादी करोगी? उसने खुद ही सिर हिलाया। नहीं, ऐसा कहा तो सीधा पागल समझेगी। उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खोलने चला गया। बाहर वोंगकिंग्या हल्के पीले रंग के कपड़ों में खड़ी थी, ताजगी और खूबसूरती का मेल, लेकिन आंखों के नीचे हल्के काले घेरे बता रहे थे कि उसने ठीक से नींद नहीं ली। उसके पीछे उसकी नौकरानी चिंगर खड़ी थी, जो जम्हाई लेते हुए बोली, यंग मास्टर चू, आपने तो हमारी मिस को परेशान कर दिया। कल से बस सरप्राइज करती रही, रात भर सोई ही नहीं। वोंगकिंग्या थोड़ी शर्मिंदा हुई। चिंगर, ज्यादा मत बोलो। फिर चूजिंग की तरफ मुस्कुराकर बोली, यंग मास्टर, मैं सच में बहुत उत्सुक हूँ। वो सरप्राइज क्या है? चूजिंग मुस्कुराया और उन्हें अंदर बुलाया। आप सही समय पर आई है, आइए देखे। जैसे ही वोंगकिंग्या अंदर आई, गोलान और बाकी दोनों पत्नियां तुरंत खड़ी हो गयी, लेकिन उनके मन में हल्की सी सतर्कता आ गई थी। गोलान का चेहरा फिर से शांत और ठंडा हो गया। वह हल्के से आगे बढ़ी और बोली, मिस वोंग, पति अभी नाश्ता कर रहे हैं, अगर जल्दी नहीं है तो थोड़ा इंतजार कर ले। लिंगुरो ने तुरंत कटोरी भर कर दी। पति, खिचड़ी अभी गर्म है, जल्दी खा लीजिए। ली लिंगशुआ चुप रही, लेकिन उसने चूजिंग की पसंद की सब्जी आगे सरका दी और उसके पास खड़ी हो गई। तीनों का ये गार्ड मोड देखकर चूजिंग को हल्की हंसी आ गई, लेकिन अंदर से थोड़ा परेशान भी हुआ। ये तो मिशन और मुश्किल कर रही है। उसने खांस कर कहा, ठीक है, पहले सरप्राइज देख लेते हैं। वह एक लकड़ी के फ्रेम के पास गया, उस पर से कपड़ा हटाया। अंदर एक अबेकस था, चिकने मोती और मजबूत ढांचा। वोंगकिंग्या की आंखें चमक उठीं। ये क्या है? चूजिंग ने मोतियों को सरकाते हुए कहा, इसे अबेकस कहते हैं। ये गन्ना का उपकरण है, गिनती की छड़ियों से कहीं तेज और आसान। उसने जल्दी से एक जोड़ करके दिखाया। वोंगकिंग्या पहले थोड़ी उलझी, लेकिन जैसे जैसे उसने देखा, उसकी आंखें बड़ी होती गईं। ये तो अद्भुत है, उसने अबेकस हाथ में लेकर कहा। अगर ये चीज फैल गई तो पूरा हिसाब किताब का तरीका बदल जाएगा। उसकी आवाज उत्साह से कांप रही थी। यंग मास्टर चू, आपने ये बनाया? आप सच में कमाल है। चूजिंग ने मुस्कुराकर दूसरा ट्रे खोला। उसमें छोटी छोटी शीशियाँ और एक बर्तन था। और ये, उसने कहा, ये एल हाई प्योरिटी डिस्टिल्ड शराब, जिसे मैं
स्टिल वाइन कहता हूँ। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। असली सरप्राइज तो अभी शुरू हुआ था। चू जिंग ने शीशी का ढक्कन खोला और तुरंत ही एक तेज गहरी शराब की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। बाजार में मिलने वाली साधारण शराब से कहीं ज्यादा शुद्ध और प्रभावशाली। वोंगकिंग्या ने बस एक बार सूंघा और उसके चेहरे पर हल्की गर्मी दौड़ गई। उसकी खूबसूरत आंखें फिर से आश्चर्य से फैल गई। इसके बाद चू जिंग ने दूसरा ट्रे खोला। उसमें छोटी छोटी सुंदर कांच की बोतलें रखी थी। उसने एक बोतल उठाई, हल्के से हिलाया। अंदर का पारदर्शी तरल चमक उठा। ढक्कन खोलते ही एक शुद्ध, ताजा और बेहद मनमोहक चमेली की खुशबू फैल गई। इतनी गहरी और परतदार कि किसी भी इत्र या सुगंधित थैली से कहीं बेहतर। ये एल परफ्यूम, चू जिंग ने समझाया। थोड़ा सा शरीर या कपड़ों पर लगाओ, खुशबू लंबे समय तक रहेगी और कई स्तरों में महसूस होगी। फिर उसने तीसरा ट्रे दिखाया। हल्के पीले रंग के चिकने और हल्के चमकदार साबुन के टुकड़े, जिनमें कुछ में चमेली की पंखुड़ियां भी जरी थी। ये एल साबुन नहाने और साफ सफाई के लिए। ये साधारण साबुन से बेहतर है और त्वचा के लिए भी मुलायम। हर चीज को देखते और महसूस करते हुए वोंगकिंग्या के चेहरे पर हैरानी और उत्साह बढ़ता गया। जब उसने खुद परफ्यूम की खुशबू सूंघी और साबुन को छुआ, उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गई, गाल हल्के लाल हो गए। वह एक अमीर और समझदार परिवार से थी। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये चीजें बाजार में आते ही कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। उसने चू जिंग की तरफ देखा। अब उसकी नजरें अलग थी। पहले प्रशंसा थी, फिर आश्चर्य और अब गहरी जिज्ञासा और आकर्षण भी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। ये आदमी आखिर एल कौन? लेकिन उसकी ये चमकती नजरें और खुली प्रशंसा पास खड़ी तीनों पत्नियों को कुछ और ही लगी। गुओलान ने तुरंत एक कप पानी उठाकर चू जिंग को दिया। उसका अंदाज सहज था, लेकिन उसमें अपनापन साफ झलक रहा था। लिंगुरो ने भी हिम्मत जुटाई और एक साफ कपड़ा आगे बढ़ाया। पति, हाथ पोंछ लीजिए। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसकी आंखें चुपके से वोंगकिंग्या पर टिक गईं। ली लिंगशुआ कुछ नहीं बोली, लेकिन चुपचाप चू जिंग के पास खड़ी हो गई। उसकी नजरें नीचे थी, पर ध्यान पूरी तरह सामने हो रही हर चीज पर था। कमरे में अजीब सा माहौल बन गया। एक तरफ वोंगकिंग्या, जिसकी आंखों में जैसे सोने चांदी के पहाड़ चमक रहे थे, और दूसरी तरफ तीन पत्नियां, जैसे किसी बड़े खतरे का सामना कर रही हो। बीच में खड़ा चू जिंग सब समझ रहा था। ये तो सच में बैकयार्ड में आग लग गई। उसने तुरंत गला साफ किया। मिस वोंग, ये अभी शुरुआती नमूने हैं, लेकिन आपने इनका असर देख लिया। अब सहयोग के बारे में आपको भरोसा हो गया होगा। उसने चुपके से अपनी पत्नियों को नजर से इशारा किया। शांत रहो, सब कंट्रोल में है। वोंगकिंग्या बहुत समझदार थी। उसने तुरंत माहौल का बदलाव महसूस किया। उसने अपनी भावनाओं को थोड़ा दबाया और फिर से एक सधी हुई शालीन मुस्कान के साथ बोली, लेकिन उसकी आंखों की चमक अब भी कम नहीं हुई थी। यंग मास्टर चू, उसने गंभीर स्वर में कहा, इन तीनों चीजों में बहुत बड़ा व्यापारिक भविष्य है। सबसे जरूरी है इन्हें जल्दी बड़े पैमाने पर बनाना। वह थोड़ा रुकी, फिर स्पष्ट योजना रखी। आप तकनीक और तरीका दीजिए, मैं कारीगर, वर्कशॉप, कच्चा माल और बिक्री का इंतजाम करूंगी। इस तरह हम तेजी से उत्पादन और बिक्री बढ़ा सकते हैं। फिर उसने जल्दी से जोड़ा, लेकिन आप निश्चिंत रहें, मुख्य तकनीक आपके पास ही रहेगी। हम सख्त समझौता कर सकते हैं। मुनाफा 50 से 50 रहेगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ इस व्यापार को तेजी से बढ़ाना है। चू जिंग सोच में पल गया। योजना सही थी, लेकिन जोखिम भी था। अगर तकनीक बाहर गई तो सब खत्म हो सकता है। वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी एक शांत लेकिन दृढ़ आवाज आई, मिस वोंग, आप गलत समझ रही है। गुओलान आगे बढ़ी और चू जिंग के सामने हल्के से खड़ी हो गई। उसका अंदाज शांत था, लेकिन उसमें स्पष्ट सुरक्षा और अधिकार था। उसने सीधे वोंगकिंग्या की आंखों में देखते हुए कहा, ये तकनीक और फार्मूला मेरे पति की नींव है। इसे पूरी तरह दूसरों को सौंपना बहुत जोखिम भरा है। इंसान बदल सकता है और प्रक्रिया में गलती भी हो सकती है। उसकी बात साफ, तर्कसंगत और सीधी थी। कमरे में माहौल फिर से बदल गया। अब ये सिर्फ व्यापार की बात नहीं रही थी, ये भरोसे, अधिकार और संबंधों की भी परीक्षा बन चुकी थी। गुओलान की बातों में एक साधारण महिला की झिझक नहीं थी, बल्कि वह किसी अनुभवी सेनापति की तरह स्थिति का
विश्लेषण कर रही थी। वोंगकिंग्या एक पल के लिए चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि हमेशा शांत और ठंडी रहने वाली गुओलान इस तरह आगे आकर बात करेगी। उसने चू जिंग की तरफ देखा, लेकिन वह भी बस हल्की मुस्कान के साथ एक कदम पीछे हट गया, जैसे कह रहा हो तुम लोग बात करो, मैं देखता हूँ। असल में चू जिंग इस स्थिति से खुश था। शायद यही मौका था कि उसकी तीनों पत्नियां और वोंगकिंग्या एक दूसरे को समझे। लेकिन वोंगकिंग्या का आश्चर्य यही खत्म नहीं हुआ। लिंगुरो भी धीरे से आगे आई, गुओलान के पीछे खड़ी हो गई। वह थोड़ी घबराई हुई लग रही थी, उंगलियां अपने कपड़ों से खेल रही थी। लेकिन जब उसने वोंगकिंग्या की तरफ देखा, उसकी अलग रंग की आंखों में एक दृढ़ चमक थी। मिस वोंग, दीदी सही कह रही है, उसने नरम लेकिन साफ आवाज में कहा। पति की कला बहुत खास और कीमती है। अगर इसमें जरा भी गलती हुई तो हम हमेशा पछताएंगे। उसकी बातों में एक अजीब सी समझ थी, जैसे वह इंसानों की चालाकियों और खतरों को अच्छी तरह जानती हो। ली लिंगशुआ कुछ नहीं बोली, लेकिन चुपचाप गुओलान के दूसरी तरफ आकर खड़ी हो गई। उसने हल्का सा सिर उठाया और धीरे से कहा, पति की चीजें सुरक्षित रहनी चाहिए। तीनों पत्नियां अब एक टीम की तरह खड़ी थी, एकदम मजबूत वाइफ एलायंस। उनका मकसद साफ था, अपने पति की तकनीक की रक्षा करना और शायद एक संभावित खतरे पर नजर रखना भी। चू जिंग यह सब देखकर पहले तो हैरान हुआ, फिर मन ही मन हंस पड़ा। वाह, ये तो छुपे हुए टैलेंट निकले। गुओलान की शांत लेकिन प्रभावशाली बात, लिंगुरो की समझदारी और लिंगशुआ की सटीक टिप्पणियां, तीनों मिलकर जैसे उसके सलाहकार बन गई थी। उधर वोंगकिंग्या भी अब पूरी तरह गंभीर हो गई। उसने तीनों को हल्का सा सिर झुकाकर सम्मान दिया। लेडी गुओ, लेडी लिन, लेडी ली, आपकी चिंताएं बिल्कुल सही है। फिर उसने सीधा पूछा, तो आपके अनुसार सही तरीका क्या होगा? मैं सुनना चाहती हूँ। गुओलान ने अपनी दोनों साथियों की तरफ देखा। उनके हल्के इशारे के बाद उसने शांत स्वर में कहा, सहयोग स्पष्ट जिम्मेदारियों के साथ होना चाहिए। फिर उसने विस्तार से योजना बताई। पहला, मुख्य वर्कशॉप हमारे पति के नियंत्रण में रहेगा। वही जगह चुनेंगे, लोग रखेंगे और तकनीक गुप्त रखेंगे। दूसरा, मिस वोंग कच्चा माल, बिक्री और बाजार संभालेंगी, यह उनका क्षेत्र है। तीसरा, मुनाफा बराबर बंटेगा, लेकिन वर्कशॉप का खर्च हमारे पति संभालेंगे और बिक्री का खर्च मिस वोंग। उसकी बात साफ, सटीक और पूरी तरह व्यवस्थित थी, जैसे पहले से सोची हुई हो। लिंगुरो ने तुरंत जोड़ा, इससे तकनीक भी सुरक्षित रहेगी और बाजार भी तेजी से बढ़ेगा। ली लिंगशुआ ने धीरे से कहा, और अपना वर्कशॉप सबसे भरोसेमंद होगा। वोंगकिंग्या गहराई से सोचने लगी। योजना सही थी, हालांकि इससे उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, लेकिन यह सुरक्षित और लंबे समय तक चलने वाली थी। उसने चू जिंग की तरफ देखा। वह अपनी पत्नियों को गर्व से देख रहा था, जैसे कह रहा हो, ये है मेरी टीम। वोंगकिंग्या हल्का मुस्कुराई। तीनों लेडीज की सोच वाकई प्रशंसनीय है। यह योजना काम कर सकती है, लेकिन कुछ विवरण हमें और तय करने होंगे। अब बातचीत और भी पेशेवर हो गई। कीमत, ग्राहक, कच्चा माल, बिक्री की रणनीति, सब पर चर्चा होने लगी। इस बार चू जिंग अकेला नहीं था, उसकी तीनों पत्नियां उसके साथ थी, एक मजबूत फैमिली बिजनेस टीम की तरह। गुओलान नेतृत्व कर रही थी, लिंगुरो जरूरी बातें जोड़ रही थी और लिंगशुआ खर्चों पर नजर रख रही थी। चू जिंग बस आराम से बैठा था, ली लिंगशुआ द्वारा दिया गया पानी पीते हुए, और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। तीन पत्नियां नहीं, तीन होशियार पार्टनर है ये। उसके दिल में एक ही ख्याल आया, लगता है असली सफर अब शुरू हुआ है। चू जिंग खिड़की के बाहर चमकती धूप को देख रहा था और उसके दिल में एक हल्का सुकून था। अब वह तकनीकी निर्देशक और अंतिम निर्णय लेने वाले की भूमिका में रह सकता था, यानी उसे थोड़ी राहत मिल सकती थी। अभी चारों महिलाएं चर्चा कर रही थी, लेकिन यह बेहिस टकराव नहीं बल्कि एक अच्छी शुरुआत थी। वह साफ देख सकता था कि उनके बीच आपसी सम्मान और समझ विकसित हो रही है। उसे विश्वास था कि सही तरीके से सब आगे बढ़ा तो भविष्य में पत्नियों के बीच ईर्ष्या जैसी समस्या नहीं होगी। वह मन ही मन खुद को भाग्यशाली भी महसूस कर रहा था। उसे तीन मुश्किल या साधारण पत्नियां नहीं मिली थी, बल्कि तीन अनमोल रत्न मिले थे। काफी चर्चा के बाद योजना पर सहमति बन गई। गुओलान ने नेतृत्व किया, लिंगुरो और ली लिंगशुआ ने उसका साथ दिया। चू जिंग
जिंग ने मंजूरी दी और वोंगकिंग्या ने सब सोच समझकर स्वीकार कर लिया। वोंगकिंग्या ने राहत की सांस ली। भले ही उत्पादन अलग हो गया था, लेकिन बिक्री का अधिकार और आधा मुनाफा उसके पास था। भविष्य वाकई उज्जवल लग रहा था। वह आगे की फंडिंग और कच्चे माल की बात शुरू करने ही वाली थी कि गोलान ने शांत स्वर में कहा, अब काम शुरू करना होगा। वर्कशॉप बनानी है, लोगों को रखना है और उपकरण खरीदने हैं। इसके लिए धन की जरूरत होगी। वोंगकिंग्या ने सिर हिलाया, लेकिन गोलान ने आगे कहा, मेरे पति के पास जो धन था वह पहले ही सामग्री और उपकरणों में खर्च हो चुका है। इसलिए शुरुआती निवेश के लिए आपको अस्थायी रूप से धन उधार देना होगा। वोंगकिंग्या एक पल के लिए चौंक गई। यह साझेदारी थी, लेकिन अब बात उधार तक पहुंच गई थी। पास खड़े चू जिंग भी हैरान रह गए। गोलान ने बिना रुके स्पष्ट तर्क दिया, यदि प्रारंभिक पूंजी नहीं होगी तो वर्कशॉप नहीं बनेगी, उत्पादन नहीं होगा और बिना उत्पादन के लाभ भी नहीं होगा। आप इन वस्तुओं का मूल्य जानती है। क्या आप इतना बड़ा अवसर यूं ही छोड़ना चाहेंगी? उसने थोड़ी देर रुककर जोड़ा, उधार की राशि पहले उत्पादों की बिक्री से वापस की जा सकती है। हम एक औपचारिक समझौता करेंगे ताकि सब कुछ सुरक्षित रहे। इससे हमारा काम तेजी से आगे बढ़ेगा और आपके व्यापार को भी जल्दी लाभ मिलेगा। वोंगकिंग्या कुछ पल के लिए चुप रही। वह समझ रही थी कि बिना निवेश के यह योजना आगे नहीं बढ़ सकती। सामने जो अवसर था वह बहुत बड़ा था और उसे खोना वह नहीं चाहती थी। आखिरकार उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेडी गो, आप सच में बहुत समझदार है। ठीक है, मैं प्रारंभिक निवेश उधार दे दूंगी, राशि बाद में तय कर लेंगे। गोलान ने तुरंत उत्तर दिया, धन्यवाद मिस वोंग, आगे के विवरण हम मिलकर तय कर लेंगे। समझौता होते ही गोलान का व्यवहार बदल गया। अभी जो वह एक सख्त वार्ताकार थी, वह फिर से शांत और स्नेही पत्नी बन गई। वह चू जिंग के पास आई, उनके कपड़े ठीक किए और नरम स्वर में बोली, वर्कशॉप का निर्माण, सामग्री और लोगों की व्यवस्था हम संभाल लेंगे। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। परीक्षा पास करना ज्यादा जरूरी है। उसका स्वर कोमल था और उसमें सच्ची चिंता झलक रही थी। चू जिंग कुछ क्षणों के लिए उसे देखते रह गए। अभी कुछ समय पहले वही गोलान बेहद दृढ़ और प्रभावशाली तरीके से बातचीत कर रही थी और अब वह पूरी तरह एक स्नेही पत्नी के रूप में सामने थी। तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। गुआलान ने धीरे से उसके कॉलर को ठीक किया। कुछ पल पहले जो महिला वोंगकिंग्याओ के सामने तलवार जैसी तेज लग रही थी, वही अब उसके सामने बेहद नरम और परवाह करने वाली पत्नी बन गई थी। नवंबर में काउंटी परीक्षा है, छोटी छोटी बातों में ध्यान मत बांटो, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसकी आंखों में सिर्फ चू जिंग था। उस पल चू जिंग का दिल अजीब गर्माहट से भर गया। बाहर दुनिया से लड़ने वाली रानी और घर में सिर्फ उसकी पत्नी, ऐसा प्यार कौन संभाल पाएगा? उसने गुआलान का हाथ पकड़ लिया। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। उसकी आवाज हल्की कांप गई। मैं मेहनत से पढ़ूंगा, परीक्षा पास करूंगा, तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। पास खड़ी लिंजिरो और ली लिंगशु ने कुछ नहीं कहा, मगर उनकी आंखों में भरोसा साफ दिख रहा था। वोंगकिंग्याओ चुपचाप ये सब देख रही थी। गुआलान का तेज दिमाग, उसका अचानक इतना कोमल हो जाना, सब देखकर उसके दिल में हल्की ईर्ष्या और अजीब सी कसक उठी। उसे मानना पड़ा, चू जिंग सच में भाग्यशाली था। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और शांत स्वर में बोली, यंग मास्टर चू, काउंटी स्कूल में दाखिले में देर नहीं करनी चाहिए। मैं यहाँ बाकी बातों पर चर्चा करूंगी, इसलिए चिंगर तुम्हें रास्ता दिखा देगी। ठीक है, चू जिंग ने सिर हिलाया। सच कहें तो वह इस भारी माहौल से निकलकर राहत महसूस कर रहा था। जैसे ही दोनों आंगन से बाहर निकले, चिंगर अचानक खुली चिड़िया की तरह चहकने लगी। वह उत्सुकता से उसके पास आकर फुसफुसाई, यंग मास्टर चू, आपने आखिर मैडम गुआ जैसी महिला से शादी कैसे कर ली? उसकी आंखें चमक रही थीं। वो अभी जिस तरह बोल रही थीं, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मुझे तो लगा वो हमारी मिस से भी ज्यादा खतरनाक है। फिर जल्दी से जीभ बाहर निकालकर बोली, मतलब दोनों अलग तरह से प्रभावशाली हैं। चू जिंग हंस पड़ा, लेकिन चिंगर रुकी नहीं। और वो बाकी दोनों महिलाएं भी साधारण नहीं लगती। मगर आप, उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, आप तो बिल्कुल आम इंसान जैसे दिखते हो। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसकी आंखें अचानक चमक उठीं।
समझ गई। वह उत्साह से ताली मारकर बोली, क्या आपने उन तीनों की जान बचाई थी, जैसे आपने मेरी मिस को बचाया था? अब उसकी कल्पना पूरी दौड़ने लगी थी। पहली बार जब मैंने उन्हें देखा था, उनकी हालत बहुत खराब थी। मैडम गुआ तो सांस तक नहीं ले पा रही थीं। लेडी ली लगातार खांस रही थीं। शायद आपने ही उन्हें मौत के मुंह से वापस खींचा होगा। वह चू जिंग को ऐसे देख रही थी जैसे कोई महान नायक सामने खड़ा हो। यंग मास्टर चू, आपकी मेडिकल स्किल सच में कमाल हैं। उसकी आवाज धीरे से भावुक हो गई। आपने उन टूटी हुई लड़कियों को फिर से जीना सिखा दिया। चिंगर का चेहरा हल्का लाल हो गया। लेकिन आपने सच में किसी को डूबने से बचाया था। वो बहुत कमाल था। वह खुशी से उसके साथ चलती रही। उसकी आंखों में मासूम प्रशंसा साफ दिखाई दे रही थी। पहले तो चू जिंग उसकी बातें सुनकर बस मुस्कुरा रहा था, लेकिन जैसे जैसे चिंगर उन तीनों महिलाओं की पुरानी हालत बताने लगी, उसका मन धीरे धीरे उस बरसाती दिन में लौट गया। टूटी हुई झोपड़ी, अंधेरा भविष्य, और वो 3 लड़कियां जिन्हें किस्मत ने लगभग छोड़ दिया था। उसकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। मिस चिंगर, उसने शांत आवाज में कहा, तुम्हारा अंदाजा आधा सही है, मगर पूरी सच्चाई नहीं। चिंगर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। चू जिंग कुछ पल दूर आसमान की तरफ देखता रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, असल में मैंने उन्हें नहीं बचाया, उन्होंने मुझे बचाया है। चिंगर पूरी तरह उलझ गई। चू जिंग की आंखों में गहरी यादें उतर आईं। जब मैं उनसे मिला था, तब मेरे पास कुछ भी नहीं था। ना पैसा, ना उम्मीद, ना जीने की कोई वजह। उसकी आवाज धीमी हो गई। मुझे लगता था ये दुनिया बहुत ठंडी है, जैसे मैं यहां अकेला हूं। लेकिन फिर वो तीनों मेरे जीवन में आईं। उसे याद आया गुआलान की वो शांत मगर भरोसे भरी नजर, लिन जीरो का दर्द में भी मुस्कुराकर पानी देना, और ली लिंगशु का खुद बीमार होने के बाद भी दूसरों को परेशान ना करना। छोटी छोटी बातें थीं, मगर उन्हीं ने उसके अंदर की टूटन को धीरे धीरे भर दिया। चू जिंग हल्का सा मुस्कुराया। उन्हें इतनी मुश्किलों में भी हार नहीं मानते देखकर मुझे पहली बार लगा कि मुझे भी खड़ा होना चाहिए। मैं उनके लिए घर बनाना चाहता था, उन्हें सुरक्षित रखना चाहता था, और शायद उसी दौरान उन्होंने मुझे जीना सिखा दिया। चिंगर अब पूरी तरह शांत थी। वह शायद उसकी हर बात पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी, मगर उसकी आवाज में छिपी सच्चाई साफ महसूस कर सकती थी। उस आदमी का अपनी पत्नियों के लिए प्यार, सम्मान और कृतज्ञता बिल्कुल नकली नहीं थी। अब उसे समझ आने लगा था क्यों गुआलान जैसी मजबूत महिला उसके सामने इतनी नरम हो जाती थी, क्यों उसकी अपनी मिस भी चू जिंग को इतना महत्व देती थी। कुछ लोग बाहर से साधारण दिखते हैं, लेकिन उनके दिल दूसरों की पूरी दुनिया बन जाते हैं। चिंगर ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, यंग मास्टर चू, आप और तीनों दीदी हमेशा खुश रहेंगे। इस बार चू जिंग खुलकर मुस्कुराया। धन्यवाद चिंगर। उसने आगे अकादमी की ओर देखा। अब जल्दी चलते हैं, परीक्षा पास करनी है। क्योंकि उसकी आंखों में एक चमक लौट आई। मैं उन्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूं। अब चिंगर की बातें पहले जैसी शरारती नहीं रहीं। वह पूरे रास्ते उत्साह से काउंटी स्कूल के बारे में बताती रही और बार बार चू जिंग को परीक्षा के लिए शुभकामनाएं देती रही। धूप पत्थरों वाली सड़क पर फैल रही थी। दोनों की लंबी परछाइयां आगे बढ़ रही थीं, और चू जिंग के दिल में भी एक नया संकल्प धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा था। उसे सफल होना ही होगा, उन लोगों के लिए जिन्होंने उसकी टूटी हुई जिंदगी को फिर से रोशनी दी थी। कुछ देर बाद दोनों हियांग काउंटी स्कूल पहुंच गए। स्कूल शहर के शांत पूर्वी हिस्से में बना था। नीली ईंटों और धूसर छतों वाली इमारत पूरे माहौल को गंभीर और विद्वतापूर्ण बना रही थी। दरवाजे पर लगी तख्ती पर लिखा था, मिंग लुआन हॉल। चिंगर यहां पहले भी कई बार आ चुकी थी। उसने आसानी से गेट पर मौजूद प्रबंधक को वोंग परिवार का टोकन दिखाया। टोकन देखते ही उस आदमी का रवैया तुरंत सम्मानपूर्ण हो गया और वह दोनों को अंदर ले गया। कुछ देर बाद वे एक पतले चेहरे और लंबी दाढ़ी वाले मध्य वय विद्वान के सामने खड़े थे। मैं झाओ शुइंग हूं, उसने शांत स्वर में कहा। जैसे ही उसने वोंग परिवार का टोकन देखा, उसका व्यवहार और भी विनम्र हो गया। चिंगर मुस्कुराई और चू जिंग को आगे धकेलते हुए बोली, हमारी मिस चाहती है कि यंग मास्टर चू का दाखिला कराया जाए। उन्होंने कहा है कि वे प्रतिभाशाली हैं
और इस साल काउंटी परीक्षा में हिस्सा लेंगे। झाओ शुइंग ने सूची ली और पहली बार ध्यान से चू जिंग को देखा। साफ नीला वस्त्र, शांत चेहरा और बाकी विद्वानों जैसा घमंड बिल्कुल नहीं। लेकिन जब उसने उम्र सुनी 20 साल, उसकी उंगलियां दाढ़ी पर रुक गईं। और तुमने पहले कभी औपचारिक शिक्षा नहीं ली? जी, चू जिंग ने शांतिपूर्वक सिर झुकाया, बस थोड़ा बहुत पढ़ना सीखा है। एक पल के लिए कमरे का माहौल बदल गया। झाओ शुइंग की आंखों में छिपी हुई हल्की तिरस्कार भरी चमक उभरी। 20 साल की उम्र में पहली बार बाल विद्वान परीक्षा? उसकी नजरों में इसका मतलब साफ था, या तो प्रतिभा नहीं, या फिर सिर्फ रिश्तों के सहारे आया हुआ व्यक्ति। अगर वोंग परिवार का नाम बीच में ना होता तो शायद वह चू जिंग को यहीं लौटा देता। फिर भी उसने बाहर से विनम्रता बनाए रखी। ठीक है, उसने धीरे से कहा, नाम दर्ज कर लिया जाएगा, लेकिन काउंटी स्कूल के नियम सख्त हैं। समय पर कक्षाओं में आना होगा और आलस बिल्कुल नहीं चलेगा। चू जिंग ने उसकी आंखों में छिपा हुआ संदेह साफ महसूस कर लिया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कई बार सबसे अच्छा जवाब शब्द नहीं, परिणाम होते हैं। उधर चिंगर अभी भी खुश थी। उसे माहौल का बदलाव बिल्कुल समझ नहीं आया। यंग मास्टर चू, मेहनत से पढ़ना, उसने जाते जाते उत्साह से कहा। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। फिर वह कई बार पीछे मुड़कर हाथ हिलाती हुई वापस चली गई। जैसे ही चिंगर चली गई, झाओ शुइंग के चेहरे की विनम्र मुस्कान भी गायब हो गई। अब उसके चेहरे पर सिर्फ ठंडा औपचारिक व्यवहार बचा था। उसने बाहर खड़े एक युवा शिक्षक को बुलाया। टीचर ली, इसे नए छात्रों की दूसरी कक्षा में ले जाओ। नियम समझा देना। युवा शिक्षक ने चू जिंग को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में साफ लिखा था, इतनी उम्र में नया छात्र। लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। दोनों चुपचाप मिंग लुआन हॉल से बाहर निकल गए। पीछे से झाओ शुइंग की धीमी आवाज आई, 20 साल की उम्र में इंपीरियल परीक्षा? हूँ। मिस वोंग भी कभी कभी अजीब दया दिखा देती हैं। खैर, परीक्षा में असफल होगा तो खुद ही समझ जाएगा। चू जिंग ने सब सुन लिया, लेकिन वह बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। आखिर दूसरे की नजरों से देखें तो वह सच में थोड़ा अजीब ही लग रहा था। कुछ देर बाद टीचर ली उसे एक शांत आंगन में लेकर पहुंचा। लकड़ी के बोर्ड पर लिखा था, बाल विद्वान दूसरी कक्षा। अंदर से बच्चों के पढ़ने की आवाजें आ रही थीं। टीचर ली ने दरवाजे के बाहर रुककर कहा, सुबह देर मत करना, बिना कारण अनुपस्थित नहीं रहना। इतना कहकर वह लगभग तुरंत चला गया, जैसे ज्यादा देर रुकना भी अजीब लग रहा हो। चू जिंग ने गहरी सांस ली, फिर दरवाजा खोल दिया। चर्रर। दरवाजे की आवाज के साथ पूरा कमरा शांत हो गया। एक पल में सारी निगाहें उसकी तरफ मुड़ गईं। और फिर चू जिंग खुद भी जम गया। पूरी कक्षा बच्चों से भरी थी। सबसे बड़ा मुश्किल से 15-16 साल का होगा, और सबसे छोटा तो शायद 11 साल का भी नहीं। उनके मासूम चेहरे, छोटे छोटे शरीर, और बीच में दरवाजे पर खड़ा लंबा चौड़ा 20 साल का चू जिंग। दृश्य इतना अजीब था कि खुद उसे भी हंसी आने लगी। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद पूरी कक्षा फुसफुसाहट से भर गई। ये कौन है? नया टीचर? नहीं, टीचर किताबें लेकर नहीं आते। फिर किसी ने धीरे से कहा, शायद नया क्लासमेट। पूरा कमरा फट पड़ा। क्या? इतनी उम्र में? लगता है कई साल से परीक्षा में फेल हो रहा होगा। धीमी हंसी और जिज्ञासु निगाहें हर तरफ से उस पर गिरने लगीं। यहां तक कि बाहर दूसरी कक्षाओं के बच्चे भी खिड़कियों से झांकने लगे। चू जिंग दरवाजे पर खड़ा सब देखता रहा। फिर मन ही मन बोला, सिस्टम, तुमने ये तो बताया ही नहीं कि इंपीरियल परीक्षा की तैयारी के साथ मुझे बच्चों के स्कूल में भी बैठना पड़ेगा। उसने कमरे में बैठे नन्हे छात्रों को देखा और होंठ हल्के से फड़क उठे। यह पढ़ाई कम
और उम्र पार करके दोबारा बचपन जीने जैसा ज्यादा लग रहा था। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें शांत हो गईं। मजाक सहना आसान था। गरीबी, निराशा और मौत के डर से गुजरने के बाद ये सब कुछ भी नहीं था। चू जिंग ने सीधा कदम आगे बढ़ाया, क्योंकि उसे पता था एक दिन यही लोग उसकी तरफ उसी हैरानी से देखेंगे। लेकिन तब उनकी आंखों में मजाक नहीं, सम्मान होगा। पूरी कक्षा की निगाहें चू जिंग पर टिकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अजीब तमाशा उनके बीच आकर बैठ गया हो। पीछे की खाली जगह पर बैठते हुए चू जिंग को खुद भी अजीब महसूस हुआ। उसकी लंबी कदकाठी इन छोटे बच्चों के बीच बिल्कुल अलग दिख रही थी। तभी ठक, कक्षा का दरवाजा फिर खुला। करीब 25 साल का एक युवा शिक्षक अंदर आया। साफ सुथरा चेहरा, नीला विद्वान वस्त्र, लेकिन आंखों में हमेशा रहने वाली ठंडी उदासी। जैसे ही वह अंदर आया, सारे छात्र तुरंत खड़े हो गए। प्रणाम शिक्षक लू। पूरा कमरा सम्मान से गूंज उठा। चू जिंग भी धीरे से खड़ा हो गया। शिक्षक लू की नजर पूरी कक्षा पर घूमी और आखिर में सीधा चू जिंग पर जाकर रुक गई। उस नजर में जिज्ञासा नहीं थी, सीधी नापसंदगी थी। चू जिंग तुरंत समझ गया, यह आदमी पहले से उसके बारे में जानता था और शायद वोंग चिंगेआओ से जुड़ी वजहों से उससे जल भी रहा था। शिक्षक लू मंच पर चढ़ा और होठों पर हल्की व्यंग्य भरी मुस्कान आई। आज हमारी कक्षा में एक नए सहपाठी आए हैं। उसने सहपाठी शब्द पर खास जोर दिया। कुछ बच्चे तुरंत हंसी रोकने लगे। चू जिंग 20 साल की उम्र में भी ज्ञान पाने की ऐसी लगन सचमुच प्रशंसनीय है। उसकी आवाज मीठी थी, लेकिन हर शब्द ताने जैसा लग रहा था। सुना है किसी बड़े व्यक्ति की सिफारिश से इन्हें काउंटी स्कूल में प्रवेश मिला है। उम्मीद है यह अवसर व्यर्थ नहीं जाएगा। पूरा कमरा धीमी हंसी से भर गया। खिड़कियों के बाहर दूसरी कक्षाओं के छात्र भी झांकने लगे। सबको तमाशा चाहिए था, लेकिन चू जिंग शांत रहा। वह धीरे से खड़ा हुआ, शिक्षक लू को सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया और शांत आवाज में बोला, शिक्षक लू सही कह रहे हैं। मेरी उम्र सच में दूसरों से अधिक है, लेकिन जैसा संतों ने कहा है, अगर सुबह सत्य का मार्ग मिल जाए तो शाम को मृत्यु भी स्वीकार है। कक्षा धीरे धीरे शांत होने लगी। चू जिंग की आवाज अब और स्थिर हो गई। हाँ, मुझे किसी महान व्यक्ति की सहायता मिली, लेकिन सीखने की इच्छा किसी की सिफारिश से नहीं मिलती। ज्ञान उम्र से नहीं तय होता, बल्कि इस बात से तय होता है कि व्यक्ति सीखना सच में चाहता है या नहीं। फिर उसने सीधा शिक्षक लू की तरफ देखा। क्या मैं गलत कह रहा हूं, शिक्षक? पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। कई छात्रों की आंखों में हैरानी उतर आई। उन्हें लगा था यह बड़ा उम्र वाला छात्र शर्म से सिर झुका लेगा, लेकिन उसने बिना गुस्सा किए इतनी शांति से जवाब दे दिया। यहां तक कि बाहर खड़े कुछ शिक्षक भी एक दूसरे को देखने लगे। शिक्षक लू का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि चू जिंग इतनी आसानी से बात पलट देगा। उसने ठंडी आवाज में कहा, शब्दों से कुछ साबित नहीं होता। अगर तुम सच में पढ़ना चाहते हो। उसने मेज से एक कागज उठाया और ठंडी मुस्कान के साथ बोला, तो मैं अभी तुम्हारी परीक्षा लेता हूं। शिक्षक लू ने मेज पर रखे 2 भारी पेपरवेट थोड़ा दूर रखे और उनके ऊपर एक पतला चावल वाला कागज फैला दिया। बीच का हिस्सा नीचे झूल रहा था। फिर उसने पानी से भरा चाय का कप उठाया और व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ बोला, अगर तुम इस कागज पर यह पानी का कप रख सको, बिना कागज फटे, तो मैं मान लूंगा कि तुम यहां पढ़ने लायक हो। पूरा कमरा तुरंत उत्साह से भर गया। सबको समझ आ गया, यह सीधा अपमान था। अरे, कागज पानी का कप कैसे पकड़ेगा? ये तो जानबूझकर फंसा रहे हैं। बाहर खड़े छात्र भी मजा देखने लगे।
हर किसी को लगा आज चू जिंग की बुरी बेइज्जती होने वाली है, लेकिन चू जिंग ने सिर्फ उस कागज को देखा, फिर हल्की मुस्कान दे दी, जैसे सवाल मुश्किल नहीं बल्कि मजेदार हो। उसकी मुस्कान देखकर शिक्षक लू की भौहें सिकुड़ गईं। क्या बात है, उसने ठंडी आवाज में कहा। लगता है यंग मास्टर चू बहुत आत्मविश्वासी हैं। चू जिंग आराम से आगे बढ़ा और मंच के सामने आकर रुक गया, लेकिन कप उठाने के बजाय उसने मासूम चेहरे से पूछा, शिक्षक लू, पहले मैं भी एक बात पूछ सकता हूँ? कमरा अचानक शांत हो गया। चू जिंग ने विनम्रता से कहा, यह प्रश्न सच में बहुत रोचक है, तो मैं जानना चाहता हूँ। उसने सीधे शिक्षक लू की आंखों में देखा। क्या आप स्वयं इस कागज से पानी का यह कप उठा सकते हैं? पूरा कमरा दबे हुए आश्चर्य से भर गया। बाहर खड़े छात्र भी चौंक गए। सबको पहली बार एहसास हुआ, चू जिंग सिर्फ शांत नहीं था, वह बेहद तेज भी था। शिक्षक लू का चेहरा तुरंत सख्त हो गया, क्योंकि सच तो यह था, वह खुद भी यह नहीं कर सकता था। यह सवाल उसने सिर्फ चू जिंग को नीचा दिखाने के लिए बनाया था, लेकिन अब उसी जाल में वह खुद फंस चुका था। अगर वह हाँ कहता तो चू जिंग तुरंत बोलता, कृपया करके दिखाइए, और अगर नहीं कहता तो पूरी कक्षा समझ जाती कि वह खुद जिस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, उसी से दूसरों को अपमानित कर रहा था। कुछ छात्रों ने धीरे धीरे एक दूसरे को देखना शुरू किया। अब मजाक चू जिंग का नहीं, शिक्षक लू का बनने लगा था। लू यिन की उंगलियां किताब पर कस गईं। उसका चेहरा कभी लाल पड़ता, कभी पीला। वह घूरकर चू जिंग को देखने लगा, लेकिन चू जिंग अब भी शांत खड़ा था, चेहरे पर वही विनम्र मुस्कान, मगर उसकी आंखों में साफ लिखा था, अगर तुम मुझे शर्मिंदा करना चाहते हो तो पहले खुद गिरने के लिए तैयार रहो। लू यिन का चेहरा गुस्से से कांप उठा। चू जिंग, उसने दांत भींचकर कहा, मैंने तुमसे सवाल पूछा है, जवाब दो। बार बार बात घुमाकर क्या साबित करना चाहते हो? वह फिर से माहौल अपने नियंत्रण में लाना चाहता था, लेकिन चू जिंग अब भी शांत था। उसने मासूमियत से कहा, शिक्षक लू गलत समझ रहे हैं, मैं तो बस आपकी महान प्रतिभा से सीखना चाहता था। आखिर आपने ही कहा था, शायद केवल असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति यह कर सकता है। वह हल्का रुका, फिर अफसोस भरे स्वर में बोला, तो क्या शिक्षक स्वयं भी नहीं कर सकते? पूरा कमरा फिर से अजीब खामोशी में डूब गया। कुछ छात्रों के चेहरे लाल हो गए, क्योंकि हंसी रोकना मुश्किल हो रहा था। लू यिन का चेहरा बंदर की तरह लाल पड़ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ, यह आदमी बाहर से भले साधारण दिखता हो, लेकिन शब्दों से किसी को भी दीवार तक धकेल सकता है। तभी चू जिंग ने फिर शांत स्वर में कहा, लेकिन सभी की सांसें रुक गईं। मैंने कहा था कि यह कठिन नहीं है, तो स्वाभाविक है, मैं इसे कर सकता हूं। इस बार पूरी कक्षा सच में चौंक गई, यहां तक कि बाहर खड़े शिक्षक भी गंभीर हो गए। लू यिन ठंडी हंसी हंसा, अच्छा, तो सबके सामने करके दिखाओ। अगर असफल हुए तो यह शिक्षक का अपमान माना जाएगा। लेकिन चू जिंग ने उसकी धमकी की तरफ देखा तक नहीं। वह धीरे से आगे बढ़ा और कागज उठा लिया। सबको लगा वह तुरंत कप रखने की कोशिश करेगा, पर अगले ही पल उसने कागज मोड़ना शुरू कर दिया। एक बार, दो बार, बार बार छोटे छोटे मोड़। पूरा कागज लहरदार आकार लेने लगा। छात्र हैरान होकर फुसफुसाने लगे, ये क्या कर रहा है? कागज मोड़ने से क्या होगा? क्या इससे कागज मजबूत हो जाएगा? लू यिन के चेहरे पर अब भी तिरस्कार था। उसे लगा चू जिंग बस समय खींच रहा है। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद
चुजिंग ने मोड़ा हुआ लहरदार कागज दोनों पत्थरों के ऊपर रख दिया। फिर उसने धीरे से पानी का कप उठाया। पूरा कमरा सांस रोके देख रहा था। कप धीरे धीरे उस लहरदार कागज के बीचों बीच रखा गया। 1 पल, 2 पल, 3 पल, कागज नहीं फटा। कप बिल्कुल स्थिर था। पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। पूरा कमरा जम गया। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस सवाल को सबने असंभव माना था, चुजिंग ने उसे इतने आसान तरीके से हल कर दिया। और सबसे डरावनी बात यह थी, उसके चेहरे पर जरा भी घमंड नहीं था, जैसे उसने कोई बड़ी बात की ही नहीं। कुछ सेकंड बाद, वाह! पूरी कक्षा शोर से फट पड़ी। छोटे छात्र अपनी जगह से उछल गए। बाहर खड़े लोग भी दंग रह गए। उसने सच में कर दिखाया। ये कैसे हुआ? कागज इतना मजबूत कैसे बन गया? लेकिन सबसे ज्यादा स्तब्ध व्यक्ति था लू यिन। उसकी आंखें उस कप पर जमी थीं। चेहरे का सारा घमंड धीरे धीरे टूट रहा था, क्योंकि आज जिस आदमी को वह पूरे स्कूल के सामने शर्मिंदा करना चाहता था, उसी ने उसे सबके सामने चुप करा दिया था। वो सच में टिक गया। पूरा कमरा शोर से भर उठा। छोटे छात्र अपनी जगह से खड़े हो गए। किसी की आंखें फटी रह गईं। कोई बार बार कागज को देख रहा था। कागज फटा भी नहीं। ये कैसे किया उसने? बस मोड़ने से इतना मजबूत हो गया। अब उनकी नजरों में मजाक नहीं था, सिर्फ हैरानी और उत्साह। यहां तक कि बाहर खड़े शिक्षक भी गंभीर हो गए थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि इस साधारण से दिखने वाले उपाय के पीछे कोई गहरी समझ छिपी है। मंच पर खड़ा लू यिन पूरी तरह जड़ हो चुका था। उसकी आंखें कप और कागज पर टिकी थीं। चेहरा सफेद पड़ गया था। उसे लग रहा था जैसे किसी ने सबके सामने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया हो। जिस सवाल से वह चुजिंग को नीचा दिखाना चाहता था, उसी सवाल ने उसकी अपनी अकड़ तोड़ दी थी। उधर चुजिंग बिल्कुल शांत था। उसने आराम से कप उठाया, एक घूंट पानी पिया और फिर मुस्कुराकर छात्रों की तरफ देखा। ये कोई जादू नहीं था। उसकी आवाज शांत मगर साफ थी। सीधा रखा कागज दबाव सह नहीं पाता, लेकिन जब उसे मोड़ा जाता है तो वजन अलग अलग हिस्सों में बंट जाता है। तब वही कमजोर कागज मजबूत सहारा बन जाता है। पूरा कमरा फिर शांत हो गया। सब ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। चुजिंग ने धीरे से आगे कहा, दुनिया की ज्यादातर चीजें ऐसी ही होती हैं। सिर्फ उत्तर याद करना ज्ञान नहीं है। असल समझ यह है कि चीजें ऐसी क्यों होती हैं। यह सिर्फ समझाना नहीं था। यह सीधा लू यिन की सोच पर चोट थी, क्योंकि वह केवल सवाल पूछना जानता था, समझना नहीं। अब छात्रों की नजरें पूरी तरह बदल चुकी थीं। कुछ देर पहले तक जो आदमी उनका मजाक था, अब वही सबसे अलग दिखाई दे रहा था। लू यिन यह सब देखकर अंदर ही अंदर जल उठा। उसे महसूस हुआ, अगर आज उसने चुजिंग को नहीं दबाया तो आगे पूरा स्कूल उसी की चर्चा करेगा। धड़ाम! उसने जोर से मेज पर हाथ मारा। पूरा कमरा फिर चुप हो गया। लू यिन की आंखें गुस्से से लाल थीं। बस बहुत हुआ, उसने ठंडी आवाज में कहा। ये सब सिर्फ छोटे मोटे चालाकी वाले खेल थे, सड़क किनारे की सस्ती तरकीबें। उसकी आवाज में अब शिक्षक का धैर्य नहीं, बल्कि हार चुके आदमी की जलन थी। लेकिन चुजिंग बस शांत खड़ा रहा, क्योंकि उसे पता था, जब कोई व्यक्ति तर्क हार जाता है तब वह अक्सर अपमान का सहारा लेता है। लू यिन अब पूरी तरह बौखला चुका था। कुछ कागज मोड़ लेने से खुद को विद्वान समझने लगे। उसने व्यंग्य से कहा, सच्चे विद्वान कविता और निबंध से पहचाने जाते हैं। ये सड़क किनारे की चालाकियां नहीं,
पूरी कक्षा के चेहरे बदल गए। अब छात्रों को भी साफ दिख रहा था लू यिन हार मानने को तैयार नहीं था। जब सवाल का जवाब मिल गया तो उसने नियम ही बदल दिए, लेकिन वह रुका नहीं। उसने उंगली उठाकर कहा, अगर सच में प्रतिभा है तो अभी इसी समय कविता सुनाओ। अगर कविता अच्छी हुई तो मैं मान लूंगा कि तुम में कुछ योग्यता है, और अगर नहीं। उसकी आवाज ठंडी हो गई। तो तुरंत इस कक्षा से निकल जाओ। कमरे में धीमी नाराज फुसफुसाहट फैल गई। सब समझ रहे थे यह परीक्षा नहीं, खुली बेइज्जती थी। तुरंत कविता रचना आसान नहीं होता, यहां तक कि कई असली विद्वान भी मौके पर अटक जाते। लेकिन चू जिंग अचानक हंस पड़ा। वह गुस्से की हंसी नहीं थी, जैसे उसे सच में यह सब बेहद हास्यास्पद लग रहा हो। उसने धीरे से सिर हिलाया। शिक्षक लो। उसकी आवाज अब शांत नहीं, तेज थी। पहले मुझे लगा था कि आप सिर्फ कम ज्ञान वाले व्यक्ति हैं, लेकिन अब समझ आया आपका चरित्र भी उतना ही छोटा है। पूरा कमरा सन्न रह गया। चू जिंग की आंखें सीधी लू यिन पर टिकी थीं। हारकर बहाने बनाना, दूसरों को जानबूझकर नीचा दिखाना और अपनी ईर्ष्या छिपाने के लिए शिक्षक का नाम इस्तेमाल करना, ऐसे व्यक्ति को दूसरों को शिक्षा देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। लू यिन गुस्से से कांप उठा। तुम। लेकिन चू जिंग रुका नहीं। आज अगर कोई इस कक्षा को शर्मिंदा कर रहा है तो वो मैं नहीं, आप है। कमरे में ऐसी खामोशी छा गई कि सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। फिर चू जिंग ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज अचानक शांत और काव्यमय हो गई। लेकिन चूंकि शिक्षक लोग कविता सुनना चाहते हैं तो मैं कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं। उसने सीधे लू यिन की तरफ देखा और स्पष्ट आवाज में कहा, टेढ़ी डालियां पीली भी नहीं हुई, फिर भी बसंत की हवा पर इतराती हैं। मुट्ठी भर उड़ते फूल सोचते हैं वे सूरज चांद को ढक सकते हैं। कविता खत्म होते ही पूरा कमरा जम गया। हर कोई समझ गया यह सिर्फ कविता नहीं थी, सीधा वार था। टेढ़ी डालियां यानी कम अनुभव के बावजूद घमंड से भरा व्यक्ति। उड़ते फूल सूरज चांद ढकना चाहते हैं, यानी छोटे लोग अपनी चालाकियों से सच्ची प्रतिभा दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 4 पंक्तियां सीधे लू यिन के दिल में उतर गईं। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, क्योंकि चू जिंग ने सिर्फ कविता नहीं सुनाई थी, उसने पूरे स्कूल के सामने उसकी असली तस्वीर खींच दी थी। कविता की असली चोट अब धीरे धीरे सबके दिमाग में उतर रही थी। पहली पंक्ति, टेढ़ी डालियां, सीधा लू यिन पर वार था। कम उम्र, थोड़ा नाम और उसी घमंड में दूसरों को दबाना। दूसरी पंक्ति, बसंत की हवा पर इतराती हैं, यानी अपनी छोटी सी हैसियत और शिक्षक होने के सहारे दूसरों को नीचा दिखाना। और आखिरी 2 पंक्तियां तो जैसे सीधे उसके चेहरे पर लिखी गई थीं। उड़ते फूल सूरज चांद ढकना चाहते हैं। छोटे लोग सोचते हैं कि चालाकियों से असली प्रतिभा को दबा देंगे, लेकिन दुनिया में अभी ठंडी पाला बाकी है। मतलब अहंकार का अंत तय है। यह अब साधारण ताना नहीं रहा था, यह खुला साहित्यिक थप्पड़ था। सबसे डरावनी बात यह थी, कविता का विषय सच में विलो यानी पेड़ की डालियां थीं। कोई चाहे भी तो सीधे दोष नहीं निकाल सकता था, लेकिन हर शब्द, हर इशारा लू यिन पर पूरी तरह फिट बैठ रहा था। पूरा कमरा तीसरी बार गहरी खामोशी में डूब गया। लेकिन इस बार वह खामोशी डर की नहीं थी, बल्कि उस रोमांच की थी जब लोग अपनी आंखों के सामने किसी को पूरी तरह टूटते देखते हैं। छोटे छात्र सांस रोके खड़े थे। बाहर खड़े शिक्षक भी अब गंभीर चेहरों से चू जिंग को देख रहे थे। कुछ देर पहले तक
उनकी नजर में वह सिर्फ रिश्तों से आया हुआ बड़ा उम्र का छात्र था। लेकिन अब किसी को भी उसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि उसने सिर्फ सवाल हल नहीं किया था, उसने शब्दों से इंसान को नंगा कर दिया था। और सबसे खतरनाक बात, उसके चेहरे पर अब भी वही शांत मुस्कान थी। अपमान का यह स्तर अब साधारण नहीं रहा। यह तो मास्टर स्तर की तीखी जुबान का दायरा है। साहित्य का एक दिग्गज। पूरी कक्षा में तीसरी बार पूरी तरह सन्नाटा छा गया, लेकिन यह चुप्पी उबलते सदमे और अत्यधिक उत्साह से भरी थी, जैसे किसी पौराणिक चेहरे पर तमाचा पड़ते देखना। गलियारे में शिक्षकों सहित सभी छात्र दंग रह गए। उन्होंने मंच पर उस व्यक्ति को देखा जिसका चेहरा अचानक चौड़ी आंखों के साथ कागज की तरह पीला पड़ गया था, जैसे किसी अदृश्य भारी हथौड़े से मारा गया हो। फिर उन्होंने नीचे चू जिंग को देखा। पीठ के पीछे हाथ बांधे खड़ा था, शांत था और चेहरे पर हल्के उपहास का भाव भी था। यह आदमी बहुत भयंकर है। अभी अभी अपनी बुद्धि से उसने समस्याओं को कुचल दिया, अब अपनी कविता से वो प्रतिभा और नैतिकता दोनों से कुचल रहा है। और यह कविता इतनी तीखी, इतनी संतोषजनक है, हालांकि सूक्ष्म रूप से अपमानजनक। यह असल में कविता नहीं है, यह एक सुंदर चाकू पकड़कर मिस्टर लू का चेहरा छीलने और उस पर दावत उड़ाने जैसा है, और करते वक्त लय भी बनाना। आपने कहा था कि कविता और निबंध बहुत अच्छा तरीका है। खैर, वो आपके तथाकथित शानदार तरीके से ही आपको जोरदार तमाचा मार रहा है। सबसे चौंकाने वाला और डरावना हिस्सा यह है कि चू जिंग ने यह कविता इस तरह लिखी जैसे रुककर सोचा भी नहीं, बस मुख खोला और बोल दिया। उनकी प्रतिभा सच में अविश्वसनीय है। लू यान को लगा जैसे पैरों से लेकर सिर तक एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसके बाद शर्म और क्रोध का ज्वालामुखी फट पड़ा। कविता की 4 पंक्तियां 4 तपते लोहे की सुइयों की तरह थीं, कानों में घुसकर दिल को छेद रही थीं। अव्यवस्थित शाखाएं, अनियंत्रित गति, सूर्य और चंद्रमा को स्पष्ट पाले से ढकती है। हर शब्द उस पर सार्वजनिक दंड जैसा लग रहा था। उसके सारे काले विचार, अहंकारी रवैया और नीच चालें सब उजागर हो गए। वो दहाड़ना और खंडन करना चाहता था। आप बदनामी कर रहे हैं, तुम मेरी पीठ पीछे आलोचना कर रहे हो। लेकिन कविता का शीर्षक विलो के कारण था, और यह सच में विलो के पेड़ों, अराजकता में शाखाओं, उड़ान की विशेषताओं का वर्णन कर रहा था। वो क्या कहता, उन पर इसे व्यक्तिगत रूप से लेने का आरोप लगाए? क्या यह स्वीकार नहीं करेगा कि वो वैसा ही इंसान है जिसका कविता में अपमान किया जा रहा है? वो कविता को कमजोर समझना चाहता था, लेकिन इसके रूपक सटीक थे। भाषा संक्षिप्त थी, व्यंग्य गहरा था। यह उनकी पढ़ी हुई कई गंभीर प्रकृति कविताओं से भी ज्यादा शक्तिशाली और कलात्मक था। वो इतना क्रोधित था कि हमला करने के लिए एक भी बिंदु नहीं मिला। इतनी बुरी तरह अपमानित होकर खुद का बचाव करने में असहाय, बहस के उसके प्रयास भी फीके और कमजोर लग रहे थे। उसका पूरा बदन खून से लथपथ हो गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया, कान भिनभिनाने लगे। उसने हवा में गिरे पत्ते की तरह कांपते होठों से चू जिंग की तरफ उंगली उठाई। आप चू जिंग, आपकी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आप अपने शिक्षक का अपमान कर रहे हैं। गद्दार, बेहद विद्रोही। उसकी आवाज कर्कश और टूटी हुई थी, हताश गर्जना से भरी, लेकिन एक पराजित कुत्ते के चिल्लाने जैसी ज्यादा। वाह, किसी ने कहा। इस बार एक से ज्यादा युवा नहीं रह सके और नीचे से उत्साह से चिल्लाए। जल्द ही सहमति, प्रशंसा और दबी हुई हंसी की आवाजें एक लहर की तरह भर गईं। बाप रे, यह कविता, यह तो सीधे निशाने पर लगती है। पूर्वी हवा पर झुकी जंगली रेखाएं, इतनी भयंकर, इतनी ज्वलंत, सूरज और चंद्रमा को ढकने वाले उड़ते फूलों की बात। क्या मास्टर लू एक झूठे कारण के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा है? यह नहीं जानता कि दुनिया में स्पष्ट पाला है। भाई चू उसे चेतावनी दे रहा है कि बहुत अहंकारी न हो। अविश्वसनीय, सच में अद्भुत। मैं यह कविता जीवन भर याद रखूंगा। मास्टर लू का चेहरा, वो खत्म हो सकता है। छात्रों के चेहरे उत्साह से लाल हो गए और आंखें चू जिंग को भावुक प्रशंसा से देख रही थीं। यह नया पुराना सहपाठी लगभग एक दिव्य प्राणी जैसा है। साहित्य और युद्धकला दोनों में कुशल, बुद्धि में अतुलनीय और कालातीत शब्दों से किसी का अपमान करने में सक्षम। गलियारे के नीचे के शिक्षक भी उस वक्त अवाक थे, आंखों में सदमे और जटिल भावनाओं के साथ एक दूसरे को देख रहे थे। यह चू जिंग असाधारण है। उसकी तीव्र बुद्धि, साहित्यिक प्रतिभा और दूसरों को चुपचाप नीचे लाने का दृढ़ संकल्प। वो सिर्फ कोई पारिवारिक संबंध नहीं है, वो स्पष्ट रूप से नदी पार करने वाला एक भयंकर अजगर है। मिस वोंग को ऐसा खजाना कहाँ से मिला? इस बार लू यान ने सच में तपते लोहे पर कदम रखा। नहीं, उसने तो ब्लेडों के पहाड़ पर कदम रखा। लू यान कांपते हुए पोडियम पर खड़ा था। वो साफ महसूस कर सकता था कि एक शिक्षक के रूप में उसकी आखिरी गरिमा और अधिकार चू जिंग की कविता और हॉल को भरने वाली चर्चा से पूरी तरह बिखर गए और कुचल दिए गए। लग रहा था जैसे वो खुद को आने वाले लंबे समय तक हायोंग काउंटी स्कूल और विद्वानों के पूरे समाज में सबसे बड़ा मजाक बनते हुए देख रहा था। चू जिंग, वो अपनी पूरी ताकत से एक हताश जंगली जानवर जैसी दहाड़ के साथ चिल्लाया, मैं आपका विरोध करूंगा, मैं आपको स्कूल में रिपोर्ट करूंगा,
आप पर अपने शिक्षक की निंदा करने का आरोप लगाऊंगा और आपको काउंटी स्कूल से निष्कासित करवाऊंगा ताकि आप दोबारा कभी कहीं काम न कर सकें। अपनी इस उन्मादी धमकी का सामना करते हुए चू जिंग ने बस एक भौं थोड़ी ऊपर उठाई, चेहरे पर दया और तिरस्कार का हल्का भाव। मास्टर लू, कृपया जैसा चाहे करें, उन्होंने शांति से कहा, जैसे रात के खाने की बात हो। लेकिन शिकायत करने जाने से पहले मेरा सुझाव है कि पहले खुद पर विचार करें, यह न जानते हुए कि दुनिया में स्पष्ट वाला है। अपना ख्याल रखें। बोलने के बाद उन्होंने लू यान की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया, जो पहले से ही आधा टूट चुका था। वो शांति से मुड़े, नीचे उत्साहित लड़कों को हल्का सिर हिलाया, फिर अपनी बिल्कुल नई किताब उठाई। सबकी चौकस निगाहों के बीच वो लगातार कदमों से कक्षा से बाहर चले गए। धूप उनकी लंबी आकृति पर चमक रही थी, जैसे उन पर एक विजयी आभा हो। उनके पीछे सन्नाटा अचानक शोर के विस्फोट से टूट गया और लू फूजी पोडियम के पीछे बैठा था, खोखली आंखों से पीला, जैसे सारी ऊर्जा निचुड़ गई हो। काउंटी स्कूल में चू जिंग की उपस्थिति का पहला दिन, हालांकि संक्षिप्त। उन्होंने ओर टू द विलो नामक एक कविता से बड़ी हलचल मचा दी, जिसे तीखी फटकार का आदर्श उदाहरण माना गया। कविता ने सभी पर गहरी छाप छोड़ी और चू जिंग का नाम दृढ़ता से याद हो गया। चू जिंग को इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी कि वो स्कूल जाए या निष्कासन का जोखिम उठाए। वो बस शांति से पढ़ना चाहता था। लेकिन घृणित लू यान से मिलने ने ऐसे छोटे इंसान के नीचे पाठ सुनना असहज बना दिया। लू फूजी से बहस करने, कठिन समस्याओं को चतुराई से हल करने और अपनी कविता से सबको चौंकाने का चू जिंग का प्रभावशाली कार्य होंग काउंटी स्कूल के हर कोने में तूफान की तरफ फैल गया। यह ग्रेड के लिए लड़ने वाले सामान्य छात्रों से कहीं ज्यादा रोमांचक था। लगभग जैसे ही चू जिंग ने कक्षा छोड़ी, विस्तृत कहानी, खासकर वो भेदी कविता जो विलो के कारण थी, अतिरंजित होकर स्कूल के मुख्य अधिकारी झाओ यिन के कानों तक पहुंच गई। उस समय झाओ यिन ने अभी अभी कुछ कागजी कार्रवाई पूरी की थी और अपने गले को तरोताजा करने के लिए एक चाय का प्याला पकड़े हुए था। जब उसने अपने भरोसेमंद प्रबंधक को उत्साह से घटना की रिपोर्ट करते हुए सुना, तो वह ऐसे जम गया जैसे किसी जादू ने उसे थाम लिया हो। वह चाय के कप के साथ वहां खड़ा था, मुंह थोड़ा खुला, आंखें चौड़ी, और यहाँ तक कि उसकी सावधानी से संवारी गई लंबी दाढ़ी भी मानो ऊपर उठ गई हो। उनकी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि यह संबंधों के भरोसे टिका छात्र बड़ी मुसीबत है। स्कूल में दाखिल होते ही इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया, लेकिन जल्द ही वह शांत हो गया। उन्होंने चू जिंग के उस अचरज भरे प्रदर्शन के बारे में सोचा। तुम्हारा मतलब चू जिंग से है? वह 20 साल का छात्र जो इतना जुड़ा हुआ है। झाओइंग की आवाज का स्वर बदल गया। क्या उसने न केवल कागज के एक टुकड़े पर चाय का प्याला टिकाया, बल्कि मौके पर ही एक कविता भी लिख दी और लू येंग को इतनी कड़ाई से डांटा कि उसे पूरी तरह अपमानित कर दिया। यह बिल्कुल सच है, शुइंग, जो स्टीवर्ड था, ने उत्साह से कहा, जोश में हाथ हिलाते हुए। मैं खुद देखने गया था। कप अभी भी कागज पर सुरक्षित टिका हुआ था। कई विद्वान और छात्र देखने के लिए आसपास जमा हो गए थे। कविता अद्भुत थी। अदमे शाखाएं अभी भी पीली पड़ रही है। जंगली बल के साथ पूर्वी हवा में झुक रही है। अब कई छात्र इसे नकल करके पढ़ रहे हैं। उस समय लू फूजी का चेहरा हरा पड़ गया था। सुना है वह अभी भी अपने कमरे में बंद है, बाहर नहीं आ रहा। झाओइंग ने अचानक चाय का कप एक जोरदार धमाके के साथ मेज पर पटक दिया। कुछ बूंदें छिटक गईं। वह अब और स्थिर नहीं बैठ सकता था। वह उछलकर खड़ा हो गया और कमरे में आगे पीछे टहलने लगा। उसके चेहरे पर कई भाव एक साथ उभर रहे थे। पहले अविश्वास, फिर अफसोस और फिर वह खुशनुमा हैरानी, जैसे किसी को अचानक खजाना मिल जाए। जल्दी करो, मुझे वह कागज वाला कप दिखाओ। झाओइंग को अब शिष्टाचार की कोई परवाह नहीं थी। उसने अपना चोगा संभाला और तेज कदमों से बाहर निकल गया। उसके लिए यह समझ पाना मुश्किल था कि कागज का एका टुकड़ा एक कप पानी का बोझ कैसे थाम सकता है। यह उसकी सारी सामान्य समझ को चुनौती दे रहा था। जब वह द्वितीय वर्ष की कक्षा के बाहर पहुंचा, जहां भीड़ जमा थी, तो उसने साफ साफ देखा 2 पत्थर के बाटों के बीच साफ सुथरी सिलवटों वाला शेंग कागज का एक टुकड़ा और उस पर सादा चाय का प्याला निश्चल रखा हुआ। अंदर का पानी बिल्कुल शांत था। झाओइंग पूरी तरह दंग रह गया। उसने उस अचरज के इर्द गिर्द 2 चक्कर लगाए, ध्यान से जांचने के लिए झुका और सतर्क उंगलियों से मुड़े कागज और कप के किनारों को धीरे से छुआ। क्या यह सच में हो सकता है? झाओ जिंग ने खुद से बुदबुदाया। चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। उसे चू जिंग की वह बात याद आई, जब कागज सपाट होता है तो बल एक जगह केंद्रित हो जाता है और उसे तोड़ना आसान होता है। जब मोड़ा जाता है तो यह एक सहारा देने वाली संरचना बनाता है जो दबाव को फैला देती है।
इस सरल लेकिन दिमाग घुमा देने वाले दृश्य को देखकर उसके मन में एक अजीब भाव उमड़ा। भौतिक वस्तुओं के जरिए चीजों को समझना, सच्चाई जानने और यह समझने के बाद कि ऐसा क्यों है। झाओ जिंग चू जिंग के शब्द दोहराता रहा। उसकी आंखें और चमकने लगीं। अचानक उसे लगा कि चू जिंग को एक आलसी, अनजान बाहरी व्यक्ति समझने का उसका पुराना फैसला पूरी तरह गलत हो सकता है। अपने आधिकारिक आवास पर वापस लौटकर झाओ शुइंग को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने खुद एक कागज का टुकड़ा और एक कप निकाला और अनाड़ीपन से चू जिंग की तरह मोड़ने की कोशिश की। दुर्भाग्य से वह सही नहीं कर पाया। सिलवटें टेढ़ी मेढ़ी निकलीं और जब उसने कप रखा तो वह तुरंत ढक गया। पानी उस पर फैल गया। वह काफी शर्मिंदा दिखा। ओह, लगता है यह चतुर सोच सबके बस की बात नहीं। झाओ शुइंग अपने बागे से पानी पोंछते हुए खिलखिला पड़ा, लेकिन चू जिंग की कुशाग्रता के लिए उसका सम्मान और बढ़ गया। उसी समय बड़े चिन, एक सम्मानित शिक्षक जो काउंटी स्कूल में कई वर्षों से पढ़ा रहे थे, कमरे में दाखिल हुए। बड़े चिन के बाल सफ़ेद थे लेकिन वे ऊर्जा से भरे हुए थे। उनके चेहरे पर अभी भी उत्साह की लाली थी। झाओयिन, बड़े चिन की आवाज़ तेज थी। क्या आपको आज द्वितीय वर्ष के उस छात्र के बारे में पता है? मैंने अभी सुना। झाओयिन ने फौरन बुजुर्ग शिक्षक को बैठने का आमंत्रण दिया और खुद गर्म चाय परोसी। बड़े चिन ने अपनी सफ़ेद दाढ़ी सहलाई। आंखें चमक से दमक रही थीं। अद्भुत, सच में अद्भुत। यह चू जिंग, लू येन से निपटते समय मैंने उसकी शांति देखी। समस्या समझाते वक्त उसका स्पष्ट तर्क, और वह कविता विलो की वजह से थी। उसने उसे सहजता से लिख दिया, मौजूदा मुद्दों पर चोट की, प्रकृति के रूपकों का उपयोग किया और इतनी सुंदरता और जीवंतता के साथ लोगों को लताड़ा। यह लड़का निश्चित रूप से असाधारण है। बोलते बोलते वह और उत्साहित होते गए। मैं उसकी त्वरित बुद्धि, प्रतिभा और चरित्र देखता हूँ, सब शीर्ष दर्जे के। क्लासिक्स पर उसकी पकड़ कितनी मजबूत है यह तो नहीं जानता, लेकिन इस तरह के प्रदर्शन के साथ उसकी नींव मजबूत होनी ही चाहिए। झाओयिन, यह लड़का हाल के वर्षों में ह्योंग काउंटी स्कूल में एक दुर्लभ प्रतिभा है। उचित मार्गदर्शन और समय के साथ न केवल नवंबर की काउंटी परीक्षा में शीर्ष पर रहने की संभावना है, बल्कि अगले साल प्रांतीय परीक्षा में भी शीर्ष स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकता है। शीर्ष स्थान। झाओयिन का हाथ कांप उठा। लगभग चाय फिर से गिरा दी। प्रांतीय परीक्षा में शीर्ष स्थान, यह सभी प्रतिभाशाली युवाओं और विद्वानों के लिए सर्वोच्च सम्मान था। अगर हैंग काउंटी स्कूल एक शीर्ष स्कोरर दे सके तो उसे कितना गर्व होगा। उसकी उपलब्धियां कितनी प्रभावशाली दिखेंगी। पहले उसने सोचा था कि चू जिंग वोंग परिवार की बेटी का ध्यान खींचने के लिए थोड़ा चालाक या भाग्यशाली है, लेकिन अब बड़े चिन जैसे समझदार व्यक्ति ने इतनी प्रशंसा की। झाओ शुइंग ने दाढ़ी सहलाई। दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। वह चू जिंग को संकटमोचक और संसाधनों की बर्बादी समझता था, लेकिन अब वह उसे मुसीबत की जगह साहित्यिक प्रतिभा से दमकते उस सितारे की तरह देख रहा था जो आसमान से गिरा हो, एक सुनहरा अवसर। भले ही उसे लगा कि बड़े चिन की शीर्ष स्थान की उम्मीद परीक्षा विषयों की विविधता और चू जिंग की उम्र को देखते हुए थोड़ी आशावादी हो सकती है, लेकिन अब वह पूरी तरह आश्वस्त था कि काउंटी परीक्षा के शीर्ष स्कोरर बनने का मौका उसे है। जिस छात्र के पास स्पष्ट रूप से वास्तविक प्रतिभा हो और जो उसे इतने प्रभावशाली ढंग से दिखाए, वह काउंटी स्कूल के विशेष ध्यान और समर्थन का हकदार है, चाहे वोंग परिवार से उसका संबंध हो या न हो। और अगर वह सच में ऊंचा स्कोर करे या शीर्ष उम्मीदवार भी बन जाए, तब एक शिक्षक के रूप में जिसने उसकी प्रतिभा पहचानी, मुझे भी ख्याति मिलेगी, या कम से कम उनके परीक्षा मूल्यांकन पर और प्रभावशाली टिप्पणियां लिखने का मौका। यह सोचते ही झाओ जिंग की मुस्कान वसंत की हवा जैसी गर्म और कोमल हो गई। चू जिंग की शरारत से होने वाली संभावित परेशानी की पुरानी चिंता अब पूरी तरह एक प्रतिभाशाली छात्र की खोज और अच्छे नतीजों की उम्मीद में बदल चुकी थी। बड़े चिन सही है, झाओ शुइंग ने आत्मविश्वास से अपनी जांघ थपथ पाई। यह लड़का सच में असाधारण है। मुझे मानना होगा कि मैं पहले गलत था। ऐसे प्रतिभाशाली छात्र को कुछ गलतफहमियों या टकरावों की वजह से दूर नहीं किया जाना चाहिए। हमें उसे यहाँ रखना होगा और उसका भरपूर
से पालन पोषण करना चाहिए। एक पल सोचने के बाद उसने फैसला कर लिया। उसने पास खड़े प्रबंधक को आदेश दिया, जल्दी जाओ। नहीं, मैं खुद एक पत्र लिखूंगा। युवा मास्टर चू जिंग को ढूंढो और पूरा सम्मान दिखाना सुनिश्चित करना। वह अपनी मेज तक गया, ब्रश उठाया और बहुत सावधानी से शब्द चुनते हुए लिखने लगा। कृपया कहना कि आज की कक्षा की घटना की खबर मेरे कानों तक पहुंच चुकी है। शिक्षक लू की शिक्षण पद्धति में कुछ समस्याएं हो सकती है, इसलिए उन्हें आत्मचिंतन करने के लिए कहा गया है। युवा मास्टर चू जिंग तेज बुद्धि और गहरे ज्ञान वाले हैं, जो वास्तव में प्रशंसनीय है। काउंटी स्कूल पढ़ने और आगे बढ़ने की जगह है और हम कभी प्रतिभाशाली लोगों से ईर्ष्या नहीं करेंगे। युवा मास्टर चू जब चाहे काउंटी स्कूल लौटकर अध्ययन कर सकते हैं। वह अपनी पसंद की कोई भी कक्षा चुन सकते हैं। अगर उन्हें छात्र वर्ग बहुत सरल लगे तो वे सीधे विद्वान तैयारी कक्षा में बैठ सकते हैं। यदि वे अन्य कार्यों में व्यस्त हों और हर दिन उपस्थित न हो सकें तो भी उन्हें केवल चुन के समय से पहले आकर अपनी उपस्थिति दिखानी होगी। बाकी समय वे स्वयं अध्ययन कर सकते हैं। लिखने के बाद उसने पत्र पर अपनी निजी मुहर लगाई, उसे स्टीवर्ड को सौंपा और विशेष रूप से याद दिलाया, ध्यान रहे, रवैया पूरी तरह सम्मानजनक होना चाहिए। हमें अपने काउंटी स्कूल की ईमानदारी और सम्मान दिखाना है। अब जाओ। स्टीवर्ड ने पत्र लिया और मन ही मन चौंक गया। कितनी उदार शर्तें थीं। वह कोई भी कक्षा चुन सकता था और सिर्फ औपचारिक अभिवादन के लिए आना भी काफ़ी था। यह तो उन विशेषाधिकारों से भी अधिक स्वतंत्र था जो बड़े कुलीन परिवारों के बच्चों को दिए जाते थे। ऐसा लग रहा था कि युवा मास्टर चू जिंग ने सचमुच शिक्षक को प्रभावित कर दिया है और काउंटी स्कूल का अनमोल रत्न बन चुका है। जी, मैं समझ गया। मैं तुरंत संदेश पहुंचा दूंगा। प्रबंधक ने झुककर विदा ली और तेजी से बाहर निकल गया। उसे युवा मास्टर चू को ढूंढना था, जो अब काउंटी स्कूल की एक जीवित किंवदंती बन चुके थे, ताकि उन्हें इस विशेष अनुमति की खुशखबरी दी जा सके। झाओ जिंग ने प्रबंधक को जाते देखा, फिर मेज पर पड़े टूटे हुए और पानी के दाग लगे कागज को देखा। वह अपना सिर हिलाकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ओल्ड मास्टर चुन के हस्ताक्षर। किसने सोचा था कि रिवर काउंटी स्कूल में ऐसा खास छात्र भी होगा। अब यहाँ काफ़ी हलचल होने वाली है। ओल्ड मास्टर चिन ने अपनी दाढ़ी सहलाई और उम्मीद भरी मुस्कान दिखाई। थोड़ा उत्साह अच्छा होता है, इससे जगह और जीवंत बनती है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि यह युवा मास्टर चू आगे कितने चमत्कार दिखा सकता है। चू जिंग वह कविता लेकर लौट रहा था जिसने उसे मशहूर बना दिया था। उसके मन में काउंटी स्कूल की अजीब दुनिया को लेकर कई विचार घूम रहे थे। जब वह शहर के पूर्वी हिस्से में बने छोटे आंगन तक पहुंचा, तो अंदर जाने से पहले ही उसे मुख्य हॉल से महिलाओं की साफ और व्यवस्थित आवाज़ें सुनाई दीं। बीच बीच में वोंग किंग याओ आश्चर्य और प्रशंसा के साथ प्रतिक्रिया देती, जबकि लिंगिरो और ली लिंगुआ धीमी लेकिन तेज टिप्पणियां जोड़तीं। उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि उसकी तीनों पत्नियां पत्थर की मेज के चारों ओर वोंग किंग याओ के साथ बैठी थीं। मेज पर लिखावट और साधारण रेखा चित्रों से भरे कई कागज फैले हुए थे। गोलन सीधे बैठी थी और कागज के एक हिस्से की ओर इशारा करते हुए शांत स्वर में कुछ विश्लेषण कर रही थी। वोंग किंग याओ ध्यान से सुन रही थी और बीच बीच में सिर हिला रही थी। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। लिंगिरो के हाथ में लकड़ी की कोयले वाली छड़ी थी और वह पास की शीट पर तेजी से मुख्य बिंदु बना रही थी। ली लिंगशुआ थोड़ी दूर चुपचाप बैठी थी। उसकी नज़र पूरी बातचीत पर टिकी हुई थी, जैसे वह गहराई से सोच रही हो। जैसे ही चारों महिलाओं ने आवाज़ सुनी, वे तुरंत दरवाजे की ओर देखने लगीं। चू जिंग को देखकर, जिसे इस समय काउंटी स्कूल में पढ़ाई करनी चाहिए थी लेकिन जो आराम से प्रवेश द्वार पर खड़ा था, उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। पति, आप वापस क्यों आ गए? गोलन सबसे पहले खड़ी हुई। उसकी भौहें हल्की सिकुड़ गईं। वह जल्दी से चू जिंग के पास आई और उसे ध्यान से देखने लगी। उसकी आवाज़ चिंता से भरी थी। क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है या स्कूल में कुछ हुआ है? लिंगिरो ने भी तुरंत अपनी कोयले की छड़ी नीचे रख दी और हल्का लंगड़ाते हुए जल्दी से पास आ गई। उसकी चमकती आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। पति, क्या किसी ने आपको परेशान किया?
उसके सीधे सादे दिमाग ने तुरंत सबसे बुरा सोच लिया। ली लिंगशुआ ने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप एक कप गर्म पानी भरा और चू जिंग को थमा दिया। उसके चेहरे पर भी घबराहट साफ दिख रही थी। वोंकिंग याओ भी खड़ी हो गई और चू जिंग को देखने लगी, जो तीनों महिलाओं से घिरा हुआ था और उनकी देखभाल पा रहा था। उसकी आंखों में निराशा और संदेह की हल्की झलक चमक उठी। वह केवल आधा दिन ही गया था, फिर भी वापस लौट आया। काउंटी स्कूल में पूरे दिन पढ़ाई भले न होती हो, लेकिन वहाँ इतना आराम भी नहीं था। क्या उसे पढ़ाई बहुत उबाऊ लग रही थी, या फिर उसका अपने सहपाठियों या शिक्षक से झगड़ा हो गया और वह गुस्से में लौट आया? वह मन ही मन सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। इंपीरियल परीक्षा के रास्ते में सबसे महत्वपूर्ण गुण धैर्य और दृढ़ता होते हैं। अगर उसमें यह सहन शक्ति नहीं है तो कठिनाइयों का सामना करते ही वह हार मान लेगा। चाहे उसके पास कुछ बुद्धि और प्रतिभा हो, फिर भी शायद वह कभी महान व्यक्ति नहीं बन पाएगा। ऐसे इंसान पर अपनी उम्मीदें टिकाना और गोलन जैसी मजबूत महिला का भी उसके साथ जुड़ जाना, क्या यह बहुत बड़ा जोखिम नहीं है? गोलन और बाकी दो महिलाओं को चू जिंग के लिए खुली चिंता दिखाते देखकर किसी ने भी उस संभावित नतीजे के बारे में नहीं सोचा कि अगर चू जिंग परीक्षा में असफल हो गया तो क्या होगा, जैसे अधिकारियों द्वारा उन्हें वापस ले लिया जाना या दूसरी शादी तय कर दी जाना। वोंकिंग याओ का मन और उलझ गया। ये तीनों महिलाएं बेहद बुद्धिमान हैं, खासकर गोलन, जो बातचीत में निर्णायक और तेज है। फिर अपने भविष्य से जुड़े इतने महत्वपूर्ण मामले में वे इतनी लापरवाह क्यों हैं? या फिर वे चू जिंग पर इतनी आंख मूंदकर भरोसा करती है कि यह लगभग पागलपन जैसा है? उसने मन ही मन आह भरी और अपने अंदर की हलचल को दबा दिया। खैर, अब जब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है, सहयोग शुरू हो चुका है और शुरुआती वादे भी हो चुके हैं। अगर चू जिंग सचमुच पढ़ाई जारी नहीं रखता और विद्वान बनने की परीक्षा पास नहीं कर पाता, तो वह बाद में दूसरा रास्ता सोचेगी। सबसे खराब स्थिति में वह अपने परिवार के संबंधों या दूसरे उपायों का उपयोग करके कुछ समय और निकालने की कोशिश करेगी ताकि उनकी मौजूदा स्थिति बची रहे। यह परेशानी भरा जरूर है, लेकिन चू जिंग की अजीब वस्तुओं और गोलन व बाकी लोगों की प्रतिभा को देखते हुए यह जोखिम लेने लायक है। वोंकिंग याओ ने जल्दी से अपना मन स्थिर किया और बैकअप योजना के बारे में सोचना शुरू कर दिया। बेशक चू जिंग को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वोंकिंग याओ पहले ही उसके असफल निवेश की स्थिति में जोखिम मूल्यांकन और बचाव योजना तैयार कर रही थी। उसने ली लिंगशुआ से लिया हुआ पानी पिया, फिर अपने आसपास की महिलाओं को भरोसा दिलाने वाली मुस्कान दी। उसकी आवाज़ इतनी आरामदायक थी जैसे वह अभी किसी पिकनिक से लौट कर आया हो। ठीक है, घबराओ मत। मुझे लगता है कि काउंटी स्कूल काफ़ी उबाऊ है। शिक्षक वही पुराने विषय दोहराते रहते हैं और मेरे सहपाठी भी ज़्यादा दिलचस्प नहीं है। उसे बच्चों का वह छोटा समूह याद आया और वह अपने होंठ मोड़ने से खुद को रोक नहीं सका। वहाँ समय बर्बाद करने से अच्छा है कि वापस आकर तुम्हारी चर्चाएं देखूं या अपनी बोतलों और जार की देखभाल करूं। उसकी बातें आधी सच थीं और आधी झूठ। उसे सच में उन बच्चों के साथ बैठकर पाठ पढ़ना पसंद नहीं आ रहा था। उबाऊ लगा और वह लू यांस के गंदे मामलों का जिक्र करके अपनी पत्नियों को परेशान नहीं करना चाहता था। वह वोंकिंग याओ के सामने भी इसके बारे में खुलकर बात नहीं करना चाहता था। घर के मामलों को घर के अंदर ही रहना चाहिए। इसके अलावा वोंकिंग याओ बहुत चतुर थी। अगर उसने ज़्यादा कहा तो वह ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लग सकती थी। यह सुनकर गोलन, लिंगिरो और ली लिंगशुआ ने एक दूसरे की ओर देखा। हालांकि वे चू जिंग को ज़्यादा समय से नहीं जानती थीं, लेकिन अपने पति के स्वभाव को अच्छी तरह समझ चुकी थीं। चू जिंग उन लोगों में से नहीं था जो मुश्किल आते ही हार मान ले या पीछे हट जाए। चूंकि उसने इंपीरियल परीक्षा देने का फैसला किया था, तो वह निश्चित रूप से इसे गंभीरता से लेगा। इसलिए यह अजीब था कि वह केवल आधा दिन रुकने के बाद कह रहा था कि उसे वहाँ ऊब महसूस हुई और वह वापस आ गया। खासतौर पर गोलन ने जब चू जिंग ने दिलचस्प सहपाठियों का जिक्र किया तो उसकी आंखों में छिपी बेबसी और व्यंग्य की हल्की चमक को साफ पकड़ लिया। वह लगभग निश्चित हो गई थी कि उसके पति को काउंटी स्कूल में किसी अप्रिय घटना का सामना करना पड़ा है। शायद किसी ने उसे परेशान भी किया था।
लेकिन वह इसके बारे में बोलना नहीं चाहता था। शायद इसलिए कि वह उन्हें चिंतित नहीं करना चाहता था, या शायद इसलिए कि वह दूसरों के सामने अपनी नाराज़गी जाहिर नहीं करना चाहता था। तीनों महिलाओं के दिल में एक साथ चिंता और गुस्सा उमड़ आया। आखिर किसकी हिम्मत हुई उनके पति को परेशान करने की? लेकिन उन्होंने तुरंत सवाल करने का फैसला नहीं किया, चूंकि उनके पति बात को हल्का करके दिखाना चाहते थे, इसलिए वे भी फिलहाल उस पर विश्वास करने का नाटक करेंगी। वोंग किंग याओ के जाने के बाद वे आराम से उससे विस्तार से पूछ सकती थीं। जहां तक इस बात का सवाल था कि चू जिंग की कथित महत्वाकांक्षा की कमी उन्हें खतरे में डाल सकती है, यह विचार उनके दिमाग में मुश्किल से एक पल भी टिका। उन्हें चू जिंग पर लगभग अंधविश्वास जैसा भरोसा था। अगर उसने कहा कि वह परीक्षा पास कर लेगा तो वह जरूर पास करेगा। अगर उसने कहा कि सब ठीक है तो सब ठीक ही होगा, चाहे आसमान ही क्यों न टूट पड़े। चू जिंग कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेगा। यह उनके दिलों में गहराई तक बैठा सबसे मजबूत विश्वास था। आखिर चू जिंग ही था जिसने उन्हें निराशा से बाहर निकाला था। इसलिए गोलन का चेहरा धीरे धीरे शांत हो गया। उसने आगे बढ़कर चू जिंग का कॉलर ठीक किया और नरम आवाज में बोली, अगर आपको वहां उबाऊ लगता है तो वापस आना ही बेहतर है। आप हमारी बनाई योजनाएं देख सकते हैं। अगर थक गए हैं तो पहले आराम कर लीजिए। लिंगिरो ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, आप अपना काम कीजिए, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। ली लिंगशुआ ने भी हल्के से सिर झुकाकर सहमति जताई। वोंग किंग याओ यह सब देख रही थी और अंदर ही अंदर और अधिक निराश महसूस कर रही थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कुछ नहीं दिखाया। वह बस हल्के से मुस्कुराई और बोली, चूंकि युवा मास्टर चू वापस आ गए हैं तो क्यों न हमारी प्रगति भी सुन लें। लेडी गो बेहद तेज दिमाग की है। योजनाओं को लेकर उनके पास कई शानदार विचार हैं। उनकी तुलना में मुझे खुद पर शर्म महसूस हो रही है। चू जिंग ने हाथ हिलाया और गोलन, लिंगिरो और लिंगशुआ की ओर मुस्कुराया। मैं यहाँ बहुत आराम महसूस करता हूँ। आप लोग जारी रखिए, मैं बीच में दखल नहीं दूंगा। मैं नायिकाओं के इस महत्वपूर्ण समूह की चर्चा में बाधा नहीं डालना चाहता। मैं वर्कशॉप जाकर चीजें देख लेता हूँ। चूंकि वर्कशॉप अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई है, इसलिए मैं बाजार के लिए कुछ शुरुआती नमूने बना देता हूँ। उसने चारों महिलाओं की ओर सिर हिलाया और फिर उस छोटे कमरे की ओर बढ़ गया जिसे अस्थायी प्रयोगशाला बनाया गया था। उसके कदम हल्के थे और काउंटी स्कूल में हुई घटनाओं की कोई निराशा उसके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रही थी। मुख्य हॉल में चू जिंग के जाने के बाद कुछ पल के लिए माहौल शांत और भारी हो गया। गोलन और बाकी दोनों महिलाओं ने जल्दी खुद को संभाला और फिर से काम की चर्चा पर ध्यान देने लगीं। लेकिन जब उनकी नजरें मिलीं, तो वे तुरंत एक दूसरे का मतलब समझ गईं। बाद में पूछेंगे। वोंग किंग याओ ने भी खुद को शांत किया और फिर गोलन के साथ चर्चा जारी रखी। लेकिन बातचीत के दौरान चू जिंग को लेकर उसकी राय फिर थोड़ा नीचे गिर गई। साथ ही उसकी बैकअप योजना बनाने का इरादा और मजबूत हो गया। हालांकि जैसे ही वे कच्चे माल की कीमतों, इत्र की पहली खेप की पैकेजिंग और चिंग युआन प्रांत में बाजार खोलने जैसी बातों पर गहराई से चर्चा कर रही थीं, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। माफ कीजिए, क्या युवा मास्टर चू जिंग यहीं रहते हैं? बाहर से एक सम्मानजनक और सावधान पुरुष आवाज सुनाई दी। गोलन ने ली लिंगशुआ को दरवाजा खोलने का इशारा किया। दरवाजा खुलते ही उन्होंने देखा कि काउंटी स्कूल के अधिकारी जैसी पोशाक पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी विनम्र मुस्कान के साथ खड़ा था। उसके हाथ में एक सीलबंद पत्र था। वह हांग काउंटी स्कूल का प्रबंधक था, जिसे विद्वान ने युवा मास्टर चू से मिलने भेजा था। प्रबंधक ने गोलन और वोंग किंग याओ की ओर हल्का झुककर बहुत सम्मान से कहा, क्या युवा मास्टर चू यहाँ हैं? विद्वान महोदय ने उन्हें देने के लिए एक हस्तलिखित पत्र भेजा है। हॉल के अंदर बैठी चारों महिलाएं तुरंत स्तब्ध रह गईं। काउंटी स्कूल का प्रबंधक और विद्वान का खुद लिखा हुआ पत्र, वह भी इतनी विनम्रता के साथ। उनके दिल एक साथ कस गए। तो सचमुच काउंटी स्कूल में कुछ हुआ था। क्या विद्वान ने उसे बुलाने के लिए किसी को भेजा है? क्या उस पर आरोप लगाए जाएंगे? या वोंग किंग याओ की भौहें भी हल्की सिकुड़ गईं।
उसके मन में संदेह और गहरा हो गया। विद्वान ने इतनी जल्दी किसी को क्यों भेजा? लेकिन प्रभारी व्यक्ति का व्यवहार देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वे शिकायत या डांटने आए हों। इसके बजाय ऐसा लग रहा था जैसे वे कोई महत्वपूर्ण संदेश या सद्भावना लेकर आए हों। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका पिछला आकलन फिर गलत साबित हुआ हो? चारों महिलाओं की सुंदर आंखें एक साथ उस बंद वर्कशॉप के दरवाजे की ओर मुड़ गईं, जहां से औजारों की हल्की टकराहट की आवाजें आ रही थीं। लगता था कि काउंटी स्कूल में बिताए उस आधे दिन ने उनकी कल्पना से कहीं बड़ी हलचल पैदा कर दी थी। मुख्य हॉल का माहौल तुरंत सूक्ष्म लेकिन तनावपूर्ण हो गया। गोलन और बाकी दोनों लड़कियां तुरंत सतर्क हो गईं। वोंग किंग याओ ने भी चू जिंग के प्रति अपनी निराशा को फिलहाल दबा दिया और दरवाजे की ओर गंभीर नजरों से देखने लगी। गोलन ने खुद को शांत किया, ली लिंगशुआ को उस व्यक्ति को अंदर लाने का संकेत दिया और फिर अपनी सामान्य शांत मुद्रा में लौट आई। हालांकि उसकी आंखें पहले से ज्यादा ठंडी दिखाई दे रही थीं। वोंग किंग याओ ने भी अपनी आस्तीन ठीक की और चेहरे पर वही रहस्यमय कोमल मुस्कान रखी। जैसे ही प्रभारी व्यक्ति अंदर आया, उसने सबसे पहले गोलन और वोंग किंग याओ को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। स्पष्ट था कि वह उन्हें इस घर की मुख्य हस्तियां मान रहा था। उसने विनम्र स्वर में कहा, नमस्कार मैडम चू, मिस वोंग। मैं विद्वान महोदय के आदेश पर लॉर्ड चू जिंग से मिलने आया हूँ। मैं उनके लिए विद्वान महोदय का हस्तलिखित पत्र लाया हूँ। गोलन ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन तुरंत पत्र नहीं लिया। उसने शांत आवाज में पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ कि विद्वान महोदय ने आपको इस समय यहाँ क्यों भेजा है? क्या काउंटी स्कूल में मेरे पति के साथ कुछ हुआ है? उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन लिंगिरो और ली लिंगशुआ, जो उसे अच्छी तरह जानती थीं, उसकी शांति के नीचे छिपी तीक्ष्णता को साफ महसूस कर सकती थीं। वोंग किंग याओ ने भी सही समय पर बात की। उसकी आवाज कोमल थी, लेकिन उसमें अदृश्य दबाव छिपा था। हाँ, लॉर्ड चू को काउंटी स्कूल में जाने की सिफारिश मैंने की थी। अगर कोई समस्या हुई है, तो मुझे भी उसके बारे में जानना चाहिए। कृपया स्पष्ट बताइए, क्या लॉर्ड चू को स्कूल में किसी परेशानी का सामना करना पड़ा? प्रभारी व्यक्ति ने इन दोनों असाधारण युवा महिलाओं को देखा। कम उम्र होने के बावजूद उनकी उपस्थिति बेहद प्रभावशाली थी। खासतौर पर वोंग किंग याओ, जो वोंग परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। उसे पहचानने के बाद प्रबंधक और भी ज्यादा घबरा गया। वह एक पल के लिए झिझका। उसे लगा कि इस मामले को हमेशा छिपाकर नहीं रखा जा सकता। देर सवेर सबके सामने आ ही जाएगा। इसलिए उसने उस सुबह छात्र समूह की दूसरी कक्षा में जो कुछ हुआ था, उसे विस्तार से बताना शुरू किया। उसने बताया कि कैसे लू यिन ने जानबूझकर चू जिंग को अपमानित करने के लिए कठिन सवाल पूछे, कैसे चू जिंग ने कागज मोड़कर बड़ी चतुराई से समस्या हल की और समझना सीखने की बात कही, और कैसे लू यिन शर्मिंदा और गुस्से में आकर उस पर चालाकी करने का आरोप लगाने लगा और उसे मौके पर कविता सुनाने के लिए मजबूर किया। फिर अंत में कैसे चू जिंग ने विलो पर वह तीखी और प्रभावशाली कविता सुनाई, जिसने लू यिन का ऐसा अपमान किया कि वह पूरी तरह निरुत्तर हो गया और शर्मिंदगी में वहां से चला गया। जैसे जैसे प्रबंधक पूरी कहानी सुनाता गया, मुख्य हॉल का माहौल धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। जब सबने सुना कि लू यिन ने जानबूझकर चू जिंग को नीचा दिखाने की कोशिश की और कठोर शब्दों से उसका अपमान किया, गोलन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसकी सामान्य शांत आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। उसके शरीर से निकलती ठंडी आभा ने पास खड़े प्रबंधक तक को कांपने पर मजबूर कर दिया। लिंगिरो और भी ज्यादा गुस्से में थी। उसका चेहरा हल्का पीला पड़ गया था और उसकी आंखों में चिंता और क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी कसकर भींच लीं कि उसके नाखून लगभग हथेलियों में धंस गए। ली लिंगशुआ ने अपने होंठ काट लिए। उसकी आंखें हल्की लाल हो गईं और वह बार बार चिंता से वर्कशॉप की ओर देखने लगी। वोंग किंग याओ ऊपर से शांत दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें अचानक ठंडी हो गई थीं। उसकी उंगलियां चाय के कप पर कस गईं। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जिस इंसान की उसने सिफारिश की थी, उसे पहले ही दिन खुलेआम अपमानित और परेशान किया जाएगा। लू यिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कोई आश्चर्य नहीं कि चू जिंग वहां नहीं रुका, लेकिन जब प्रबंधक ने बताया कि कैसे चू जिंग ने आसानी से समस्या हल कर दी और कुछ गहरे दार्शनिक शब्द कहे, तो चारों महिलाओं के चेहरे थोड़े नरम पड़ गए। उनकी आंखों में गर्व की चमक उभर आई, और जब उन्होंने सुना कि दबाव के बीच चू जिंग ने तुरंत ओ टू द विलो जैसी तीखी और व्यंग्य से भरी कविता सुना दी, गोलन की बर्फ जैसी ठंडी अभिव्यक्ति धीरे धीरे पिघल गई। उसकी जगह हैरानी और हल्की गर्व भरी मुस्कान ने ले ली।
वह जानती थी कि उसका पति कभी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसे आसानी से दबाया जा सके। लिंगिरो और ली लिंगशुआ पूरी तरह दंग रह गईं। उनके मुंह हल्के खुले रह गए और आंखें अविश्वास, आश्चर्य और प्रशंसा से चमक उठीं। पति तो कमाल है। उन्होंने न सिर्फ अपना सम्मान बचाया बल्कि पूरी बाजी ही पलट दी। यह कविता, यह तो सीधा दिल पर वार करती है। सबसे तीखी प्रतिक्रिया वोंकिंग याओ की थी। पहले वह पूरी तरह स्तब्ध रह गई, फिर उसकी सुंदर आंखें अविश्वसनीय चमक से भर उठीं। उनमें हैरानी, प्रशंसा, सम्मान और कुछ जटिल भावनाएं एक साथ मिल गई थीं। इतनी कठिन स्थिति में भी पहले उसने अपनी चतुराई से हालात बदल दिए, फिर अपनी असाधारण प्रतिभा से जवाब दिया। एक कविता में उसने न सिर्फ अद्भुत साहित्यिक क्षमता दिखाई बल्कि ऐसा तीखा जवाब भी दिया कि सामने वाले को पलटकर बोलने का मौका ही नहीं मिला। क्या ऐसा इंसान सचमुच कमजोर इरादों वाला हो सकता है? क्या ऐसा आदमी मुश्किल आते ही पीछे हट जाएगा? यह तो साफ साफ एक चतुर, प्रतिभाशाली और गर्वीले सच्चे सज्जन थे। उसे याद आया कि कुछ समय पहले वह उसके बारे में निराश सोच रही थी और यहाँ तक कि बैकअप योजना बनाने लगी थी। यह सोचते ही उसके चेहरे पर हल्की लाली आ गई और दिल में अपराध बोध भर उठा। वह सच में एक महान इंसान को छोटे नजरिए से आंक रही थी। युवा मास्टर चू जैसी प्रतिभा और स्वाभिमान वाला व्यक्ति, वह किसी घटिया चरित्र और उथले ज्ञान वाले आदमी की बात कैसे सह सकता है? अगर मैं उसकी जगह होती तो शायद मैं भी गुस्से में वहां से चली जाती। जिस विद्वान में अपमान सहन करने का गर्व नहीं है, वह ज्ञान की पुस्तकें पढ़ने के योग्य ही नहीं। प्रबंधक ने सब कुछ बताने के बाद सावधानी से चारों महिलाओं के चेहरे देखे, खासतौर पर आत्मविश्वासी लेडी गो और प्रभावशाली मिस वोंग को। उसने घबराकर निगलते हुए आगे कहा। इसीलिए जब झाओ शुइंग को इस घटना के बारे में पता चला तो वे बेहद चौंक गए। उन्होंने युवा मास्टर चू की प्रतिभा और चरित्र की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने विशेष रूप से मुझे यह हस्तलिखित पत्र देकर भेजा है ताकि मैं उनकी ओर से क्षमा मांग सकूं और युवा मास्टर चू को वापस आने के लिए मना सकूं। उन्होंने यह भी कहा कि युवा मास्टर चू जब चाहे काउंटी स्कूल लौट सकते हैं। वे अपनी पसंद की कोई भी कक्षा चुन सकते हैं। अगर उन्हें पाठ्यक्रम पसंद न आए तो वे स्वतंत्र रूप से अपनी पढ़ाई का समय तय कर सकते हैं। यह सुनकर गोलन और बाकी दोनों महिलाओं ने राहत भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। कम से कम काउंटी स्कूल का प्रमुख पूरी तरह पक्षपाती नहीं था। स्पष्ट था कि वह चू जिंग की प्रतिभा से प्रभावित हो चुका था और उसे रोकने के लिए अपना रवैया नरम कर रहा था। लेकिन वोंकिंग याओ के विचार अलग थे। पूरी घटना सुनने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ, बल्कि चू जिंग के अपमान की बात सुनकर लू यिन के प्रति उसकी नाराजगी और बढ़ गई। उसने धीरे से अपना चाय का कप नीचे रखा। चीनी मिट्टी का कप पत्थर की मेज से हल्के से टकराया। उसने प्रबंधक की ओर देखा। उसके चेहरे पर अब भी हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें तलवार जैसी तेज हो चुकी थीं। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें ऐसा अधिकार था जिसे नकारा नहीं जा सकता था। तो मामला ऐसा है, युवा मास्टर चू को काउंटी स्कूल में दाखिला लेने की सिफारिश मैंने वोंकिंग याओ ने की थी, और फिर भी दिन दहाड़े सबकी आंखों के सामने एक शिक्षक ने उनके साथ अनुचित व्यवहार किया और जानबूझकर उनका अपमान किया। मैंने इस काउंटी स्कूल के सख्त नियमों के बारे में बहुत सुना था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ शिक्षकों के बीच इतनी ईर्ष्या और नैतिक पतन भी होगा। एक शिक्षक खुलेआम छात्र को निशाना बना रहा है। वह थोड़ी देर रुकी, उसकी आवाज और ठंडी हो गई। झाओ शुइंग ने आपको यहाँ माफी मांगने और उसे वापस बुलाने के लिए भेजा है, और मैं युवा मास्टर चू के प्रति दिखाई गई इस ईमानदारी की सराहना करती हूँ। लेकिन यह मामला सिर्फ माफी और कुछ सुविधाएं देकर खत्म नहीं किया जा सकता। लू यिन का व्यवहार अब केवल एक साधारण शिक्षण विवाद नहीं रहा, यह खुली बदमाशी और नैतिक पतन का मामला है। अगर काउंटी स्कूल सचमुच लॉर्ड चू जैसे प्रतिभाशाली छात्रों को रखना चाहता है, और अगर वह निष्पक्षता दिखाना चाहता है, तो क्या उन्हें इस मामले पर स्पष्ट रुख और उचित स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? वोंकिंग याओ की बातें सुनकर प्रबंधक के माथे पर पसीना आ गया। वह हकलाते हुए बोला, हेड टीचर का मानना है कि शिक्षक लू ने सीमा पार की और अनुचित शिक्षण तरीके अपनाए। उन्हें आत्मचिंतन का आदेश दिया गया है। आत्मचिंतन। वोंकिंग याओ हल्के से मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। इतनी साधारण सजा शायद किसी को संतुष्ट नहीं करेगी। सभी ने देखा है कि लॉर्ड चू का अपमान किया गया, और शिक्षक लू का गलत व्यवहार भी सबके सामने था। अगर काउंटी स्कूल सिर्फ आत्मचिंतन कहकर मामला खत्म करना चाहता है, तो उसके नियम बहुत बचकाने लगेंगे। वह थोड़ा आगे झुकी, उसकी आवाज और धीमी हो गई, लेकिन दबाव कई गुना बढ़ गया। हेड टीचर को जाकर बता दीजिए, जिन लोगों को मैं भेजती हूँ उन्हें अपमान सहने के लिए नहीं भेजा जाता।
अगर काउंटी स्कूल लॉर्ड चू और मुझे संतोषजनक और निष्पक्ष स्पष्टीकरण नहीं दे सकता, तो मैं उसका पंजीकरण भी वापस ले सकती हूँ। चिंग युआन प्रांत ही नहीं, पूरे राज्य में और भी कई जगह है जहाँ लॉर्ड चू परीक्षा दे सकते हैं। मेरे वोंग परिवार के प्रभाव के साथ लॉर्ड चू के लिए शांत अध्ययन स्थान ढूंढना बिल्कुल कठिन नहीं है। उसके शब्दों ने उसका मतलब पूरी तरह साफ कर दिया। या तो काउंटी स्कूल लू यिन को कड़ी सजा दे और उन्हें उचित जवाब दे, या फिर वे चू जिंग को लेकर कहीं और चले जाएंगे, और उनके पास ऐसा करने की ताकत और संबंध दोनों मौजूद थे। यह सुनकर प्रबंधक की पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा। अब उसे सच में एहसास हुआ कि मामला कितना गंभीर हो चुका है। मिस वोंग सिर्फ लॉर्ड चू का बचाव नहीं कर रही थीं, वह इस घटना का इस्तेमाल काउंटी स्कूल पर दबाव डालने के लिए भी कर रही थीं। वह अपने द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्ति के सम्मान और अधिकार की रक्षा कर रही थीं, और वह यह सब पूरे आत्मविश्वास के साथ कर रही थीं। एक ऐसा छात्र जो भविष्य में प्रांतीय परीक्षा का शीर्ष उम्मीदवार बन सकता था, और उसके साथ वोंग परिवार का प्रभाव। अगर ऐसा इंसान कहीं और चला गया तो यह काउंटी स्कूल के लिए बहुत बड़ा नुकसान और खुला तमाचा होगा। मिस वोंग, कृपया शांत हो जाइए। प्रबंधक तुरंत झुक गया। उसकी आवाज चिंता से भरी थी। मैं आपकी हर बात बिना किसी कमी के हेड टीचर तक पहुंचाऊंगा। हेड टीचर इस मामले को सावधानी से संभालेंगे और लॉर्ड चू व मिस वोंग को संतोषजनक जवाब देंगे। वह जानता था कि यह मामला अब उसके अधिकार से बाहर जा चुका है। मुख्य शिक्षक झाओ अब तक दोनों पक्षों को शांत रखने और मामला दबाने की कोशिश कर रहे थे। आखिर लू यिन भी एक प्रतिभाशाली युवा विद्वान था। 2 साल पहले उसने काउंटी परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया था। अगर वह आगे इंपीरियल परीक्षा देता तो शीर्ष विद्वान बनने की भी संभावना थी। इसी वजह से कम उम्र में ही उसे छात्र वर्ग का विद्वान बना दिया गया था। लेकिन अब वोंग किंग याओ ने सीधे अपना रुख स्पष्ट कर दिया था। काउंटी स्कूल को अब मजबूर होकर एक पक्ष चुनना पड़ेगा। झाओ शुइंग शायद इस समय भारी दबाव महसूस कर रहे होंगे, तो फिर मैं यह मामला मैनेजर पर छोड़ती हूँ। वोंग किंग याओ ने हल्का सिर हिलाया और फिर अपनी सामान्य सुरुचिपूर्ण और शांत मुद्रा में लौट आई, मानो कुछ पल पहले की तीखी चेतावनी उसके मुंह से निकली ही न हो। गोलन पूरे समय चुपचाप बैठी रही। वह बस वोंग किंग याओ को देखती रही। उसकी आंखों में प्रशंसा और जटिल भावनाओं की हल्की चमक थी। यह मिस वोंग महत्वपूर्ण समय पर उसके पति की इतनी मजबूती से रक्षा कर रही थी, और उसके तरीके भी बेहद कठोर थे। चाहे वह प्रतिभा की कद्र के कारण ऐसा कर रही हो या अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए, फिर भी उसका साहस सम्मान के योग्य था। लिंगिरो और ली लिंगशुआ भी यह सब सुनकर उत्साहित हो गईं। वोंग किंग याओ की ओर उनकी नजरें अब पहले जैसी सतर्क नहीं रहीं। भले ही यह महिला भविष्य में प्रेम की प्रतिद्वंद्वी बन सकती थी, लेकिन उनके दिल में उसके लिए कृतज्ञता भी पैदा हो गई। आखिर किसी ने उनके पति के लिए इस तरह खुलकर आवाज उठाई थी। इससे उनके दिल गर्म हो गए। प्रबंधक अब ऐसा दिख रहा था जैसे उसे बड़ी मुश्किल से जान बची हो। उसमें अब चू जिंग से मिलने या पत्र देने की बात दोबारा उठाने की भी हिम्मत नहीं बची थी। स्पष्ट था कि इन युवतियों का उसे बाहर बुलाने का कोई इरादा नहीं था, और युवा मास्टर चू खुद भी बाहर आने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। वह आखिर और क्या कह सकता था। उसने जल्दी से झाओ शुइंग का पत्र पत्थर की मेज पर रखा, सम्मान से झुका, माथे का पसीना पोंछा और तेजी से छोटे आंगन से बाहर निकल गया। मुख्य हॉल फिर शांत हो गया। चारों महिलाओं की नजरें एक साथ उस कसकर बंद वर्कशॉप की ओर मुड़ गईं। अंदर से चू जिंग की हल्की गुनगुनाहट और बोतलों जारों से छेड़छाड़ की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बाहर की हलचल से कोई मतलब ही नहीं। गोलन ने झाओ शुइंग का पत्र उठाया, एक नजर डाली और फिर लापरवाही से एक तरफ रख दिया। उसने ईमानदारी से वोंग किंग याओ की ओर देखा। अभी मेरे पति के लिए बोलने के लिए धन्यवाद, मिस वोंग। वोंग किंग याओ हल्के से मुस्कुराई। उसकी नजर भी वर्कशॉप की ओर चली गई थी और उसका चेहरा पहले से काफी नरम हो चुका था। लेडी गो, आप बहुत विनम्र हैं। युवा मास्टर चू इतने सक्षम हैं कि यह सब उनके योग्य ही है। सच कहूँ तो
पहले मेरे विचार थोड़े संकीर्ण थे। वह थोड़ी देर रुकी, फिर उसकी आवाज फिर से उजली और दृढ़ हो गई। लेकिन अब मुझे पहले से भी ज्यादा यकीन हो गया है कि युवा मास्टर चू और आप सबके साथ काम करना मेरे सबसे सही फैसलों में से एक है। तो क्या हम चर्चा जारी रखें? इसके बाद साबुन की शुरुआती कीमतों और बाजार की योजनाओं पर बातचीत फिर से शुरू हो गई। लेकिन अब माहौल पहले से पूरी तरह बदल चुका था। चू जिंग की प्रतिभा को लेकर नई समझ और साथ काम करने से बना अनकहा भरोसा चारों महिलाओं के बीच चुपचाप बहने लगा। और जिस इंसान की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही थी, वह युवा मास्टर चू, जिसने सुबह एक छोटा सा तूफान खड़ा कर दिया था, इस समय पूरी तन्मयता से एक कूलिंग ट्यूब का कोण ठीक कर रहा था। वह खुद से बड़बड़ा रहा था, लगता है इस बार इत्र की खुशबू थोड़ी और निखर गई है। फिर उसने सोचा कि गोलन और बाकी लोग अपनी चर्चा में कहाँ तक पहुँचे होंगे और रात के खाने में क्या बनाया जाए। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह लगभग पूरे काउंटी स्कूल की चर्चा का केंद्र बन चुका है, और उसे यह भी पता नहीं था कि उसकी वजह से काउंटी स्कूल के अंदर शक्ति और प्रतिष्ठा को लेकर छोटा सा तूफान उठ चुका है। उधर काउंटी स्कूल का प्रबंधक लगातार पसीना पोंछते हुए जल्दी मिंगलुआन हॉल लौट आया। उसने वोंकिंग याओ की कही हर बात शब्द दर शब्द झाओ शुइंग को बता दी। उसके कोमल लेकिन दृढ़ शब्द, यहाँ तक कि उनमें छिपी चेतावनियां भी। उसने यह भी बताया कि जब लू यिन ने चू जिंग को चुनौती दी थी, तब गोलन और बाकी महिलाओं की प्रतिक्रिया कितनी ठंडी थी। यह सब सुनते ही झाओ शुइंग ने जोर से अपना चाय का कप मेज पर रख दिया। अब उसे सचमुच सिरदर्द होने लगा था। वह अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कमरे में चक्कर लगाने लगा। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं। वोंकिंग याओ का संदेश बिल्कुल साफ था। अगर लू यिन को कड़ी सजा नहीं मिली, तो वह सच में चू जिंग जैसे अनमोल रत्न को लेकर कहीं और चली जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ लू यिन भी था, एक बेहद होनहार प्रतिभा, जिससे उसे काफी उम्मीदें थीं। लू यिन, वह सच में बहुत लापरवाह हो गया। हालांकि आज उसके काम सच में एक शिक्षक के योग्य नहीं थे, लेकिन वह अभी युवा और जोशीला था। उसने प्रांतीय परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया था। अगली काउंटी परीक्षा में उसके पास शीर्ष स्थान लेने तक की संभावना थी। इतनी बड़ी प्रतिभा अगर इस घटना की वजह से खो दी गई, तो यह भी बेहद अफसोस की बात होगी। झाओ शुइंग का मन पूरी तरह उलझ गया था। एक तरफ चू जिंग था, जिसने अद्भुत बुद्धि, प्रतिभा और चरित्र दिखाया था, लेकिन जिसकी क्षमता अभी तक आधिकारिक परीक्षाओं में साबित नहीं हुई थी। हालांकि उसके पीछे वोंग परिवार का समर्थन था। दूसरी तरफ लू यिन था, जो पहले ही अपनी क्षमता साबित कर चुका था और जिसका भविष्य उज्जवल माना जा रहा था, लेकिन जिसका चरित्र अब संदिग्ध दिखने लगा था। दोनों में से किसी एक को खोना उसे भारी नुकसान पहुंचाएगा। उसी समय पास में चुपचाप चाय पी रहे एल्डर चुन ने धीरे से अपना कप नीचे रखा। उन्होंने आराम से कहा, शुइंग, मेरे पास सलाह का एक शब्द है। हालांकि पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं। कृपया कहिए, एल्डर चुन। झाओ शुइंग ने तुरंत सम्मान से जवाब दिया। ओल्ड मास्टर चिन ने अपनी सफेद दाढ़ी सहलाई और शांत स्वर में कहा, मेरे विचार में सही और गलत का फैसला प्रसिद्धि से नहीं, बल्कि असली ज्ञान और चरित्र से होना चाहिए। लू यिन सचमुच प्रांतीय परीक्षा में दूसरे स्थान पर रहा हो, लेकिन आज उसे चू जिंग ने पूरी तरह चुप करा दिया। चाहे तेज बुद्धि हो, वाक्पटुता हो, या मौके पर कविता रचने की प्रतिभा, क्या इनमें से किसी भी बात में वह सच में चू जिंग से आगे था? ओल्ड मास्टर चिन ने झाओ शुइंग के सोचते चेहरे को देखा, फिर धीरे धीरे आगे बोले, इसके अलावा इस पूरी घटना की जड़ लू यिन की ईर्ष्या और छात्रों को जानबूझकर परेशान करने की आदत है। उसका संकीर्ण दिमाग और खराब आचरण आज पूरी तरह उजागर हो गया। एक ऐसा शिक्षक जिसकी नैतिकता कमजोर हो और क्षमता भी सीमित हो, चाहे वह भविष्य में इंपीरियल परीक्षा पास करे या नहीं। हमारे काउंटी स्कूल के लिए वह आशीर्वाद होगा या अभिशाप, यह कहना मुश्किल है।
लेकिन चू जिंग को देखो। ओल्ड मास्टर चिन की आंखें हल्की चमक उठीं। उसने अन्याय का सामना शांति से किया, अपनी प्रतिभा से मुश्किलों को तोड़ा और सब खत्म होने के बाद बिना किसी लगाव के वहां से चला गया। ऐसा मन, ऐसी प्रतिभा और ऐसा चरित्र दशकों की शिक्षा के बाद भी बहुत दुर्लभ होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे वोंग परिवार और मिस वोंग का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने झाओ शुइंग की ओर देखा। तो बताओ शुइंग, हमें किस पर दाव लगाना चाहिए? एक ऐसे लू यिन पर जिसका चरित्र संदिग्ध है और भविष्य अनिश्चित, या चू जिंग पर जिसके पास प्रतिभा भी है, नैतिकता भी, और जिसे पहले से प्रभावशाली लोग पसंद कर रहे हैं? भविष्य में हमारे काउंटी स्कूल की प्रतिष्ठा किससे ज्यादा बढ़ेगी? यह बात बिजली की तरह झाओ शुइंग के दिमाग में गूंज गई। उसे अचानक सब स्पष्ट दिखाई देने लगा। हाँ, वह अब तक सिर्फ इस बात में उलझा था कि लू यिन प्रांतीय परीक्षा में दूसरा आया था, लेकिन आज तो उसे चू जिंग ने सबके सामने पूरी तरह दबा दिया था। बुद्धि, साहित्यिक प्रतिभा, चरित्र, हर बात में चू जिंग उससे ऊपर दिखाई दिया। और सबसे बड़ी बात, गलती पहले लू यिन की थी। भले ही लू यिन भविष्य में परीक्षा पास कर ले, लेकिन आज की घटना उसकी प्रतिष्ठा पर दाग छोड़ चुकी थी। ऐसा आदमी भविष्य में स्कूल के लिए कितना वफादार रहेगा? शायद वह आगे चलकर एक छिपा खतरा भी बन सकता था। दूसरी तरफ चू जिंग था। भले ही उसके पास अभी कोई आधिकारिक पद न हो, लेकिन उसके गुण असाधारण थे और उसके पीछे वोंग परिवार का समर्थन भी मौजूद था। उसे बनाए रखने का मतलब सिर्फ एक प्रतिभाशाली छात्र पाना नहीं था, बल्कि वोंग परिवार के साथ मजबूत संबंध बनाना भी था। साथ ही इससे काउंटी स्कूल की निष्पक्षता और प्रतिभा को सम्मान देने वाली छवि भी मजबूत होती। यह पूरी तरह लाभ ही लाभ था। एल्डर चिन की बातें बिल्कुल सही है। झाओ शुइंग ने अपनी जांघ पर जोर से हाथ मारा। उसकी झिझक पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अब उसकी आंखों में सिर्फ दृढ़ निश्चय था। मैं कुछ समय के लिए भ्रमित हो गया था और लगभग सच में महत्वपूर्ण चीज खो बैठता। लू यिन जैसे संकीर्ण सोच वाले इंसान का भविष्य बड़ा नहीं हो सकता। चू जिंग ही वह प्रतिभा है जिसे हमारे स्कूल को हर हाल में बनाए रखना चाहिए। उसने तुरंत अपने मन में फैसला कर लिया। उसे वोंग किंग याओ और चू जिंग दोनों को संतोषजनक जवाब देना होगा, और लू यिन, उसे अब छोड़ा ही जा सकता था। ठीक उसी समय जब झाओ शुइंग सोच रहा था कि लू यिन से कैसे बात की जाए, बाहर से अचानक गुस्से, जल्दबाजी और घबराहट से भरी आवाज सुनाई दी। धड़ाम! दरवाजा जोर से खुला। लू यिन लाल आंखों और पीले चेहरे के साथ अंदर घुस आया। वह अपने कमरे में गुस्से में चीजें फेंकता रहा था। जितना ज्यादा वह सोचता, उतना ही ज्यादा अपमानित महसूस करता और उतनी ही ज्यादा उसकी नफरत चू जिंग के लिए बढ़ती जाती। जब उसने सुना कि झाओ शुइंग ने लोगों को चू जिंग को वापस बुलाने भेजा है और ऊपर से विशेष सुविधाएं भी देने की बात कही है, तो उसकी ईर्ष्या और बेचैनी पूरी तरह फूट पड़ी। पहले उसे लगा था कि भले ही उसने आज चेहरा खोया हो, लेकिन चू जिंग भी स्कूल छोड़कर चला गया था, यानी दोनों का नुकसान हुआ। लेकिन अब झाओ शुइंग खुद उसे मनाने जा रहे थे। यह तो सीधा सीधा उसे मूर्ख साबित करना था। वाह! लू यिन, जिसने चू जिंग को नीचा दिखाने की कोशिश की थी, अब उसी चू जिंग को खजाने की तरह वापस बुलाया जा रहा था। क्या यह उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा नहीं था? लेकिन सबसे ज्यादा उसे जिस बात ने चोट पहुंचाई, वह था चू जिंग और वोंग किंग याओ का नजदीकी संबंध। वोंग किंग याओ वह रत्न थी जिसे वह लंबे समय से पाने की इच्छा रखता था। उसे हमेशा लगता था कि उसके पास मौका है। उन्होंने कई बार बातचीत की थी और वोंग किंग याओ उसके प्रति हमेशा विनम्र रही थी। इससे उसे भ्रम हो गया था कि वह उसके करीब पहुंच रहा है। अब वह कैसे सह सकता था कि एक गांव का लड़का उससे वह महिला छीन ले। इसीलिए चू जिंग को देखते ही उसने तुरंत उसे परेशान करने की कोशिश की थी। अब उसका गुस्सा और ईर्ष्या उसके फैसले को पूरी तरह धुंधला कर चुके थे। उसने तय किया कि वह सीधे झाओ शुइंग के सामने जाकर जवाब मांगेगा। आखिर वह काउंटी परीक्षा का दूसरा स्थान प्राप्त विद्वान था
और भविष्य में इंपीरियल परीक्षा पास करने की उम्मीद भी रखता था। उसे पूरा भरोसा था कि झाओ शुइंग उसके महत्व को समझेंगे। वह अंदर आया और पास बैठे ओल्ड मास्टर चिन को नजरअंदाज करते हुए सीधे झाओ शुइंग से बोला, झाओ शुइंग, मैंने सुना है कि आप चू जिंग को वापस बुलाने के लिए किसी को भेज चुके हैं। वह आदमी बड़ों का अनादर करता है, घमंडी और बदतमीज है। उसने सबके सामने एक शिक्षक का अपमान किया। वह सिर्फ एक उपद्रवी है। अगर ऐसे आदमी को वापस काउंटी स्कूल में आने दिया गया तो स्कूल की गरिमा कहाँ रहेगी, शिक्षकों का सम्मान कहाँ रहेगा। वह जितना बोलता गया उतना ही ज्यादा उत्तेजित होता गया, मानो उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो। फिर उसने गर्व से सिर उठाया। उसका पूरा व्यवहार जैसे कह रहा था, मैं प्रतिभाशाली हूँ, मैं महत्वपूर्ण हूँ, अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं चला जाऊंगा। उसकी आवाज में खुली धमकी थी। झाओ शुइंग, मैं आज साफ कह देता हूँ, या तो चू जिंग रहेगा या मैं। अगर आप उस अपमानजनक उपद्रवी को रखने पर जोर देंगे तो मैं अब काउंटी स्कूल में नहीं पढ़ा पाऊंगा। आखिर उसकी प्रतिभा और प्रतिष्ठा को देखते हुए उसे विश्वास था कि शहर और प्रांत की कई जगह उसे हाथों हाथ स्वीकार कर लेंगी। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास भविष्य में शीर्ष विद्वान बनने की संभावना हो, उसे हर जगह सम्मान मिलता। वह पूरे आत्मविश्वास से बोल रहा था, मानो उसके बिना काउंटी स्कूल बिखर जाएगा। उसने झाओ शुइंग की ओर देखा। उसे उम्मीद थी कि सामने वाला घबरा जाएगा, उसे मनाने लगेगा और फिर चू जिंग को ठुकरा देगा। लेकिन जो दृश्य उसने अपने मन में सोचा था वह बिल्कुल नहीं हुआ। झाओ शुइंग बस चुपचाप उसे देखते रहे। उनकी आंखों में निराशा थी और हल्का सा अफसोस भी, जैसे वह किसी मूर्ख को देख रहे हों। पास बैठे ओल्ड मास्टर चिन ने भी भौहें सिकोड़ लीं। उनकी नजरों में साफ तिरस्कार था। यह लड़का ईर्ष्या में पूरी तरह अंधा हो चुका था। ऐसे समय पर भी वह चू जिंग को धमकाने आया है और खुद को बेहद महत्वपूर्ण समझ रहा है। कुछ पल तक झाओ शुइंग चुप रहे और यही चुप्पी लू यिन को बेचैन करने लगी। फिर झाओ शुइंग ने धीरे से बोलना शुरू किया। उनकी आवाज शांत और स्थिर थी। उसमें हल्की राहत तक महसूस हो रही थी। मास्टर लू, ओए विद्वान लू, चूंकि आपने खुद ऐसा कहा है तो शुइंग आपको रोकने की कोशिश नहीं करेगा। लू यिन के चेहरे पर जमे गुस्से और आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति तुरंत टूट गई। उसकी जगह स्तब्धता ने ले ली। झाओ शुइंग आगे बोले, चू जिंग का मामला पूरे काउंटी में साफ दिखाई दे रहा है। शुइंग का अपना निर्णय है और जहां तक आपकी बात है, अगर आपको लगता है कि काउंटी स्कूल आपकी महत्वाकांक्षाओं के लिए बहुत छोटा है तो शुइंग आपके भविष्य को रोकना नहीं चाहेगा। वह थोड़ी देर रुके। उन्होंने लू यिन के तेजी से सफेद पड़ते चेहरे को देखा, फिर शांत स्वर में बोले, आज आप इस महीने की फीस का हिसाब करने और अपने मामलों का हिसाब निपटाने के लिए लेखा कार्यालय जा सकते हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य और जल्द ही शीर्ष विद्वान बनने की सफलता की कामना करता हूँ। यह कहने के बाद झाओ शुइंग ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने अपना चाय का प्याला उठाया और धीरे से उस पर फूंक मारने लगे। लू यिन वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया, मानो उस पर बिजली गिर गई हो। उसका दिमाग पूरी तरह खाली हो चुका था। वह यहाँ किस लिए आया था? दबाव डालने के लिए, यह दिखाने के लिए कि वह कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसा कैसे हो गया? झाओ शुइंग ने सच में उसकी बात मान ली और उसे हिसाब निपटाकर जाने को कह दिया। नहीं, ऐसा नहीं है झाओ शुइंग। लू यिन घबरा गया। वह जल्दी जल्दी सफाई देने लगा, शब्द तक लड़खड़ाने लगे। मेरा मतलब वो नहीं था। छात्र बस इतना सोच रहा था कि चू जिंग। विद्वान लू, ओल्ड मास्टर चिन आखिरकार बोल पड़े। उनकी आवाज में एक अनुभवी बुजुर्ग की थकान और गहरी समझ थी। अब बात इस मुकाम तक पहुंच चुकी है और कुछ कहने का कोई फायदा नहीं। झाओ शुइंग ने पहले ही तुम्हें सम्मान दे दिया है, अब कम से कम अपनी गरिमा तो मत खो। अच्छे तरीके से अलग हो जाओ। गरिमा, सम्मान, अच्छे तरीके से अलग होना। ये शब्द सुनते ही लू यिन के पूरे शरीर में बर्फ जैसी ठंड दौड़ गई। फिर उसके दिल में पछतावे और डर की भारी लहर उठी। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके शब्द कितने मूर्खतापूर्ण थे। वह खुद को अपूरणीय समझ रहा था, लेकिन वह भूल गया था कि काउंटी स्कूल में प्रतिभाशाली विद्वानों की कोई कमी नहीं थी। और वह यह भी भूल गया था कि आज उसने पूरे स्कूल के सामने अपना चेहरा खो दिया था। उसकी प्रतिष्ठा लगभग बर्बाद हो चुकी थी। वह जिन दूसरी जगहों पर जाने की धमकी दे रहा था, कौन आसानी से ऐसे इंसान को अपनाएगा जो छात्रों को परेशान करता हो, खुद छात्रों के हाथों शर्मिंदा हुआ हो और जिसे स्कूल ने विनम्रता से विदा कर दिया हो। सबसे महत्वपूर्ण बात, काउंटी विद्वान की यह नौकरी बेहद आरामदायक और सम्मानजनक थी। अच्छा वेतन, ऊंचा दर्जा, संबंध और प्रतिष्ठा बनाने का मौका। ऐसी स्थिति के लिए न जाने कितने विद्वान तरसते थे और उसने अपने हाथों से अपना भविष्य बर्बाद कर दिया था। ओल्ड मास्टर चिन, मैं लू यिन का चेहरा कागज जैसा सफेद पड़ गया। उसके होंठ कांप रहे थे। वह खुद को बचाने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन तभी उसने देखा कि झाओ शुइंग पहले ही सिर झुकाकर दस्तावेज पढ़ने लगे थे।
और ओल्ड मास्टर चिन भी फिर से चाय पीने लगे थे। दोनों में से कोई भी अब उससे बात करने में रुचि नहीं रखता था। उसे समझ आ गया, सब खत्म हो चुका था। भारी निराशा, पछतावा और जलती हुई नफरत, तीनों भावनाएं उसके भीतर तूफान की तरह घूमने लगीं। उसके लिए खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया। वह धीरे धीरे मुड़ा, मानो कोई चलती लाश हो, और मिंगलुआन हॉल से बाहर निकल गया। बाहर तेज धूप फैली हुई थी, लेकिन उसे चारों तरफ सिर्फ ठंड महसूस हो रही थी। वह तो बस अपने प्रिय के सामने अपना गुस्सा निकालना चाहता था, और अब उसने अपना भविष्य, अपनी नौकरी, सब कुछ खो दिया था। और यह सब चू जिंग नाम के उस आदमी की वजह से। लू यिंग की आंखों में फिर से बदले की आग भड़क उठी, लेकिन वह यह भी जानता था कि अब काउंटी स्कूल में उसके लिए कोई जगह नहीं बची। वह सिर्फ अपने सामान समेट सकता था और उस जगह को छोड़ सकता था जहां वह कभी सोचता था कि वह तेजी से ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। उधर मिंगलुआन हॉल के अंदर झाओ शुइंग ने दस्तावेज नीचे रखे और हल्की कड़वी मुस्कान के साथ आंख भरी। ओल्ड मास्टर चिन, देखिए यह सब। ओल्ड मास्टर चिन ने धीरे से सिर हिलाया। जो इंसान खुद मुसीबत बुलाता है, उसे बचाया नहीं जा सकता। शुइंग, तुम्हारा फैसला सही है। ऐसा स्वभाव अगर पास रखा जाए तो भविष्य में खतरा ही बनेगा। लेकिन चू जिंग, झाओ शुइंग ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में फिर से दृढ़ता लौट आई।